हर लड़का चाहता है कि उसकी एक खूबसूरत वाइफ हो, अपना छोटा सा फैमिली हो, और मैं भी हमेशा यही सपना देखा करता था। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती थी। हर दिन बस काम, थकान और खाली कमरा। फिर एक क्रिसमस की रात सब कुछ बदल गया। मैंने मजाक में सैंटा बने एक आदमी को कुछ पैसे दिए थे, लेकिन शायद किस्मत उसी पल मेरी विश सुन चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी फैल गई और ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर किसी दूसरी दुनिया में खींचता चला जा रहा हो। जब मेरी आंख खुली तो सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर अपना माथा पकड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही सामने दिखता हूँ मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं खुद को लकड़ी के एक केज के अंदर बंद पाता हूँ और वो केज एक गाड़ी के पीछे घसीटा जा रहा था। चारों तरफ का माहौल किसी पुराने मिडीवल टाइम जैसा दिख रहा था। मेरे शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर था। ये देखकर मैं पूरी तरह पैनिक हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया कैसे। मैंने तो बस एक सुंदर वाइफ की विश मांगी थी, लेकिन यहाँ तो मुझे सीधा स्लेव बना दिया गया था। मेरे बगल में एक खुरदुरी दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप मुझे घूर रहा था। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड बालों वाली एक लड़की बैठी थी, जिसके शरीर पर पुराने घावों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं इधर उधर बाकी कैदियों को ध्यान से देखता हूँ और तभी मुझे समझ आने लगता है कि मैं सच में किसी खतरनाक दूसरी दुनिया में फंस चुका हूँ। जिज्ञासा में मैं धीरे से बाहर झांकता हूँ और देखता हूँ कि भारी कवच पहने सैनिक उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। वे किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस अनजान भाषा और इस पुराने मिडीवल माहौल को जोड़ते हुए मेरे दिमाग में एक डरावना सच साफ होने लगा। मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका था। ये सोचते ही मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं अपने घुटनों को पकड़कर पिंजरे के फर्श पर सिकुड़कर बैठ जाता हूँ और खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरी नजर कोने में पड़े एक आदमी पर जाती है, जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो मर चुका है। मैं धीरे से उसके पास जाता हूँ और उसके कंधे को हल्का सा छूकर मन ही मन माफी मांगता हूँ। फिर उसके कपड़े उतारकर खुद पहन लेता हूँ। आखिर यहाँ जिंदा रहने के लिए शर्म से ज्यादा जरूरी कपड़े थे। थक कर मैं वापस लकड़ी के फर्श पर लेट जाता हूँ और उस सांता की अजीब बात याद करने लगता हूँ, जिसने कहा था कि वो मेरी विश पूरी करेगा। छत की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैंने कभी सच में खुशी का मतलब समझा भी था। पता ही नहीं चला कितने दिन बीत गए। वो गाड़ी लगातार घने जंगलों के बीच आगे बढ़ती रही और हम सब कैदी बस उसके साथ घसीटे जाते रहे। इसी दौरान मुझे समझ आने लगा कि इस पिंजरे में मौजूद हर इंसान गुलाम है। सैनिक हमें अलग अलग गांवों में ले जाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। इंसानों की जिंदगी यह बस सामान बन चुकी थी। आखिर एक दिन पाले खुलने की आवाज आई और हमें बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया। गांव का मुखिया एक एक करके सबको देखने लगा और जो सबसे ताकतवर और स्वस्थ दिख रहे थे उन्हें चुनने लगा। गुलाम बनकर खड़े होना मेरे लिए अपमान से कम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे लगा मेरी मजबूत काया देखकर कोई मुझे जल्दी खरीद लेगा और कम से कम इस चलती जेल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी वो छोटी सी उम्मीद भी जल्द टूट गई। एक गांव के बाद दूसरा गांव, हर जगह मुझे ठुकरा दिया गया। धीरे धीरे मेरे चेहरे से सारी भावनाएं गायब होने लगी। इंसान तब और टूट जाता है जब गुलाम बनने के बाद भी कोई उसे लेने को तैयार ना हो। गाड़ी फिर आगे बढ़ती रही और मैं लकड़ी के फर्श पर पड़ा सोचता रहा कि आखिर मेरी जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुंच गई। मुझे माँ की बातें याद आने लगी। वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, लेकिन अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे जीने का कोई मतलब भी बचा है या नहीं। बचपन का दबाव, अकेलापन और सारी पुरानी यादें मेरे दिमाग पर भारी पड़ने लगी। मैं आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मैं ये सब और सह पाऊंगा। तभी फिर सांता की वही बात मेरे दिमाग में गूंजने लगती है। गुस्से और दर्द में मैं उस झूठी खुशी को कोसने लगता हूँ और मन ही मन दोनों दुनियाओं को ठुकरा देता हूँ। मेरे हाथ कसकर बंद हो जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद अब मुझे सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी मेरे अंदर कहीं गहराई में फिर वही सपना जाग उठता है। एक खूबसूरत वाइफ और अपना परिवार पाने का सपना। वही छोटी सी चाहत मुझे टूटने से रोक लेती है। मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी दिल के अंदर हल्की सी शांति महसूस होने लगी। तभी अचानक पिंजरे की सलाखों के बीच से किसी ने ताजा रोटी मेरी तरफ बढ़ाई। मैं ऊपर देखता हूँ तो सामने एक खूबसूरत और बेहद शांत औरत खड़ी थी। वो गुलामों को खाना बांट रही थी। उसने बड़ी नरमी से रोटी मेरे हाथों में रखी। उसके पीछे एक छोटी बच्ची उसकी साड़ी के पीछे से झांकते हुए मुझे उत्सुकता से देख रही थी। धूप की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी और कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे इस अंधेरी दुनिया में पहली बार कोई गर्माहट दिखाई दी हो। फिर दृश्य बदलता है
और जंगल के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अंदर वही औरत और छोटी बच्ची चुपचाप मेज के पास बैठी थी। बच्ची धीरे धीरे अपना कटोरा पकड़कर खाना खा रही थी। औरत उसे देखकर चिंतित हो जाती है और अपना हिस्सा भी उसकी तरफ बढ़ा देती है ताकि वो और खा सके, लेकिन बच्ची धीरे से मना कर देती है और कहती है कि शायद कोई दूसरा भी भूखा होगा। औरत समझाती है कि वो चाहती है बच्ची पेट भरकर खाए, लेकिन बच्ची फिर भी मना कर देती है। उसकी मासूम दया देखकर औरत का दिल पिघल जाता है और आखिर वो खाना बराबर बांटने के लिए मान जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। गांव का मुखिया अंदर आता है और आदेश देता है कि उस औरत को एक गुलाम को अपना पति बनाना होगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुखिया कहता है कि अगले दिन उसे उसके साथ पहाड़ों की तरफ लौटना होगा। उसके जाने के बाद कमरे में डर और तनाव भर जाता है। वो औरत बच्ची को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसके मन में भविष्य का डर और अत्याचार की यादें फिर लौट आती हैं, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब भागना संभव नहीं है। सोती हुई बच्ची को देखते हुए वो मन ही मन फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। बच्ची के पुराने दुख और उसकी रोती हुई आवाजें उसके दिमाग में फिर गूंजने लगती है। उसे वो दिन याद आने लगता है जब छोटी सी बच्ची अकेली सहारे के लिए भटक रही थी। उन यादों को सोचते सोचते वो औरत खुद भी अपने दर्द भरे अतीत में खो जाती है। उसे अपना पुराना अतीत याद आने लगता है, कैसे उसके अपने पिता ने पैसों के लिए उसे बेच दिया था। फिर उसे जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। उसी दिन से उसके दुखों की शुरुआत हुई थी। हर दिन डर, मारपीट और दर्द में गुजरता था, लेकिन जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी तब वही छोटी बच्ची उसके पास आई थी और पहली बार किसी ने उसे अपने पन से छुआ था। बाद में वो आदमी पहाड़ों में शिकार करने गया और कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि भेड़ियों ने उसे मार डाला। सच कहूं तो उसकी मौत की खबर सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उस औरत के लिए यह राहत के साथ नया डर भी लेकर आई, क्योंकि अब उसके पास घर चलाने वाला कोई नहीं था। उस निर्दयी गांव में बिना पति की औरत को लोग बेहद कमजोर और असहाय समझते थे। किस्मत कभी भी उसे फिर किसी मुसीबत में धकेल सकती थी। फिर वर्तमान में वो और छोटी बच्ची हाथ पकड़कर धूप भरे गांव से गुजर रही थी। तभी अचानक बच्ची की नजर सड़क के बीच रखे बड़े लकड़ी के पिंजरे पर पड़ती है और वो उत्साह से उंगली दिखाने लगती है। शायद उसे वो सब किसी तमाशे जैसा लगा था। उस पिंजरे के अंदर कई कैदी बंद थे। औरत बच्ची की तरफ देखकर फिर पिंजरे की तरफ नजर घुमाती है और उन गुलामों की हालत देखकर उसके चेहरे पर दया साफ दिखाई देने लगती है। दोनों धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचती हैं। तभी पिंजरे के अंदर बैठा मैं उन्हें देखकर अचानक चौंक जाता हूँ। मेरी आंखें फैल जाती है और मैं कुछ पल के लिए वही जड़ होकर रह जाता हूँ। इतने दिनों की बेइज्जती और लगातार ठुकराए जाने के बाद मेरे अंदर बचा हुआ आत्मसम्मान भी लगभग खत्म हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया में मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तभी उस औरत की शांत और नरम नजरें मुझ पर टिक जाती है। उसकी आंखों में न डर था न घृणा, बस एक अजीब सी गर्माहट थी जिसे मैंने शायद जिंदगी में पहली बार महसूस किया। वो लोहे की मोटी सलाखों के बीच से मुझे गर्म रोटी पकड़ाती है। उस छोटे से काम में भी इतनी शांति थी कि कुछ पल के लिए यह क्रूर दुनिया दूर लगने लगी। लेकिन तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और माहौल बदल जाता है। गांव का मुखिया उस औरत को घर लौटने का आदेश देता है। वो चुपचाप बच्ची का हाथ पकड़कर वापस जाने लगती है। जाते जाते छोटी बच्ची एक बार फिर पलटकर मुझे दिखती है। मैं रोटी को कसकर पकड़ लेता हूँ और चुपचाप उन्हें दूर जाते हुए देखता रहता हूँ। फिर भूख से बेहाल होकर उसी रोटी को जल्दी जल्दी खाने लगता हूँ। कुछ देर बाद सैनिक आते हैं और बिना कुछ कहे मुझे पिंजरे से घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। मुझे घास पर फेंक दिया जाता है और मैं अभी भी भूख और अपमान के बीच पड़ा रहता हूँ। सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और गांव का मुखिया अपनी भाषा में कुछ घोषणा करता है। तभी एक सैनिक मेरा हाथ पकड़ता है और खंजर से उसे गहरा काट देता है। मेरा खून सामने रखे अजीब चमड़े जैसे कागज पर टपकने लगता है। अचानक वह कागज तेज नीली रोशनी से चमक उठता है और मैं डर कर पीछे हट जाता हूँ। ढका हुआ और उलझा हुआ मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये कैसी जादुई दुनिया है। तभी एक सैनिक कहता है कि मेरे अंदर मना है और शायद इसी वजह से बूढ़े मुखिया ने मुझे चुना है। रस्म खत्म होने के बाद वह कागज गांव के मुखिया को दे दिया जाता है और सौदा पूरा हो जाता है। सैनिक मुझे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बदले में एक बोरा फेंक दिया जाता है जिसमें कुछ सामान था। फिर गांव का एक बुजुर्ग मुझे मेरी नई हालत और गांव में आगे क्या करना होगा
ये समझाने लगता है। बाद में रात के समय अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। औरत घबरा जाती है और तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। तभी खिड़की पर पड़ोसी दिखाई देता है और तुरंत दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजा खुलते ही वह आदमी मुझे अंदर धकेल देता है। मुझे देखकर औरत साफ तौर पर डरी हुई लग रही थी। मैं अंधेरे कमरे में खुद को संभालते हुए फर्श पर बैठ जाता हूँ और दोनों को ध्यान से देखने लगता हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगता है कि अब इस घर में मेरी क्या भूमिका होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ वह औरत मेरी बड़ी काया देखकर लगातार कांप रही थी। तभी अचानक मुझे याद आता है कि यही वही लड़की है जिसने पिंजरे के पास मुझे रोटी दी थी। ये सोचकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ। शायद आखिरकार मुझे वही खूबसूरत वाइफ मिल गई थी जिसकी मैंने चाहत की थी। लेकिन अगले ही पल मैं उलझन में पड़ जाता हूँ क्योंकि वह लगातार डर से कांप रही थी। तभी गांव वाला मेरा हाथ पकड़कर कुछ बोलने लगता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। फिर वह मुझे जबरदस्ती उन दोनों के और करीब धकेल देता है जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। मैं संतुलन संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन अनजाने में उस औरत के बहुत करीब पहुंच जाता हूँ। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी मेरा हाथ पकड़ता है और बिना कुछ पूछे उस औरत का हाथ उसमें थमा देता है। वह बड़ी खुशी से इस अजीब मिलन की तारीफ करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। मैं उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। वह मुझे किसी डरे हुए छोटे खरगोश जैसी लग रही थी। वही छोटी बच्ची भी मासूम आंखों से मुझे देख रही थी। तभी मुझे एहसास होता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। दोनों डरकर एक दूसरे से चिपकी हुई थी और मुझे किसी राक्षस की तरह देख रही थी। ये देखकर मेरे अंदर फिर वही गुस्सा उठने लगता है जो गुलामों वाली गाड़ी में हर दिन जमा हुआ था। मैं सिर झुकाकर मन ही मन कसम खाता हूँ कि अगर वह सांता मुझे दोबारा कहीं मिल गया तो सबसे पहले मैं उसी से हिसाब बराबर करूंगा। मेरे चेहरे पर चिढ़ और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बिना भाव वाली आंखें देखकर वह औरत और छोटी बच्ची दोनों डरकर एक दूसरे से चिपक गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैं गांव के दो आदमियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। वे रास्ते भर अपनी भाषा में बातें करते रहे लेकिन मैं एक शब्द भी समझ नहीं पा रहा था। लगातार चलते चलते मेरा शरीर थकने लगा और मेरे कदमों की चाल बिगड़ने लगी। तभी उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ता है और दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। मैं कुछ पल उसे देखता हूँ फिर साधारण अभिवादन समझकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ लेकिन अगले ही पल उसकी पकड़ बेहद जोर से कसने लगती है। उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता जाता है जिससे मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। पहले मुझे लगा शायद ये यहाँ का कोई अजीब तरीका होगा लेकिन इतने दिनों से हर जगह अपमान सहने के बाद अब मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। अचानक गुस्से में मैं उसकी उंगलियों को इतनी ताकत से दबा देता हूँ कि वह दर्द से चीख उठता है। डरते हुए वह तुरंत मुझे एक लकड़ी का धनुष पकड़ा देता है। मैं उसे ध्यान से देखने लगता हूँ और उसके हाव भाव देखकर समझ जाता हूँ कि अब वह लड़ाई नहीं बल्कि मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह लोग इशारों में मुझे शिकार करना सिखाने लगते हैं। उनके समझाने से मुझे पता चलता है कि जंगल में छोटे जानवरों का शिकार करना है। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और सबकी नजर उधर चली जाती है। गांव वाला जल्दी से इशारा करता है। झाड़ियों के बीच एक सफेद खरगोश आराम से घास खा रहा था और उसे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी मुझे तुरंत तीर चलाने को कहता है जबकि मुझे धनुष चलाना तक नहीं आता था। घबराते हुए मैं धनुष की डोरी खींचता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि कहीं खुद को ही घायल न कर बैठूं। लेकिन जैसे ही मैं निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ अचानक धनुष हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। अगले ही पल इतनी भयंकर ताकत बाहर निकलती है कि दोनों गांव वाले दंग रह जाते हैं। जमीन तक हिल जाती है जबकि बेचारा खरगोश डरकर भाग निकलता है। मैं खुद भी उस ताकत को देखकर हैरान रह जाता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस साधारण धनुष में इतनी शक्ति कैसे थी। मैं अभी भी उसी सोच में खोया था। तभी मेरी नजर जंगल के रास्ते पर पड़ती है। वहां मेरी वाइफ छोटी बच्ची के साथ हमारी तरफ आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। शिकारी रुक जाते हैं और दोनों धीरे धीरे पास आ जाती हैं। कुछ देर बाद हम सब जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वह औरत मुझे गर्म स्टू से भरा कटोरा पकड़ाती है। मैं चुपचाप खाना खाने लगता हूँ और सामने उसे बच्ची को अपने हाथों से खिलाते हुए देखता रहता हूँ। उनके बीच की वह छोटी सी नरमी मेरे अंदर अजीब सी शांति भर देती है। मैं पहली बार फैमिली के बारे में सोचने लगता हूँ, ऐसी चीज जो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं थी, लेकिन अब बिना चाहे भी जैसे मुझे एक परिवार मिल गया था। एक पल के लिए
मेरे दिमाग में फिर समता का ख्याल आता है और बदला लेने की सोच भी, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ देता हूँ। उसके बजाय मैं मन ही मन इस अजीब जिंदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगता हूँ। अगले दिन फिर वही जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है। मैं सामान उठाए आगे चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर उन दोनों को देख लेता था। वह औरत बच्ची का हाथ पकड़े थकी हुई धीरे धीरे चल रही थी। मैं उनसे बात तक नहीं कर सकता था और यही बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। तभी मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे। अचानक चलते चलते मैं मिट्टी वाले रास्ते पर रुक जाता हूँ। बचपन की एक याद मेरे दिमाग में उभरती है, जिसमें मैं बिना सोचे दूसरों की मदद करने दौड़ पड़ता था। वही याद मुझे फिर आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ बढ़ता हूँ जो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते चढ़ते पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ आते देखकर दोनों डर जाती है। छोटी बच्ची तो कांपने तक लगती है। यह देखकर मैं धीरे से उनके सामने झुक जाता हूँ ताकि उन्हें एहसास हो सके कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे उनकी तरफ बढ़ता देखकर वह औरत अचानक घबरा जाती है और डर के मारे मुझसे दया की भीख मांगने लगती है। छोटी बच्ची भी जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि वे दोनों मुझसे कितना डर रही है। मैं धीरे से अपने चेहरे के भाव नरम करता हूँ और शांत आवाज में उन्हें डरने से मना करता हूँ। फिर बहुत संभल कर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता हूँ। अगले ही पल मैं उस औरत को आसानी से अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर दूसरा बाह से छोटी बच्ची को भी उठा लेता हूँ। दोनों को संभालते हुए मैं उन्हें अपने सीने से टिकाकर पकड़ लेता हूँ, जबकि मेरी पीठ पर पहले से सामान लदा हुआ था। इतनी चीजें उठाने के बावजूद मेरे चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। छोटी बच्ची मेरे चौड़े कंधे पर टिककर चुपचाप मुझे देखने लगती है और शायद पहली बार उसे मेरे अंदर डर की जगह नरमी महसूस होती है। वही वह औरत बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रह जाती है। मैं धीरे से उन्हें कसकर पकड़ने का इशारा करता हूँ और फिर दोबारा चलना शुरू कर देता हूँ। चलते हुए मुझे खुद अजीब लगता है कि दोनों इतनी हल्की क्यों महसूस हो रही है। तभी मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया की भाषा सीखनी होगी और शिकार करना भी अच्छे से सीखना होगा ताकि घर में भरपूर खाना ला सको। मैं अपनी पार्टनर की आंखों में देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि आगे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। धीरे धीरे उसके शरीर का तनाव कम होने लगता है और कुछ देर बाद वह थपकर अपना सिर मेरी गर्दन पर टिका देती है। उसके नाजुक हाथ मेरी कमीज को कसकर पकड़ लेते हैं। उस हल्के स्पर्श को महसूस करते हुए मैं चुपचाप जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता हूँ। लंबा सफर खत्म होने के बाद हम जंगल के और अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। गांव का बूढ़ा आदमी झोपड़ी के सामने झुककर विदा लेता है और मैं उसकी मदद के लिए सिर झुकाकर धन्यवाद देता हूं। उसके जाने के बाद मैं उस टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी को ध्यान से देखने लगता हूं। हालत देखकर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये जगह तो मेरी पुरानी छत वाले कमरे से भी ज्यादा ठंडी और खराब है। मैं सोचने लगता हूं कि बिना आग और बिना ढंग की दीवारों के यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। फिर मैं एक हाथ से पुराना दरवाजा खोलता हूँ और अंदर कदम रखता हूं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं पूरी तरह उलझ जाता हूं। जैसे ही वह औरत जमीन पर उतरती है और कमरे को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वह घबराकर तुरंत झोपड़ी से बाहर भागती है और मैं भी उसके पीछे चला जाता हूँ। बाहर आकर जब मैं खाली कमरे को ध्यान से देखता हूँ तब मुझे असली बात समझ आती है। जब मैं गांव में बंद था तब गांव वालों ने घर का सारा सामान लूट लिया था। दीवार ठीक करने का सामान तक नहीं छोड़ा गया था और ना ही कोई हथियार बचा था जिससे जंगली जानवरों से बचा जा सके। हालत बेहद खराब हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाकर मैं उसे घास पर बैठा रोते हुए देखता हूँ। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। माहौल शांत करने के लिए मैं उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाता हूँ और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख देता हूँ। मेरे ऐसा करते ही वह चौंक जाती है। मैं बहुत नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अब सब ठीक होगा। मैं धीरे से कहता हूँ कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आंसुओं भरी आंखों से मेरे चेहरे को देखती रहती है और मेरी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है। उसके मन में डर भरा हुआ था क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे और मुझे शिकार करना भी नहीं आता था। उसे डर था कि हम इस खतरनाक जगह में शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। मैं पूरे भरोसे के साथ उसे जताता हूँ कि अब मैं इस परिवार को किसी भी खतरे से बचाऊंगा। भले ही वह मेरे शब्द नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मेरे व्यवहार में धीरे धीरे उसके दिल का डर कम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उनमें छिपा डर अब पहले जैसा नहीं था। अंदर ही अंदर वह खुद सोचने लगती है कि आखिर मेरे पास रहकर
उसे इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है। वहीं मैं अपने पुराने जीवन को याद करने लगता हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं हमेशा अकेला ही रहा था, हर मुसीबत से खुद लड़कर जिंदा रहा था। लेकिन अब पहली बार मुझे लगता है कि मेरे पास लड़ने की एक वजह है। अब मेरे पास फैमिली है। यही सोचकर मेरे अंदर नया हौसला भर जाता है और मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इन दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वह औरत घास पर बैठी अपने आंसू पोंछती रहती है और मेरी मौजूदगी उसे धीरे धीरे सुकून देने लगती है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। छोटी बच्ची भागती हुई हमारे पास आती है, रोते हुए मुझसे उस औरत को नुकसान न पहुंचाने की विनती करने लगती है। फिर वो तुरंत अपनी माँ जैसी उस औरत को कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर मैं कुछ पल चुप रह जाता हूँ। मेरे सामने एक रोती हुई औरत और डर से कांपती बच्ची थी। मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये बच्ची कौन है और उस औरत ने उस दिन पिंजरे के पास मुझे खाना क्यों दिया था। साथ ही मैं यह भी समझने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों ने आखिर इतना दुख क्यों सहा है। लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद मेरे दिल में एक बात साफ हो जाती है, अगर हम साथ रहे तो सच में एक परिवार बन सकते हैं। उसी पल मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मैं एक अच्छा पति और भरोसेमंद पिता बनूंगा और इन दोनों को दोबारा कभी रोने नहीं दूंगा। सूरज ढलने लगता है और पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के आसपास ठंडी हवा फैल जाती है। घर के अंदर हम तीनों फर्श पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे हुए थे। मैं सिर पकड़कर सोचने लगता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी हम फिर शुरुआत वाले हाल में आ गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे राहत थी कि अब वे दोनों मुझसे पूरी तरह डर नहीं रही थी। तभी माहौल हल्का करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरीका आता है। मैं धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर उनकी तरफ सरकता हूँ और अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपना नाम बोलता हूँ, किम जू हॉन। ये देखकर वो औरत हल्का सा समझने वाली सांस छोड़ती है। फिर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसका नाम पूछता हूँ। पहले वो झिझकती है, लेकिन फिर धीरे से शर्माते हुए अपना नाम बताती है, रेगी। मैं उसका नाम दोहराता हूँ ताकि याद रख सकूं और मुस्कुराकर जताता हूँ कि उसका नाम बहुत सुंदर है। फिर मैं छोटी बच्ची की तरफ देखता हूँ और उसका नाम जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चुपचाप पीछे हट जाती है। ये देखकर मुझे एहसास होता है कि शायद उसे कभी नाम ही नहीं दिया गया। ये सोचकर मैं कुछ देर शांत हो जाता हूँ। फिर बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाता हूँ कि अब मैं उसे एक खास नाम दूंगा। मुझे अपने पुराने दुनिया की एक कहानी याद आती है। उसी से प्रेरित होकर मैं छोटी बच्ची का नाम डोरोथी रखने का फैसला करता हूँ, उस बहादुर लड़की के नाम पर जो जादुई दुनिया में सफर करते हुए नए साथियों से मिलती है और आखिर अपनी खुशी ढूंढ लेती है। मैं चाहता था कि ये छोटी बच्ची भी आगे चलकर खुशियां पाए और एक सुंदर जिंदगी जी सके। वो धीरे धीरे अपना नया नाम दोहराने लगती है, जबकि मैं उसे उसके नाम का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे इस छोटे से व्यवहार से वो इतनी खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर पहली बार चमकती हुई मुस्कान दिखाई देती है। कुछ देर बाद झोपड़ी के बाहर मैं लकड़ी काटने में लगा हुआ था। कुल्हाड़ी हर वार के साथ जोर से लकड़ी पर गिर रही थी। तभी पेड़ के पीछे छिपी रेगी मुझे चुपचाप देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। मैं उसके पुराने हिंसक पति से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसके साथ बेहद नरमी से पेश आता था। उसके लिए मैं किसी ऐसे आदमी जैसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे मेरा नाम बोलने की कोशिश करती है और उसे मेरी आवाज की नरमी याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने उसके साथ इतनी देखभाल से व्यवहार किया है। मुझे लगातार मेहनत करते देख वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे अंदर इतनी दया क्यों है। तभी अचानक मेरी नजर उस पर पड़ जाती है और मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए उससे अपने पास बुलाने लगाता हूँ। खुद को पकड़ा गया देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और वो मेरी काली आंखों और बालों को ध्यान से देखने लगती है। उसी पल उसे गांव में सुनी एक पुरानी अफवाह याद आती है। लोगों का कहना था कि दुश्मन देश ने किसी महान योद्धा को दूसरी दुनिया से बुलाया है। उस योद्धा का वर्णन बिल्कुल मेरी तरह था, लंबा शरीर, गहरे बाल और अजीब आंखें। मैं आराम से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो लगातार मुझे उसी कहानी से जोड़कर सोच रही थी। धूप में मेरा चेहरा देखकर उसे सच में कुछ पल के लिए लगने लगता है कि कहीं मैं वही लेजेंडरी हीरो तो नहीं, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही इस सोच को बेकार मान लेती है, क्योंकि अगर मैं सच में इतना बड़ा इंसान होता तो किसी महल में रहता, इस टूटे गांव में नहीं। ऊपर से वो जानती थी कि वो कहानी शायद सिर्फ अफवाह थी। जैसे जैसे मैं पास आता हूँ वो ध्यान देती है कि मेरे बाल पूरे काले नहीं
बल्कि हल्के भूरे हैं। मेरी आंखों में भी गर्माहट थी। तब जाकर उसका शक पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो राहत की लंबी सांस लेती है और मन ही मन खुद को समझाती है कि मैं बस एक असामान्य रूप से बड़ा लेकिन साधारण आदमी हूँ। लेकिन उसी पल उसे यह सोचकर अजीब महसूस होता है कि वो कुछ घंटों में ही मेरे पास खुद को सुरक्षित क्यों महसूस करने लगी है। दूसरी तरफ मैं उसकी हरकत समझ नहीं पा रहा था और उलझन में अपना गाल खुजाने लगता हूँ। वही वो शर्म से हल्का कांपते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर मेरे चेहरे के भाव नरम पड़ जाते हैं और मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रख देता हूँ। मेरे स्पर्श को महसूस करते ही उसे एहसास होता है कि वो ऐसी नरमी की आदी ही नहीं है। अब तक किसी आदमी का हाथ उस पर सिर्फ मारने के लिए उठा था, लेकिन मैं बहुत संभलकर उसके बालों पर हाथ फेरता रहता हूँ। वो आंखें बंद कर लेती है और उस एहसास में खो जाती है। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि यह पल जल्दी खत्म ना हो। पूरी तरह शांत होकर वो मन ही मन उम्मीद करने लगती है कि मैं ऐसे ही उसके करीब बना रहूं। मैं भी धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगता हूँ और अचानक महसूस करता हूँ कि मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। वो शर्माते हुए ऊपर देखती है और उसकी आंखों में हल्का सा निमंत्रण साफ दिखाई देता है। माहौल धीरे धीरे और करीब आने लगता है। हम दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं घबराकर पीछे हट जाता हूँ। अगले ही पल हम दोनों शर्म से तुरंत अलग हो जाते हैं और अजीब सी चुप्पी छा जाती है। माहौल संभालने के लिए मैं खांसने का नाटक करता हूँ और नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। फिर जल्दी से बात बदलने के लिए घास पर पड़ा खाली लकड़ी का डिब्बा उठाता हूँ और पानी लाने का बहाना बनाकर वहां से निकल पड़ता हूँ। पीछे रेगी वही खड़ी रह जाती है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उधर मैं जंगल के अंदर तेजी से चलता जा रहा था और खुद को बेवकूफ समझ रहा था। मैं सिर पकड़कर सोचने लगता हूँ कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। एक ही दिन में शादी भी हो गई और मुलाकात भी। ऊपर से हम ठीक से बात तक नहीं कर सकते थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसके सामने कैसे रहूं। फिर मैं मन ही मन तय करता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे व्यवहार करूंगा। लेकिन तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल फैल चुका था। मुझे एहसास होता है कि मैं जरूरत से ज्यादा दूर आ चुका हूँ और अब वापस जाने का रास्ता भी भूल गया हूँ। तभी पेड़ों के बीच से अजीब सी डरावनी आवाज गूंजती है। मेरा पूरा शरीर सतर्क हो जाता है। मैं फैसला करता हूँ कि जल्दी से पानी लेकर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। मेरे सामने रास्ता रोककर एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। वो विशाल काला भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसकी लाल चमकती आंखें साफ बता रही थी कि वो किसी भी पल मुझ पर हमला कर सकता है। उसे सामने देखकर मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगता हूँ और खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी विशाल काया देखकर अब मुझे सच में एहसास हो चुका था कि मैं कितने बड़े खतरे में फंस चुका हूँ। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पानी वाली बाल्टी नीचे फेंक देता हूँ और सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ। तुरंत जमीन से एक मोटी टहनी उठाकर मैं उसे हथियार की तरह पकड़ लेता हूँ। अगले ही पल वो भेड़िया बिजली की तरह मेरी तरफ झपटता है और अपने विशाल जबड़े खोल देता है। मैं पूरी ताकत से टहनी को उसके सामने अड़ा देता हूँ ताकि उसका हमला रोक सको। मौका मिलते ही मैं सीधा उसके सिर पर जोरदार मुक्का मार देता हूँ, लेकिन उसके दांतों की ताकत इतनी भयानक थी कि वो टहनी एक ही झटके में टूट जाती है। वो रुकने के बजाय और ज्यादा गुस्से में मुझ पर हमला करता रहता है, लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया था कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार उसे मुक्के मारता रहता हूँ और किसी तरह उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हर वार के बदले वह भी मुझे घायल कर देता है। उसके पंजे और दांत मेरे शरीर को चीरने लगते हैं और दर्द से मेरी चीख निकल जाती है। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जलन फैलने लगती है। मैं खुद घबरा जाता हूँ क्योंकि अगले ही पल लड़ाई के बीच अचानक आग का विस्फोट होता है। मेरी दाईं बाह भयानक जादुई आग से ढक जाती है। उस तपिश को महसूस करते ही भेड़िया डर कर पीछे हट जाता है और घबराई हुई आवाजें निकालने लगता है। अब वह खुद बचने की कोशिश कर रहा था। मौका मिलते ही मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता हूं और आग से घिरे हाथ से आखिरी वार करता हूं। अगले ही पल वह विशाल भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और उससे धुआं उठ रहा था। लड़ाई खत्म होते ही मैं थक कर घास पर गिर पड़ता हूँ और हैरानी से अपनी जलती हुई बाह को देखने लगता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर
अभी हुआ क्या है। मैं तुरंत अपना हाथ जांचता हूँ, लेकिन हैरान रह जाता हूँ क्योंकि उस पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वहीं बैठे बैठे मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैंने सच में जादू का इस्तेमाल किया था तथा मुझे गांव में हुआ वह चमकता हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक खतरनाक बात साफ होने लगती है। शायद मैं सच में इस दुनिया का कोई ओवर पावर्ड इंसान हूं जिसे दूसरी दुनिया में भेजा गया है। मैं अपनी हथेली को खोरते हुए इस बात को परखने का फैसला करता हूँ। मैं हाथ आगे बढ़ाकर जोर से अलग अलग जादुई मंत्र बोलने लगता हूँ। कई बार कोशिश करता हूँ, अलग अलग पोज बनाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मैं चिढ़ने लगता हूँ और घास पर लेटकर और भी अजीब नाम बोलने लगता हूँ, यहाँ तक कि आग की आत्माओं और ड्रैगन को बुलाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रहता है। खुद की हरकतें देखकर मुझे ही शर्म आने लगती है। फिर मैं सिर खुजलाते हुए सोचता हूँ कि ये सब भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घाव सच में थोड़ा भर चुके थे। उसी पल मेरे अंदर एक नया सपना जन्म लेता है। अगर मैं इस ताकत को सही से सीख गया तो मैं बेहतरीन शिकारी बन सकता हूँ और रैगी और डोरोथी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। जमीन पर बैठे बैठे मैं यह भी सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे ठीक करने वाला जादू सीखने को मिल गया तो इस गांव में बिना वैद्य के भी हम जिंदा रह पाएंगे। कुछ देर बाद मैं शांत होकर खड़ा होता हूँ, शरीर फैलाकर लंबी सांस लेता हूँ और तय करता हूँ कि अब मुझे धैर्य के साथ इस नई शक्ति को समझना होगा। तभी अचानक पुरानी दर्द भरी यादें मेरे दिमाग में लौट आती है। माँ बाप की मौत के बाद मैं कितना अकेला हो गया था। रिश्तेदारों ने भी मुझे ही हर मुसीबत की वजह मान लिया था। उनका नफरत भरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि वे मुझे अपशकुन तक कहने लगे थे। अपने ही परिवार के बीच मैं किसी श्राप की तरह जी रहा था, लेकिन अब वर्तमान में लौटते हुए मैं उन यादों को जबरदस्ती दिमाग से हटाता हूँ और फिर से खुद को संभालता हूँ। मेरी नजर फिर उस मरे हुए भेड़िए पर जाती है और मैं फैसला करता हूँ कि दूसरे जानवर आने से पहले इसे घर ले जाना होगा। मैं उस विशाल भेड़िए को अपनी पीठ पर उठाता हूँ और चांदनी रात में वापस घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रास्ते भर मैं मन ही मन अपने दादा को धन्यवाद देता रहता हूँ, जिन्होंने मुझे जानवरों को संभालना सिखाया था। वही ज्ञान आज मेरे काम आ रहा था। चांदनी में चलते हुए अचानक मुझे उनकी बहुत याद आने लगती है और दिल करता है काश वह मुझे अभी देख पाते। लेकिन खुद को संभालने के लिए मैं फिर अपना ध्यान अपनी नई जादुई ताकत पर ले आता हूँ। दूसरी तरफ पुरानी झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी और उसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। रैगी चुपचाप खाना तैयार कर रही थी। उसे एक कटोरे की जरूरत पड़ती है तो वह पास खड़ी डोरोथी से उसे देने को कहती है। छोटी डोरोथी खुशी खुशी कटोरा पकड़ाती है और बदले में रैगी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। बस इतना सा प्यार पाकर डोरोथी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। पहली बार उसे सच में परिवार जैसी गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर वह खुशी में पूरे कमरे में दौड़ने लगती है। उसके अंदर मानो नई जान आ गई थी। थोड़ी देर बाद जिज्ञासा में वह खिड़की के पास जाती है और बाहर फैले अंधेरे जंगल को ध्यान से देखने लगती है। खिड़की के पास खड़ी डोरोथी बाहर अंधेरे में झांक रही थी। तभी रैगी की नजर दरवाजे की तरफ जाती है और उसे वहां कुछ हलचल दिखाई देती है। वो हल्की उलझन में कुछ बुदबुदाती ही है कि अचानक दरवाजे के पास किसी भेड़िए जैसे विशाल राक्षस का सिर दिखाई देता है। ये देखते ही डोरोथी डर के मारे जोर से चीख पड़ती है और रोते हुए पीछे भाग जाती है। उसकी चीख सुनते ही रैगी घबरा जाती है और तुरंत रसोई से चाकू उठा लेती है। वो कांपते हुए भी खुद को संभालती है और डोरोथी को पीछे रहने को कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने मैं खड़ा था और अपनी पीठ पर उस विशाल राक्षसी भेड़िए की लाश उठाए जोर जोर से सांस ले रहा था। रैगी की आवाज सुनते ही मैं वो भारी शरीर जमीन पर गिरा देता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर घबराहट में बाहर भागती हुई आती है क्योंकि उसे लगता है कि मुझ पर हमला हुआ है। मैं उलझन में दरवाजे के पास बैठ जाता हूँ और उनकी प्रतिक्रिया देखने लगता हूँ। तभी रैगी को एहसास होता है कि मैं सुरक्षित हूँ। राहत मिलते ही उसके हाथ से चाकू घास पर गिर जाता है और उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो जाती है। वो तुरंत मेरे पास आकर मुझे ध्यान से देखने लगती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक हूँ और बस हाथ पर हल्की चोट लगी है। तभी डोरोथी भी धीरे धीरे डरते हुए पास आती है और चुपचाप मेरे पैर को छूती है। मैं रैगी के हाथ पकड़कर दोनों को शांत करने की कोशिश करता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही रैगी अचानक मुझे कसकर गले लगा लेती है। पहले तो मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता, लेकिन फिर एहसास होता है कि वो डर नहीं बल्कि राहत में मुझे पकड़ रही है। वहीं डोरोथी भी रोते हुए मेरे पैर से लिपट जाती है। उन्हें इस हालत में देखकर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि अब दोबारा कभी इन्हें
ऐसी डरावनी चिंता में नहीं डालूंगा। अगली सुबह धूप के साथ झोपड़ी के बाहर शांति फैली हुई थी। मैं सुबह से ही बाहर लकड़ी की मेज पर उस राक्षसी भेड़िए के शरीर को काटने में लगा था। मैं ध्यान से उसके काम की चीजें अलग कर रहा था, लेकिन ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल और थकाने वाला था। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था और मैं सोचने लगा कि दादा ये सब कितना आसान दिखाते थे। थक कर मैं मन ही मन तय करता हूँ कि मुझे शिकार और जानवर संभालने का बेहतर तरीका सीखना होगा। तभी कुछ देर बाद रैगी लकड़ी की बाल्टी लेकर बाहर आती है। मैं उसका नाम लेकर उसे बुलाता हूँ और वो जल्दी से मेरे पास आ जाती है। बाल्टी नीचे रखने के बाद वो इशारों में मुझे मांस अंदर रखने को कहती है। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ और मांस उठाने लगता हूँ। फिर अचानक मुझे याद आता है कि मुझे उनकी भाषा में धन्यवाद कहना सीखना चाहिए। थोड़ी झिझक के साथ मैं अटपटी आवाज में धन्यवाद बोलने की कोशिश करता हूँ। ये सुनते ही रैगी की आंखें चमक उठती है और वो मुस्कुराते हुए वही शब्द दोहराकर मेरी बोली सुधारती है। एक पल के लिए मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन उसके चेहरे की गर्म मुस्कान देखकर समझ जाता हूँ कि वो खुश है। मुझे धन्यवाद कहते देख रैगी भावुक हो जाती है और चुपचाप मुझे काम करते हुए देखने लगती है। तभी अचानक उसका हाथ अपने होठों पर चला जाता है और उसे सुबह वाला वो अचानक हुआ किस याद आ जाता है। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या मैं कभी किसी और के इतने करीब आया था। ये ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक वो मेरी मदद करने के लिए जल्दी से मेरी तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था कि मैं सारा काम अकेले कर रहा हूँ। संतुलन बिगड़ जाता है और वो मुझसे टकरा जाती है। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। वो आंखें बंद कर लेती है जैसे कुछ शर्मनाक होने वाला हो, लेकिन मैं धीरे से झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस कर देता हूँ। वो तुरंत पीछे हट जाती है और खुद की सोच पर शर्मिंदा हो जाती है। मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता और फिर दोबारा उसके करीब चला जाता हूँ। इस बार वो डरने के बजाय आंखें खुली रखती है। तभी मैं अचानक उसके होठों पर हल्का सा किस कर देता हूँ। वो पूरी तरह जड़ होकर वहीं खड़ी रह जाती है। दरवाजे के पास खड़ी डोरोथी यह सब चुपचाप देख रही थी। खुद को देखे जाते समझकर रैगी शर्म से तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। कुछ देर बाद मैं सामान उठाकर मिट्टी वाले रास्ते पर चल पड़ता हूँ और पीछे पीछे डोरोथी भी आने लगती है। मैं पीछे मुड़कर उसे हल्की मुस्कान देता हूँ, जैसे उसका धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि शायद मैंने उसे ठीक से बुलाया ही नहीं। मैं रास्ते के बीचों बीच सामान नीचे रखता हूँ और प्यार से उसका नाम लेकर उसे पास बुलाता हूँ। अपना नाम सुनते ही डोरोथी खुशी से चमक उठती है और पूरी ताकत लगाकर मेरा सामान धकेलने में मदद करने लगती है। उधर झोपड़ी के अंदर रैगी उस राक्षसी भेड़िए की काली खाल को सहला रही थी। मैं दूर से देखकर सोचने लगता हूँ कि वो इतनी बदबूदार खाल को घर के अंदर क्यों सुखा रही है, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आता है कि उसकी खाल बहुत कीमती होगी। डोरोथी भी उत्साह में उस मोटी नरम खाल को साफ करने लगती है और उसकी मुलायमियत महसूस करके खुश हो जाती है। यह देखकर रैगी के चेहरे पर सच्ची हंसी आ जाती है। वहीं मैं चुपचाप मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि मैं अपने नए परिवार को खुशियां दे पा रहा हूँ। दिन धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ता रहता है। जंगल के पास बनी उस छोटी सी जगह में हम सब मिलकर सामान तैयार करने लगते हैं। मांस को लंबे समय तक बचाने के लिए मसालों के साथ संभाल कर रखा जा रहा था। मैं ध्यान से हर चीज देखता हूँ ताकि सही तरीके सीख सकूं। जानवर की चर्बी बच जाने पर रैगी के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे राहत मिलती है, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि यहाँ हर छोटी चीज की कीमत होती है। उसी पल मेरे अंदर एक नया लक्ष्य पैदा होता है और मैं महसूस करता हूँ कि अगर मुझे इस दुनिया में अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो मुझे जल्दी से जल्दी जीने के सारे जरूरी हुनर सीखने होंगे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मुझे अपने नए परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है तो मुझे इस दुनिया का व्यापार और सामान बदलने का तरीके जल्दी सीखना होगा। यही सोचकर मैं तुरंत दोबारा काम पर जाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगता हूँ रैगी जल्दी से मेरे सामने आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ और मुस्कुराकर पूछता हूँ कि क्या वो चाहती है मैं थोड़ा और आराम करूं। फिर उसे समझाता हूँ कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा और मैं ठीक हूँ। मैं धीरे से उसके कंधे को छूकर उसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खुद को जरूरत से ज्यादा थकाऊंगा नहीं। वो चुपचाप मुझे देखती रहती है जबकि मैं बाहर निकल जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं जंगल के अंदर पहुंच चुका था और वहां के पेड़ों को ध्यान से देखकर सोचने लगता हूँ कि लकड़ी काटने की प्रैक्टिस के लिए यह जगह सही है। मैं कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे सही पेड़ चुनने की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा जरूर था। बिना देर किए मैं कुल्हाड़ी उठाकर
पूरी ताकत से वार करता हूँ। दूसरी तरफ झोपड़ी के आसपास शांति फैली हुई थी। तभी अचानक मैं वापस लौटता हूँ और मेरी पीठ पर लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर होता है कि उसे देखकर रेगी और डोरोथी दोनों दंग रह जाती है। मैं थककर जैसे ही बैठता हूँ, रेगी धीरे धीरे मेरे पास आती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। चिंता में वो मेरे हाथ को दबाकर मालिश करने लगती है, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी चिंता देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मैं धीरे से उसका धन्यवाद करता हूँ। तभी अचानक डोरोथी लकड़ी के फर्श पर दौड़ती हुई जाती है, एक टब में हाथ डालती है और फिर तेजी से वापस भागती हुई आती है। अगले ही पल वो पानी मुझ पर उछाल देती है। मैं पूरी तरह भीग जाता हूँ और कुछ समझ ही नहीं पाता। ये देखकर रेगी घबरा जाती है और तुरंत बच्ची की तरफ से माफी मांगने लगती है, लेकिन डोरोथी मासूम आंखों से मुझे देखती रहती है, जैसे वो तारीफ का इंतजार कर रही हो। उसकी भावना समझते ही मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता हूँ और मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता हूँ। ये सुनते ही वो खुशी से फिर पानी लेने दौड़ पड़ती है, जबकि रेगी उसे रोकने की कोशिश में परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद मैं आग के पास बैठकर खुद को सुखा रहा था और रेगी मेरी मदद कर रही थी। उसी दौरान मैं सोचने लगता हूँ कि ये सब किसी सपने जैसा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी खुशी मिलेगी। उसी पल मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि इन दोनों की मुस्कान हमेशा बचाकर रखूंगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। पहाड़ों के बीच बनी उस अकेली झोपड़ी की चिमनी से धुआं उठ रहा था और अंदर आग की गर्माहट फैली हुई थी। हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। डोरोथी खाते खाते वही सो जाती है और मैं प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगता हूँ। ये देखकर रेगी हल्के से हंस पड़ती है। फिर मैं बहुत सावधानी से सोई हुई डोरोथी को उठाता हूँ और बिस्तर पर लेटाने ले जाता हूँ, जबकि रेगी पीछे सफाई करने लगती है। मैं बच्ची को आराम से बिस्तर पर रखता हूँ ताकि उसकी नींद न टूटे। तभी काम करते हुए अचानक मेरा हाथ रेगी के हाथ से छू जाता है। वो तुरंत शर्म से सिमट जाती है और चुप हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। धीरे धीरे माहौल और शांत और करीब महसूस होने लगता है। मैं धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा छिपाने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता हूँ कि सब ठीक है। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती है और मैं उसे महसूस कराता हूँ कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। फिर मैं धीरे से उसके करीब जाकर कहता हूँ कि अब आराम करने का समय है। रात की शांति में मैं रेगी और डोरोथी के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरे पास सच में फैमिली है जिसे मुझे बचाना है। मैं मन ही मन दुआ करता हूँ कि ये खुशी मुझसे कभी दूर ना हो और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। उस गर्माहट से बहुत दूर बड़े बड़े महल खड़े थे जो याद दिलाते थे कि दौलत कभी भी उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो इस छोटी जिंदगी में था। इस कठोर मध्ययुगीन दुनिया में गरीब लोगों के बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के साथ एक ही छोटे कमरे में बड़े होते थे। रेगी भी बचपन में अक्सर सोचती थी कि रात के अंधेरे में पति पत्नी आखिर करते क्या है। उसके पास बस अपने डरपोक पिता की यादें थीं जो हमेशा चिल्लाकर घर को डर से भर देता था। बचपन में वो कंबल के अंदर छिपकर अपनी माँ की रोने की आवाज सुनती रहती थी जो सुबह तक बंद नहीं होती थी। उन दर्दनाक यादों ने उसकी जिंदगी को डर से भरा एक बुरा सपना बना दिया था और वो हमेशा डरती थी कि कहीं उसका भविष्य भी अपनी माँ जैसा ना हो जाए। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और पुराने डरावने सपने गायब होने लगते हैं। जलती लकड़ियों की हल्की आवाज उसे नींद से जगाती है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वो ठंडी जमीन पर नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि मैंने अपना हाथ उसके सिर के नीचे तकिए की तरह रखा हुआ था ताकि उसे आराम मिले। उस गर्माहट को महसूस करते हुए पहली बार उसे असली सुकून मिलता है। मुझे सोते हुए देखकर वो सोचने लगती है कि पति पत्नी की रातें हमेशा डरावनी नहीं होती। वो महसूस करती है कि मुझसे मिलने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। तभी मेरी हल्की नींद खुलने लगती है और वो घबरा जाती है। आधी नींद में ही मैं रेगी और डोरोथी दोनों को अपनी तरफ खींचकर गर्माहट भरी बाहों में भर लेता हूँ। अचानक इतनी नजदीकी से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो चाहती है कि ये पल कभी खत्म ना हो। कुछ देर बाद सुबह की धूप पूरे कमरे में फैल जाती है और मेरी नींद पूरी तरह खुल जाती है। मैं सावधानी से उठता हूँ ताकि सोती हुई डोरोथी की नींद न टूटे। उसके सिर पर हल्की थपकी देकर बिस्तर से उतर जाता हूँ। तभी पहले से जाग चुकी रेगी लकड़ी की बाल्टी लेकर अंदर आती है। मैं तुरंत उसके हाथ से बाल्टी पकड़ लेता हूँ ताकि उसे वजन ना उठाना पड़े। वो हल्का सा चौंक जाती है। मैं आसानी से भारी पानी को आग पर रखे बड़े बर्तन में डाल देता हूँ। फिर अपनी पुरानी भाषा में उससे पूछ बैठता हूँ कि क्या वो अच्छी नींद सोई, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और बस मुझे देखने लगती है। मैं दोबारा प्यार से पूछता हूँ तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो धीरे से सिर हिलाती है और मुझे एहसास होता है
कि शायद उसे प्यार से बुलाना शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए और उसका नाम लेने का इशारा करता हूँ, लेकिन वो धीरे से चाहती है कि मैं उसे उसी प्यार वाले नाम से बुलाता रहूं। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ और दोबारा वही शब्द बोलता हूँ। वो तुरंत शर्म से अपना चेहरा छिपा लेती है। उसकी प्यारी हरकत देखकर मेरा मन उसे और छेड़ने का करता है। मैं हल्के से उसके कंधे को छूकर उसे मेरी तरफ देखने को कहता हूँ। तभी अचानक डोरोथी उछलकर उठ जाती है। आधी नींद में वो बस इतना बोलती है कि उसे मांस खाना है और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतर जाती है। भूख में वो तेजी से हमारी तरफ भागती है, लेकिन हमें पार करके सीधे लटकते हुए बड़े मांस के टुकड़े की तरफ दौड़ पड़ती है। उसकी चमकती आंखें देखकर हम दोनों हंस पड़ते हैं। वो लकड़ी के ड्रम को पकड़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करती रहती है और पैर हवा में झुलाती रहती है। उसकी मासूमियत और उत्साह देखकर मेरा दिल भर आता है। उसी पल मैं तय करता हूँ कि आज के शिकार में और मेहनत करूंगा ताकि घर का खाना कभी कम ना पड़े। फिर मैं आत्मविश्वास के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ। इस बार मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैं गीली घास पर कदम रखते हुए जंगल के और अंदर बढ़ता जाता हूँ। तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं क्योंकि हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि पूरे माहौल में एक भारी दबाव फैल गया है। खुली जगह होने के बावजूद सांस लेना मुश्किल सा लग रहा था। मैं कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लेता हूँ और हर खतरे के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ। तभी धुंध के बीच भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है और कोई आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। पहले मुझे लगता है कि कोई राक्षस होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वो इंसान है। वो हुड पहने अजनबी बिना किसी दुश्मनी के मेरी तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, मैं एक पतली दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखता हूँ, लेकिन उसके आसपास फैला अजीब दबाव मुझे बेचैन कर देता है और मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो। कहानी कुछ समय पीछे जाती है। घने जंगल के बीच वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जमीन पर बने निशानों को ध्यान से देख रहा था। चारों तरफ टूटी हुई मिट्टी, घसीटे जाने के निशान और विशाल पंजों के गहरे गड्ढे साफ बता रहे थे कि यहाँ कुछ बेहद खतरनाक हुआ था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उन निशानों को पढ़ता है और जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि उस विशाल काले भेड़िए को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था। लेकिन एक बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने साफ समझ लिया था कि मुझे न तलवार चलानी आती है और न किसी असली हथियार का सही इस्तेमाल। फिर भी मैंने इतने खतरनाक जानवर को अकेले खत्म कर दिया था। यही सोचकर वह तय करता है कि अब वह खुद मेरी सच्चाई की जांच करेगा। इसी वजह से वह बाद में जंगल में मुझसे मिलता है। वहां मेरी बाह पर बने गहरे घावों और दांतों के निशानों को देखकर वह तुरंत पहचान जाता है कि यह भेड़िए के काटने के निशान है। लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर हैरानी और बढ़ जाती है क्योंकि इतने गहरे घाव लगभग भर चुके थे। सामान्य इंसान का हाथ तो अब तक सड़ने लगता और शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता रहता है और फिर उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है, शायद मैं एक दुर्लभ मेज हूँ। इस दुनिया में मेज बहुत कम होते थे और जिनके पास मैजिक होती थी वे लगभग राक्षसों जैसी ताकत रखते थे। अगर मैं सच में ऐसा इंसान निकला तो शायद वह आखिर अपने जीवन का बदला पूरा कर सकता था। दूसरी तरफ मैं उसकी अजीब हरकतों और घूरती नजरों को देखकर खुद और ज्यादा उलझता जा रहा था। तभी कहानी बूढ़े आदमी के अतीत की तरफ मुड़ती है। कभी वह भी बेहद ताकतवर जवान हुआ करता था, युद्ध भूमि में लड़ चुका था और बड़े मालिक के सैनिकों में शामिल था। अपने बूढ़े पिता को पीछे छोड़कर वह गांव गांव घूमता रहा क्योंकि उसका सपना था कि वह एक महान शिकारी बने। एक दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां सब कुछ भरपूर था, खाना, जानवर, लोग, लेकिन वहां एक चीज की हमेशा कमी रहती थी, जलाने की लकड़ी। अजीब बात यह थी कि लोगों को मालिक के जंगल में जाने की इजाजत थी, फिर भी कोई वहां नहीं जाता था। बाद में उसे असली वजह पता चली। उस जंगल में गॉब्लिन रहते थे। एक दिन उन्हीं गॉब्लिन ने उस पर हमला किया और उसका पैर हमेशा के लिए खराब कर दिया। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। वे गॉब्लिन पहाड़ों में रहने वाली इंसानी औरतों को उठा ले जाते थे और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करते थे ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे। धीरे धीरे गांव की औरतें मरने लगी और आखिर सबको पता चला कि पहाड़ों के अंदर एक बदनाम गॉब्लिन गांव छिपा हुआ है। घायल होने की वजह से बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जलती रही। उसने कसम खाई कि एक दिन वह उस पूरे गांव को आग में जला देगा और तभी उसकी जिंदगी में मेरी एंट्री हुई। उसने मेरे अंदर पोटेंशियल देख लिया था, विशाल शरीर,
भारी ताकत, लंबे हाथ और तेज सुनने की क्षमता, यह सब देखकर उसने तय कर लिया कि वह मुझे एक असली शिकारी बनाएगा। लेकिन उससे पहले वह मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि मैं बाद में उसे छोड़कर भाग न सकूं। दूसरी तरफ मैं अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। मैं उसके सामने झुक जरूर जाता हूं, लेकिन पूरी तरह सावधान रहता हूं। बूढ़ा आदमी फिर मुझे अपनी भाषा में बताने लगता है कि अब वह मुझे ट्रेन करेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी हर बात समझ सकता हूं। उसकी इस बेवकूफी पर मुझे अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। फिर कहानी हमारे छोटे से घर की तरफ लौटती है। मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि रेगी और डोरोथी मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी। तभी मेरी नजर बाहर खड़े उसी सस्पिशियस बूढ़े आदमी पर पड़ती है, लेकिन मैं उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहता था, खासकर उसकी उस अजीब मुस्कान के साथ। उसकी शक्ल देखकर मुझे अपने पुराने दुनिया के एचआर मैनेजर की याद आने लगती है, जो सैलरी की बात करते समय बिल्कुल ऐसी ही डरावनी मुस्कान देता था। मैं बाहर निकलने की तैयारी करता हूं, लेकिन उससे पहले रेगी जल्दी जल्दी मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करने लगती है। डोरोथी भी खुशी खुशी उसकी मदद करती है। फिर छोटी डोरोथी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है ताकि मैं बिना खाना लिए बाहर न निकल जाऊं। रेगी सावधानी से लंच बॉक्स मेरे बैग में रखती है और इशारों से कहती है कि मुझे ठीक से खाना खाना चाहिए। यह सब देखकर मेरे दिल में अजीब सी गर्माहट भर जाती है और मैं सोचने लगता हूं कि फैमिली होना कितना खूबसूरत एहसास है। बाहर निकलने से पहले रेगी मुझे सुरक्षित वापस आने को कहती है। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाता हूँ। फिर वह डोरोथी को गुड बाय बोलने को कहती है और छोटी बच्ची खुशी से हाथ हिलाकर मुझे विदा करती है। मैं दोनों को आखिरी बार देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि अब मुझे भी उस सैंटा की जरूरत पड़ने लगी है जिसने मुझे यह जिंदगी दी। इसके बाद मैं बूढ़े आदमी के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ। काफी देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले चलते रहते हैं। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से कुछ बोलता है और जमीन की तरफ इशारा करता है। मैं नीचे देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि वह अपने पैरों के निशान और चलने के तरीके से मुझे कुछ सिखा रहा है। जिज्ञासा में मैं धीरे धीरे उसके हर कदम की नकल करने लगता हूँ। वो यह सब नोटिस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। उसी दिन से वह मुझे पहाड़ों और शिकारी की जिंदगी के बारे में सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन वह हथियार चलाना या जानवर मारना सिखाने से पहले मुझे पहाड़ों को समझना सिखाता है। हवा की आवाज, जमीन के निशान, पेड़ों की हालत, जानवरों की गंध। वो चाहता था कि मैं पहले जंगल को महसूस करना सीखूं। शाम होने तक मैं एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था, जबकि बूढ़ा आदमी पास खड़ा अपना बैग खोल रहा था। कुछ देर बाद वह उसमें से कुछ निकालकर मुझे इशारा करता है। जैसे ही मेरी नजर उस चीज पर पड़ती है, मेरा चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिर अब मैं रेगी के हाथ से बना लंच खा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं लंच बॉक्स खोलने लगता हूँ, बूढ़ा आदमी तुरंत मेरा हाथ रोक देता है। बूढ़ा आदमी मुझे शांत आवाज में समझाने लगता है कि पहाड़ों और जंगलों में इंसानों के हाथ से बना खाना बहुत दूर तक अपनी खुशबू फैला देता है। अगर मैंने वहां बैठकर लंच बॉक्स खोल दिया तो आसपास घूम रहे जंगली जानवर तुरंत उसकी गंध सूंघ लेंगे और कुछ ही देर में हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। यह सुनते ही मेरे चेहरे की सारी चमक गायब हो जाती है। मैं धीरे धीरे लंच बॉक्स को दोबारा बंद कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार रेगी की तरफ चला जाता है, जिसने सुबह इतनी जल्दी उठकर मेरे लिए प्यार से खाना तैयार किया था। वो शायद चाहती थी कि मैं जंगल में भूखा ना रहूं। यही सोचकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठती है और मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहता हूँ। बूढ़ा आदमी मेरी हालत देखकर भी कुछ नहीं कहता और बस आगे बढ़ने का इशारा कर देता है। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कई घंटों तक जंगलों और पहाड़ी रास्तों में घूमने के बाद वह मुझे अपने पुराने घर तक ले जाता है। घर अंदर से काफी साधारण था, लेकिन दीवारों पर अलग अलग तरह के हथियार और शिकार का सामान टंगा हुआ था। तभी मेरी नजर कुछ अजीब आकार वाले धनुषों पर पड़ती है। वे सामान्य धनुषों जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उनकी लकड़ी मोटी थी, डोरी भी अलग तरह की थी और पूरा आकार ऐसा था जैसे किसी बहुत ताकतवर इंसान के लिए बनाया गया हो। बूढ़ा आदमी बिना समय गंवाए उनमें से एक विशाल धनुष उठाकर सीधे मेरे हाथ में पकड़ा देता है और मुझे अपने पीछे आने को कहता है। लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ नीचे खिंच जाते हैं। उसका वजन मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा था। मैं हैरानी से बूढ़े आदमी को देखने लगता हूँ, जबकि वह उसी भारी धनुष को ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसके लिए वह खिलौना हो। फिर वह आराम से डोरी खींचता है। उसकी आंखें पूरी तरह निशाने पर टिक जाती है और अगले ही पल तीर हवा चीरते हुए सीधा निशाने के बीच जा लगता है। उसकी इतनी सटीक स्किल देखकर मेरे अंदर भी जोश भर जाता है। मैं तुरंत धनुष पकड़कर
उसकी नकल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डोरी पीछे खींचना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बूढ़ा आदमी बार बार मेरी कमर सीधी करता है, पैरों की पोजीशन बदलता है और हाथों की पकड़ ठीक करवाता है। मैं पूरी मेहनत से हर छोटी बात याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद मेरे हाथ कांपने लगते हैं और शरीर थककर टूटने लगता है। उसी समय मुझे एक बड़ी बात समझ आती है, असली शिकारी बनना सिर्फ जानवर मारना नहीं था, उसके लिए सालों की मेहनत, धैर्य और अनुशासन चाहिए था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक दो दिन में सीखा जा सके, लेकिन इसके बावजूद मैं हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास वजह थी। अब मैं अकेला नहीं था। दूसरी तरफ उसी समय घर के अंदर डोरोथी बिस्तर पर लेटी हुई धीरे धीरे खुद से बातें कर रही थी। पास ही आग जल रही थी और उसकी गर्म रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। रेगी आग के सामने बैठी हुई अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। काफी समय बाद उसने इतना भरपेट खाना खाया था कि उसका पेट लगभग फूल गया था। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची राहत दिखाई दे रही थी। डोरोथी चुपचाप उसे देखती रहती है और महसूस करती है कि मेरे आने के बाद से रेगी पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगी है। पहले घर में हमेशा डर और उदासी रहती थी, लेकिन अब वहां हंसी सुनाई देने लगी थी। रेगी की हल्की हंसी सुनकर डोरोथी के छोटे से दिल में भी गर्माहट भरने लगती है। वो धीरे से आंखें बंद करती है और मन ही मन चाहती है कि उसका खाना जल्दी पच जाए, ताकि बाद में फिर से मांस खा सके। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में एक डरावना ख्याल आने लगता है। वो सोचती है कि आखिर मैं सच में कौन हूँ। रेगी उसे कहती थी कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन डोरोथी जानती थी कि हम दोनों उसके असली माँ बाप नहीं हैं। ये सोचते ही उसके दिल में डर बैठने लगता है। उसे अपने असली पिता की याद आने लगती है, जिसने उसे छोड़ दिया था। अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं एक दिन मैं और रेगी भी उसे अकेला छोड़कर न चले जाएं। ये सोचकर उसकी आंखें उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उसे मांस याद आता है और वो जल्दी से उठकर दोबारा उसे देखने लगती है। जैसे ही उसे मांस वही सुरक्षित लटका दिखाई देता है, उसके चेहरे पर फिर राहत लौट आती है। लेकिन घर का शांत माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ देर बाद बाहर से तेज चिल्लाने और बहस की आवाज आने लगती है। डोरोथी डर और जिज्ञासा में धीरे से खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। बाहर रेगी 3 आदमियों के सामने खड़ी थी। वे लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे और उस पर आरोप लगा रहे थे कि उसने उनसे चोरी छिपे मांस छुपाया है। रेगी पूरी मजबूती से समझाने की कोशिश करती है कि वो मांस उसके पति ने खुद शिकार करके लाया है, लेकिन वे लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनमें से एक आदमी ताना मारते हुए कहता है कि उसके पुराने पति के मरने के बाद उन्होंने ही उसके लिए नया आदमी ढूंढा था और अब वो उन्हीं से चीजें छुपा रही है। वे लोग उसे एहसान फरामोश और स्वार्थी कहने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज और ज्यादा डरावनी होने लगती है और फिर वे लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। अचानक अनजान आदमियों को घर में घुसते देखकर डोरोथी डर के मारे तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाती है और कांपने लगती है। उधर वे आदमी कमरे के अंदर आते ही सीधे उस विशाल काले भेड़िए की खाल और मांस को देखते हैं। उनकी आंखों में लालच साफ चमकने लगती है, जैसे उन्हें अचानक कोई खजाना मिल गया हो। उनमें एक आदमी आगे बढ़कर खाल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही रेगी तेजी से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर डर भी था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अजीब सा साहस दिखाई दे रहा था। वो पूरे शरीर से उनका रास्ता रोक देती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसके घर से कोई भी कुछ लेकर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने परिवार की चीजें किसी को छूने नहीं देगी। उसकी आवाज सुनकर पीले बालों वाला आदमी तिरस्कार से हंस पड़ा। उसने रिगी को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, इसे तो देखो, कुछ समय पहले तक हमसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। तब रिगी को बेरहमी से धक्का देते हुए बोला, लगता है नया पति मिलते ही इसके तेवर बदल गए हैं। धक्का इतना जोरदार था कि रेगी बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी नजर अचानक बिस्तर के नीचे छिपी डोरोथी पर पड़ी। उस पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर इन आदमियों को डोरोथी के वहां छिपे होने का पता चल गया तो वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यह सोचकर ही उसका दिल कांप उठा, इसलिए उसने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। दूसरी तरफ बिस्तर के नीचे छिपी डोरोथी
डर के मारे अपना मुंह दबाकर बैठे थे। उसके मन में लगातार डरावने विचार घूम रहे थे। वह सोच रही थी कि सब उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह हमेशा अकेले छिपने वाली बुरी बच्ची थी। उसके छोटे से दिल में डर इतना ज्यादा भर चुका था कि वह हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वह आवाज करने से भी डर रही थी। उधर पीले बालों वाला आदमी लगातार रिगी का मजाक उड़ाता रहा। वह हंसते हुए बोला, इसकी शक्ल तो देखो, लगता है नया पति मिलने के बाद अब इसे जिंदगी अच्छी लगने लगी है। तभी दूसरा आदमी थोड़ा घबराकर बोला, लेकिन अगर पहाड़ का रक्षक आदमी यह सब जान गया तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर पीले बालों वाला आदमी बिल्कुल बेफिक्र होकर हंस पड़ा और बोला, जानकर क्या करेगा? उसे हमारी भाषा समझ ही नहीं आती। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी आदमी भी उसकी बात सुनकर आराम से हंसने लगे। उनमें जरा सा भी डर नहीं था। उनमें से एक आदमी बोला, फिर भी अगर हम पकड़े गए तो मुसीबत हो सकती है। ऐसे पहाड़ के रक्षक आसानी से नहीं मिलते। अगर वो आदमी यहाँ से चला गया तो गांव वालों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन पीले बालों वाला आदमी उनकी बातों की परवाह किए बिना अचानक आगे बढ़ा और उसने रिगी का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रिगी दर्द से कांप उठी। फिर वो उसे बेरहमी से घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा और हंसते हुए बोला, चलो जंगल चलते हैं, मैं इसे ले जाता हूँ, तुम लोग बाकी सामान उठा लो। रिगी डर और गुस्से में पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पीले बालों वाले आदमी ने उसे ठंडी और खतरनाक नजरों से घूरा। उसकी आंखों में ऐसा डरावना इरादा था जिसे देखकर रिगी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीले बालों वाला आदमी रिगी को घसीटते हुए ठंडी आवाज में बोला, अगर तुमने अपने पति को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या होगा। हम आधी रात को आएंगे और इस लकड़ी के घर को अंदर मौजूद हर चीज के साथ आग में जला देंगे। उसकी आंखों में ऐसी खतरनाक चमक थी कि रिगी डर से कांप उठी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद वे लोग आखिरकार घर से बाहर निकल गए और रिगी को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले गए। उनके जाते ही पूरा घर एकदम शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि सिर्फ डोरोथी की कांपती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके मन में लगातार डरावने ख्याल दौड़ रहे थे। रिगी को वे लोग जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और उसके छोटे से दिल को बार बार यही लग रहा था कि उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डर की वजह से उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और उसका सीना कसने लगा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अगर रिगी वापस ही नहीं आई तो क्या होगा। वो डर और घबराहट में चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से आवाज निकलने वाली थी उसने तुरंत दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसे डर था कि कहीं बाहर मौजूद वे आदमी अभी भी उसकी आवाज न सुन ले। उसके गालों पर लगातार आंसू बहते रहे और वो खुद में सिकुड़कर धीरे धीरे रोने लगी। रोते रोते वो कांपती आवाज में फुसफुसाई, जुआन तुम कहाँ हो, जल्दी वापस आओ। उसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह टूटकर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ मैं यानी जुआन वापस लौटते हुए रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि आज का दिन सच में बहुत लंबा और थका देने वाला था। मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी घर लौटना चाहता था। तभी अचानक गांव का बूढ़ा आदमी मुझे आवाज देकर रोकता है। मैं तुरंत रुक गया और सम्मान से अपना सिर झुका लिया। वो बूढ़ा आदमी सच्चे दिल से बोला, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी पल मेरे कानों में दूर से एक हल्की सी आवाज पड़ी। जैसे ही वो आवाज मेरे कानों तक पहुंची मेरा चेहरा अचानक बदल गया। मैंने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। वो डोरोथी के रोने की आवाज थी। अचानक मेरे सीने में एक ठंडी बेचैनी दौड़ गई और बिना एक पल गंवाए मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, डोरोथी इस तरह कभी नहीं रोती, जरूर घर पर कुछ हुआ है। फिर मेरे दिमाग में रिगी और डोरोथी की तस्वीरें बार बार आने लगी। अगर उन दोनों के साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो। यही सोचते हुए मैं डरावनी तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर पल मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा मैंने एक पल के लिए भी रुकने के बारे में नहीं सोचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैंने लाल बालों वाले आदमी के चेहरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। मेरा वार इतना जोरदार था कि वो आदमी उसी पल हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। बाकी लोग यह देखकर डर और हैरानी से जम गए, लेकिन मैं रुका नहीं। अगले ही पल मैं उस आदमी की तरफ बढ़ा जिसने अपने शरीर पर भेड़िए की खाल पहन रखी थी। मैंने बिना देर किए अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। मेरा हमला इतना खतरनाक था कि वो भी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा
और दर्द से तड़पने लगा। फिर मेरी नजर सीधे उस पीले बालों वाले आदमी पर जाकर टिक गई, वही आदमी जिसने रिगी को घसीटा था। मेरी आंखों में उस समय सिर्फ गुस्सा था। मैं बिजली की तरह उसकी तरफ झपटा, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज गूंज उठी और उसके चेहरे का रंग डर से उड़ गया। उस आदमी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि मैं उस पर बेरहमी से टूट पड़ा। मेरे हर मुक्के में इतना खतरनाक गुस्सा भरा हुआ था कि हर वार के साथ उसका शरीर जोर से कांप उठता। उस समय मेरे अंदर जमा हुआ सारा क्रोध जैसे बाहर निकल रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही थी, इंसानों की फितरत सच में बहुत गंदी और बदसूरत होती है। जिस पल लोग तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं, उसी पल वे तुम्हें कुचलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मेरे अंदर का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं बिना रुके उसे पीटता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार मैं धीरे धीरे पीछे हटा और फिर खड़ा हो गया, लेकिन उस समय मेरे शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भारी और डरावना था कि आसपास खड़े हर आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मेरी आंखों में उस वक्त सिर्फ खून खौलता हुआ गुस्सा था। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि इन लोगों के दिल में ऐसा डर बैठाना होगा जिसे वे जिंदगी भर भूल ना पाए, ताकि दोबारा कभी किसी ने रिगी या डोरोथी की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना की। और अगर उन्होंने फिर कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो आज से भी ज्यादा भयानक अंजाम उनका इंतजार करेगा। यही सोचते हुए मैं फिर से उस पीले बालों वाले आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, उसी मौके का फायदा उठाकर पीले बालों वाला आदमी हथियार लेकर मुझ पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन उसका वार मुझ तक पहुंचता उससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मेरे चेहरे पर पहले जैसी दया बिल्कुल नहीं थी। मेरे अंदर का गुस्सा अब एक अलग ही स्तर पार कर चुका था। मैंने उसे इतनी ताकत से पकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कांपने लगा। मेरे आसपास का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक डर से जम गई हो। और तभी जब हालत पूरी तरह बेकाबू होने वाली थी, अचानक गांव का बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, "जवान, शांत हो जाओ।" उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, "क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बेटी कितनी डरी हुई है?" उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत घर की तरफ देखा। वहां दरवाजे के पास डोरोथी खड़ी थी और अभी भी बुरी तरह रो रही थी। उसका कांपता हुआ छोटा सा शरीर देखते ही मेरे अंदर उबलता हुआ सारा गुस्सा अचानक गायब होने लगा। मेरे आसपास का डरावना दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया और मेरा चेहरा भी नरम पड़ गया। दूसरी तरफ रिगी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं हमेशा इतना शांत और नरम दिखाई देता था, जैसे मुझे गुस्सा करना आता ही ना हो, लेकिन आज पहली बार उसने मुझे इस तरह देखा था, इतना खतरनाक और डरावना कि सामने वाले की रूह कांप जाए। उसकी नजर धीरे धीरे जमीन पर पड़े उन आदमियों की तरफ गई जिन्हें मैंने बुरी तरह पीटा था। कुछ पल के लिए उसे अपने मरे हुए पति की याद आने लगी। उसके मन में डर आया कि कहीं उसका हाल भी उन आदमियों जैसा ना हो जाए। एक पल के लिए उसके शरीर में दर्द दौड़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा मेरी आंखों से मिली, उसका सारा डर अचानक गायब हो गया। उसे एहसास हुआ कि मेरी आंखें उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थीं। उनमें कुछ और था। वे आंखें किसी ऐसे इंसान की थीं जो पूरी जान लगाकर उसे बचाना चाहता था। तभी उसे समझ आया कि मैं शायद ये सोच रहा हूं कि वो मुझसे डर रही है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और नरम आवाज में उसका नाम लिया। उसी समय रिगी ने नीचे अपनी कांपती हुई उंगलियों की तरफ देखा। उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। वो खुद से सोच रही थी कि आखिर मेरे जैसी बेकार और टूटी हुई औरत की परवाह उसे इतनी क्यों है। उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे और वो मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी कि अब उसके पास डरने के लिए बचा ही क्या है। फिर भी उसका शरीर इस तरह क्यों कांप रहा है। शायद इसी वजह से जुआन सोच रहा है कि मैं उससे डर रही हूँ। ये सोचकर उसका सीना दर्द से भर गया। वो मन ही मन मुझसे कहना चाहती थी, "कृपया ऐसा दुखी चेहरा मत बनाओ, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती।" वह यह बात साफ साफ कहना चाहती थी। शब्दों में कहना बहुत आसान होता कि उसे मुझसे कोई डर नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए धीरे धीरे रिगी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत नरमी से मेरा नाम लिया। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ की गर्माहट महसूस की, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसके अंदर जमा हुआ डर धीरे धीरे पिघलने लगा। बहुत लंबे समय बाद पहली बार उसे सच में सुरक्षित महसूस हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि जब तक वह इस इंसान के पास रहेगी तब तक उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए और कांपती आवाज में उसने मुझे धन्यवाद कहा। उसके बाद
मैं चुपचाप रिगी को देखने लगा, जो अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, रिगी, लेकिन उस समय तक रिगी पूरी तरह भावुक हो चुकी थी और अपने दिल की भावनाओं को संभाल नहीं पा रही थी। बिना कुछ बोले वह अचानक मेरे पास आकर कसकर गले लग गई। उसका यह अचानक और भावनाओं से भरा हुआ रिएक्शन मुझे थोड़ा सा चौंका गया। कुछ पल के लिए मैं बस उसे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल मैंने भी उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया और बहुत नरम आवाज में कहा, थैंक यू। मेरी यह बात सुनते ही रिगी के अंदर और भी ज्यादा उलझन और भावनाओं का तूफान उठ गया। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों धन्यवाद दे रहा है। अगर किसी को थैंक यू कहना चाहिए था तो वह मैं हूं, लेकिन फिर भी उसका दिल इस पल की गर्माहट को महसूस कर रहा था। कुछ दूरी पर डोरोथी चुपचाप खड़ी होकर पूरे दृश्य को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी डर से पीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी आंखों में अभी भी वही डर और सदमा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह अभी भी किसी बहुत बुरे सपने के अंदर फंसी हुई हो। रिकी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह तुरंत घबराकर उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, डोरोथी। मेरी आवाज सुनते ही डोरोथी अचानक चौंकी और बिना किसी देरी के उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ मैं वही बाहर ही रुक गया और उनके पीछे नहीं गया, क्योंकि मुझे साफ लग रहा था कि यह दोनों का निजी मामला है और मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस दूर से सब देख रहा था। जब रिगी आखिरकार डोरोथी के पास पहुंची तो उसने चिंता और घबराहट के साथ उसे देखा और बहुत धीरे से पूछा, डोरोथी तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही उसने उसे करीब से देखा, उसे साफ समझ आ गया कि डोरोथी का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर डर और असुरक्षा इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वह सामान्य तरह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके मन में लगातार वही खौफनाक यादें घूम रही थी। वह बार बार सोच रही थी कि उसने ही मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन जब उसने मेरे भयानक मुक्कों और लड़ाई को अपनी आंखों के सामने देखा तो वह पूरी तरह डर गई थी। उसका दिमाग उन डरावनी तस्वीरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे बार बार अपनी सौतेली माँ और रिगी के घायल चेहरे याद आ रहे थे। उनके चेहरे पर पड़े लाल, नीले और पीले चोट के निशान उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे। जितना वह उन दर्दनाक यादों को याद करती, उतना ही उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं एक दिन उसका अपना चेहरा भी उसी हालत में न हो जाए, और यही सोच उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रोते हुए भी उसके दिमाग में एक और पुरानी दर्दनाक याद उभर आई। उसे वो कठोर शब्द याद आए जो उसे पहले कभी कहे गए थे, अगर तुम रोगी तो तुम्हें और ज्यादा पीटा जाएगा। ये बात उसके दिल में इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वो आज भी रोने से डरती थी। वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। फिर वो किसी तरह हिम्मत करके कांपती आवाज में बोली कि उसे तुरंत रिगी से माफी मांगनी है। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब देर होने से पहले उसे ये सब साफ करना ही होगा। वो डरते डरते कह रही थी कि उसे डर है कि रिगी उसे भी वैसे ही छोड़ देगी जैसे उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा नजरअंदाज करती थी। फिर उसने कांपते हाथों से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत कमजोर आवाज में माफी मांगी। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और छुप गए। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, ये मेरी गलती है। उसके अंदर का पूरा गिल्ट एक साथ बाहर निकल आया। उसे सच में लग रहा था कि उसने सबसे बुरे समय में उसे अकेला छोड़ दिया और फिर से अकेले रह जाने का डर उसके लिए सबसे बड़ा डर बन गया। लेकिन जैसे ही रिगी ने यह सुना, उसने बिना एक पल सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ चिंता और प्यार था। उसने उसे अपनी बाहों में लेते हुए बहुत नरम आवाज में कहा, डोरोथी तुम क्या बोल रही हो? पहले जब हमारी नजरें मिली थी तो मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें नहीं देखा था क्योंकि मुझे डर था कि वे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। उसकी आवाज में सच्ची वार्मथ और कैर थी। वो चाहती थी कि डोरोथी समझ जाए कि ये सब उसकी गलती बिल्कुल नहीं है और उसे खुद को दोष देना बंद करना चाहिए। रिगी ने उसे और भी प्यार से समझाते हुए कहा, डोरोथी को बिल्कुल भी किसी बात का दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने ही डोरोथी धीरे धीरे ऊपर देखती है। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी और वो कांपती आवाज में पूछती है, सच में? उसकी आवाज में जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतनी नरमी से बात कर सकता है, जैसे उसके लिए दया और प्यार कोई अजनबी चीज हो। तभी रिगी मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से फिर बोलती है, तुम डर गई थी ना, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि पापा यहाँ है। ये शब्द सुनते ही डोरोथी के चेहरे पर तुरंत उलझन आ जाती है। पापा? वो हैरानी से दोहराती है, लेकिन मेरे पापा तो मर चुके हैं। उसके लिए ये बात बिल्कुल समझ से बाहर थी क्योंकि उसका असली पिता अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए ये नया शब्द उसे और भी उलझा रहा था। फिर रिगी धीरे से पूछती है, डोरोथी क्या तुम नहीं जानती कि जुआन कौन है? डोरोथी कुछ पल रुककर सोचती है और फिर हिचकिचाते हुए कहती है, जुआन रिगी का पति। मैं जानती हूँ। रिगी मुस्कुराकर सिर हिलाती है और कहती है,
सही, जॉन मेरा पति है, इसलिए वो डोरोथी का पापा भी है। ये सुनकर डोरोथी की आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। पापा, वो धीमे से दोहराती है, जैसे वो इस नए मतलब को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर रिगी धीरे से समझाती है, मैं डोरोथी की सौतेली माँ हूं ना। डोरोथी धीरे से सिर हिला देती है। ये देखते ही रिगी मुस्कुराकर कहती है, तो अगर डोरोथी मेरी बेटी है तो जॉन भी डोरोथी का पापा हुआ। ये सुनकर डोरोथी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो धीरे से सिर घुमाकर दूर खड़े मुझे देखती है और खाली नजरों से फुसफुसाती है, वो मेरे पापा है। रिगी तुरंत भरोसे से जवाब देती है, हाँ, लेकिन जॉन तुम्हारे पुराने पापा जैसे नहीं है जो मर गए थे। वो ऐसे इंसान नहीं है जो हमें मारते हैं, वो हमें बचाने वाले हैं। उसकी बातों में एक ऐसी गर्माहट थी जो डोरोथी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद पहली बार उसके लिए पिता शब्द डरावना नहीं लग रहा था। डोरोथी फिर से मेरी तरफ देखती है और अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर अपनी कांपती आवाज में मासूमियत से पूछती है, तो क्या जॉन ने उन डरावने लोगों को इसलिए इतना मारा क्योंकि वो डोरोथी के पापा हैं, क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी थी? वो ये बात खुद से भी दोहराती है। फिर धीरे से खिड़की की तरफ देखती है जहां मैं खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भरने लगती है, ऐसी भावना जो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। फिर बिना सोचे समझे वो बार बार पापा पापा कहने लगती है। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगते हैं। एक बड़ा सा आदमी, बड़े हाथ पैर और ताकतवर शरीर वाला इंसान जो डोरोथी का पापा है। एक ऐसा पापा जो उसे और रिगी को बचाता है। वो और भी सोचती है कि वो उसे मारता नहीं है, रात में उसे अपने पास लेकर सुरक्षित रखता है, उसे मुस्कुराकर देखता है, उसे मांस देता है और उसे नाम भी दिया। डोरोथी के लिए ये छोटी छोटी बातें दुनिया की सबसे बड़ी चीज बन गई थी। उसका दिल खुशी से कांपने लगता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो दौड़ती हुई बाहर मेरी तरफ आ जाती है और लगातार पापा पापा चिल्लाने लगती है। जैसे जैसे वह करीब आती है उसके मन में और भी भावनाएं भरती जाती है। वह सोचती है कि वह मुझे नहीं मारता, वह मुझे गले लगाकर रखता है, वह मुझे मुस्कुराकर देखता है, उसने मुझे खाना दिया और मेरा नाम भी रखा। ये सब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसका दिल खुशी से भर जाता है और वह बार बार पापा चिल्लाते हुए मेरे पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह मेरे पास आती है मैं उसे देख लेता हूँ। उसकी चमकती आंखें और पापा कहकर बुलाना देखते ही मेरा चेहरा पूरी तरह नरम पड़ जाता है। बिना देर किए मैं उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ और ऊपर हवा में हल्का सा उठा देता हूँ। भले ही मैं उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पीछे छिपी भावनाओं को मैं कहीं न कहीं महसूस कर रहा था। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये बच्ची कुछ ऐसे शब्द बोल रही है जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं उनके मतलब को समझ रहा हूँ। फिर मैं उसे अपनी बाहों में संभालकर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरता हूँ। तभी अचानक मुझे एक अजीब सी बात महसूस होती है और मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। फिर सोचता हूँ ये कैसी बदबू है। अगले ही पल मुझे समझ आ जाता है कि डोरोथी ने अपने ऊपर ही पेशाब कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि वह इतनी मासूम और खुश लग रही थी कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। फिर मैं खुद से कहता हूँ कि मुझे अभी उसके कपड़े बदलने चाहिए वरना उसे ठंड लग सकती है। उसी समय रिगी भी बाहर दौड़ती हुई आ जाती है। जैसे ही वह हमारे पास पहुंचती है मैं उसे भी बिना सोचे अपनी बाहों में ले लेता हूँ और दोनों को एक साथ गले लगा लेता हूँ। उस पल का माहौल पहली बार सच में एक परिवार जैसा लग रहा था। लेकिन तभी डोरोथी अचानक कुछ देखती है और जोर से चिल्ला उठती है, मांस। डोरोथी की आंखें अचानक खुशी और एक्साइटमेंट से चमक उठी। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से उस तरफ दौड़ पड़ी। उसकी इस अचानक हरकत से मैं और रिगी दोनों हैरान रह गए। हम देखते रह गए कि वह जमीन पर पड़े उन आदमियों के पास नहीं गई, बल्कि पास रखी एक बड़ी सी टोकरी के सामने रुक गई। इतनी छोटी सी बच्ची होते हुए भी वह पूरी ताकत लगाकर उस भारी टोकरी को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह टोकरी उसके लिए बहुत भारी थी और शुरू में वह बिल्कुल भी नहीं हिली। फिर भी डोरोथी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह दांत खींचकर अपनी पूरी ताकत लगाती रही। उसे इतना सीरियसली कोशिश करते देख मैं और रिकी दोनों तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन हम पहुंच भी नहीं पाए थे कि डोरोथी ने धीरे धीरे खुद ही उस टोकरी को थोड़ा उठा लिया। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, इसका मांस के लिए ऑब्सेशन सच में डरावना है। डोरोथी को इतनी मेहनत करते देख मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसकी मदद करने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर फिर से वही चमक आ गई और वह खुशी से मुझे देखने लगी। मैंने आसानी से टोकरी उठा ली और उसके साथ मिलकर उसे संभाल लिया। एक छोटी सी टोकरी जिसमें सिर्फ मांस था, उसके लिए उस बच्चे की इतनी एडमिरेशन देखना मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा मजेदार लग रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि सिर्फ एक टोकरी मांस से इतना हीरो जैसा फील मिल रहा है। तभी रिगी ने दूसरी तरफ से आवाज लगाई, मांस अंदर ले चलो और डोरोथी को भी अंदर ले जाओ, यहाँ बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने शांत होकर सिर हिला दिया। फिर हम तीनों अंदर की तरफ लौट आए और मांस भी
अपने साथ ले आए। अंदर का माहौल बाहर की डरावनी स्थिति के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित और गर्म महसूस हो रहा था। सब कुछ संभालने के बाद मैं फिर से अकेले बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे चेहरे की गर्माहट पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह फिर से गुस्सा भर गया। मेरे मन में अभी भी उन तीनों आदमियों को खत्म करने का ख्याल चल रहा था ताकि वे दोबारा मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी आगे आकर मुझे रोक देता है। अब किसी को मारना या पीटना बंद करो। उसकी बात सुनकर मैं उसे ठंडी नजर से देखते हुए कहता हूँ, क्या तुम मुझे उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हो? मेरे मन में साथ ही ये ख्याल आता है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया या फिर से गुलाम बना दिया गया तो ये बड़ी समस्या बन जाएगी। ये सोचते ही मैं थोड़ा शांत होने लगता हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता था, हालात बदल चुके थे। मैं गुस्से से उन पड़े हुए आदमियों को घूरता हूँ और दांत भींचकर बुदबुदाता हूँ, तुम कमीने। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे ख्याल और भी अंधेरे हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे याद रखूंगा। अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो मौत से भी बदतर अंजाम तुम्हारा इंतजार करेगा। मेरा गुस्सा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, मैं बस उसे रोक रहा था। फिर थोड़ा शांत होकर मैं बाहर पड़े सामान की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे ये चीजें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में सर्वाइवल के लिए ये जरूरी सामान है। यहाँ रिसोर्सेस की बर्बादी आगे की जिंदगी मुश्किल कर सकती है। तभी मेरी नजर घर के अंदर जाती है और मैं देखता हूँ कि रिगी और डोरोथी अंदर एक साथ सुरक्षित और खुश बैठी है। ये दृश्य देखते ही मेरे चेहरे का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ जाता है। कुछ पल के लिए मेरे अंदर का सारा रेज शांत हो जाता है। बिना कुछ बोले मैं बाहर पड़ा सामान उठाता हूँ और अंदर की तरफ चल देता हूँ, उस कमरे की तरफ जहां मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे दिल में एक गहरी सोच गूंज रही थी कि एक बार परिवार खोना काफी होता है। मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मैं इन्हें जरूर बचाऊं। मैं धीरे से रिगी के बालों में हाथ फेर रहा था और उसके चेहरे पर मौजूद चोटों को देखकर परेशान हो रहा था। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि काश मुझे सच में इलाज करने वाला जादू आता तो मैं उसकी सारी चोटें एक पल में ठीक कर देता। ये सोचकर मुझे खुद पर थोड़ा अफसोस होने लगा। रिगी ने शायद मेरे चेहरे पर चिंता देख ली थी, इसलिए उसने धीरे से अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और इशारों से समझाने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसने दोनों हाथों से मेरे होठों के किनारों को पकड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करवाई। उसकी इस अचानक हरकत से मैं थोड़ा उलझ गया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर सच में हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर रिगी भी खुश हो गई। अगले ही पल मैंने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रिगी एकदम चौंक गई और हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर इशारों में समझाने लगा कि जमीन बहुत ठंडी है, इसलिए उसे वहां नहीं बैठना चाहिए। लेकिन तभी मेरी नजर उसके चेहरे पर गई और मैं अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर जो चोटों के निशान पहले साफ दिखाई दे रहे थे, वे लगभग गायब हो चुके थे। ये देखकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मैं तुरंत सोचने लगा कि क्या पिछले कुछ समय से जो मैं जादू की ट्रेनिंग कर रहा था उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये बात मेरे दिमाग में बैठने लगी, मेरे चेहरे पर उत्साह बढ़ता गया। मैं मन ही मन खुशी से भर गया और सोचने लगा कि आखिरकार मैं इलाज करने वाला जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ रिगी मुझे बस हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतना खुश क्यों हो गया हूँ। इसके बाद कहानी अगले दिन की तरफ बढ़ती है। गांव के दूसरे हिस्से में एक गुस्से से भरी औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी और पास खड़े एक मुर्गे को पैर से ठोकर मारते हुए कह रही थी कि क्या इस पंखों वाले बेवकूफ का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। ये अपने मालिक को भी नहीं पहचानता और हर चीज ने अपनी चोंच खसाता रहता है। उसके पास खड़ा एक आदमी शांत आवाज में बोला कि क्या सच में तुम्हें इतनी परेशानी है कि पहाड़ के रक्षक को थोड़ा कपड़ा दे दिया गया। ये सुनते ही औरत गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और बोली कि फिर भी उसे कपड़ा देने की क्या जरूरत थी। मैंने वो कपड़ा पूरे 10 साल तक संभाल कर रखा था। आदमी ने सिर हिलाकर कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई झगड़े का काफी अनुभव रखता हो। कुछ पल चुप रहने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो बोला कि अगर और लोग घायल हुए या मर गए तो इस साल की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम सिर्फ अपने सामने की चीजें देख रही हो, बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रही हो। यह सुनकर औरत ने हाथ बांध लिए और उसे घूरते हुए बोली कि आखिर कितनी बड़ी तस्वीर है जिसके लिए तुम मेरा कीमती कपड़ा इतनी आसानी से दे सकते हो। तभी गांव का मुखिया धीरे से मुस्कुराया और बोला कि मैंने कल सब कुछ साफ देखा था। जब वो पहली बार गांव आया था तब उसके शरीर पर जो घाव नहीं थे, बाद में जानवरों के काटने और लड़ाई के कारण वे घाव बन गए थे, लेकिन वे घाव
इतनी तेजी से भर रहे थे कि यह सामान्य बात नहीं थी। उसी पल उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ गईं। वो मन ही मन सोचने लगा कि गस की बात शायद सच थी। पहाड़ का रक्षक एक जादूगर है, और सिर्फ साधारण जादूगर नहीं बल्कि इलाज करने वाला जादूगर। ये सोचते ही उसके चेहरे पर लालची मुस्कान उभर आई। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे उसके साथ बहुत सावधानी से पेश आना होगा। इतने शक्तिशाली इलाज करने वाले जादूगर को पाने के लिए बड़े बड़े रईस भी कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने सोचा कि अगर राजघराने को उसके बारे में पता चल गया तो मैं इससे बहुत बड़ी दौलत कमा सकता हूँ। ये ख्याल आते ही उसका दिल उत्साह से भर गया। वो सोचने लगा कि अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो उसे हमेशा के लिए एक साधारण गांव के मुखिया की तरह नहीं जीना पड़ेगा। फिर उसने चारों तरफ सावधानी से नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में कहा कि अभी इस गांव में किसी को भी यह एहसास नहीं है कि हमारे बीच एक इलाज करने वाला जादूगर रह रहा है। गांव का मुखिया मन ही मन सोच रहा था कि ये गांव वाले इतने अनपढ़ और अनजान है कि उन्हें ऐसी बातों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहीं ये खबर फैल गई तो कोई रईस या कोई बड़ा संगठन उसे मेरे हाथ से पहले ही ले जाएगा और फिर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि इस बात पर वो सिर्फ बूढ़े गस पर भरोसा कर सकता है। वो मन ही मन योजना बनाने लगा कि जब तक गस पहाड़ के रक्षक पर नजर रखेगा तब तक वो ऐसे अमीर लोगों की तलाश करेगा जो एक उपचार करने वाले जादूगर के लिए भारी दौलत देने को तैयार हो। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि उसे पहाड़ के रक्षक की पत्नी से दोस्ती करनी चाहिए। गस के अनुसार वो आदमी बहुत तेजी से शिकार करना सीख गया है और काफी समझदार भी है। ये कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा कि अगर सावधान नहीं रहे तो वो यह भी पता लगा सकता है कि हम मालिक के सामान में से हिस्सा छुपाकर अपने पास रख रहे हैं, और अगर उसने इसकी शिकायत कर दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी और उसने कहा कि वैसे भी उसने सुना है कि वो अपनी नई पत्नी को बहुत पसंद करता है। गांव का मुखिया थोड़ा और पास झुककर बोला कि अगर उसकी पत्नी से अच्छी दोस्ती हो गई तो शायद हम उनसे खरगोश की खाल बहुत सस्ते दाम में खरीद सकेंगे। उसकी पत्नी ने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, वैसे भी यहाँ आसपास ज्यादा औरतें नहीं है जिनके साथ समय बिताया जा सके। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही गांव के मुखिया का चेहरा फिर से सोच में डूब गया। कुछ पल बाद उसने कहा कि हमें पहाड़ के रक्षक के घर से ली गई कुछ चीजें वापस कर देनी चाहिए। वो कुछ देर नाग की लपटों को देखता रहा और फिर बोला कि अब तक यहाँ जितने लोग लाए गए थे उन सबसे ये आदमी बिल्कुल अलग है। उसकी आवाज गंभीर हो गई और उसने कहा कि अगर अभी से सब कुछ सही तरीके से नहीं संभाला गया तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। उसने आग में लकड़ी का एक और टुकड़ा डालते हुए लंबी सांस छोड़ी और कहा कि अफसोस है, लेकिन कभी कभी हड्डी पाने के लिए थोड़ा मांस छोड़ना पड़ता है। कुछ दिन बाद कहानी फिर हमारे घर की तरफ लौटती है। सुबह की हल्की और गर्म धूप लकड़ी की दीवारों के बीच से अंदर आ रही थी। मैं एक नए दिन की तैयारी कर रहा था। तैयार होते हुए मेरी नजर अपने आप रिगी की तरफ चली गई और मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज भी रिगी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शायद गांव के मुखिया को लगा होगा कि एक कपड़े का टुकड़ा काफी नहीं था, इसलिए उसने आज सुबह और भी कई चीजें भेज दी थी। मैं रिगी को उन सामानों को खुशी खुशी देखते हुए देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो हर चीज को ऐसे संभाल रही थी जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। ये देखकर मेरे चेहरे पर बेबस सी मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जब उसके चेहरे की चोटें गायब हुई थी तब भी वो इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी इन छोटी छोटी चीजों को देखकर हो रही है। उसे देखकर मुझे बार बार एहसास होता था कि जिंदगी की छोटी चीजों की कीमत समझना कितना जरूरी है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि जब भी मैं रिगी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे सिखा रही हो कि छोटी से छोटी बात में भी खुशी कैसे ढूंढी जाती है। मेरी नजरें और नरम हो गईं और मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। शायद यही वजह है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई और मैं सोचने लगा कि ऐसी औरत ही मेरी पूरी दुनिया है। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद मैं रिगी की तरफ मुड़ा और उसे बताया कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। हमेशा की तरह उसने भी मेरी बात को अपने प्यारे अंदाज में दोहराया। फिर हम दोनों ने कुछ देर तक अपने ही अंदाज में बातें की जैसे दुनिया में उस वक्त हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। आखिरकार मैं घर से बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़ी रिगी मुझे जाते हुए हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। कुछ समय बाद मैं बूढ़े गस के घर पहुंच गया। उसने पहले ही बता दिया था कि आज हम खरगोश का शिकार करने जाएंगे, लेकिन ये सोचते ही मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या हम सच में कोई खरगोश
पकड़ पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, क्या मैं सच में उसे मार पाऊंगा? समस्या शिकार की नहीं थी, असली समस्या डोरोथी थी। वो छोटी सी खरगोश जैसी लड़की हमेशा मांस मांगती रहती थी। और अब हालत ये थी कि जब भी मैं किसी खरगोश के बारे में सोचता, मेरे दिमाग में सबसे पहले डोरोथी का चेहरा ही दिखाई देने लगता था, जिससे खरगोश का शिकार करने का ख्याल भी अचानक काफी मुश्किल लगने लगा था। मैंने अपने दिमाग से वह ख्याल निकालने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। फिर खुद से कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, मुझे इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे मैं जितनी भी कोशिश करता, वह तस्वीर मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही थी। जब भी मैं किसी खरगोश के बारे में सोचता, मेरे सामने बार बार रिगी का चेहरा आ जाता। उसकी मासूम आंखें, उसका शांत चेहरा और उसका वह नरम स्वभाव, सब कुछ किसी छोटे से खरगोश जैसा ही लगता था। मैं मन ही मन परेशान होकर सोचने लगा कि अब तो हालत ये हो गई है कि हर खरगोश में मुझे अपनी खरगोश जैसी पत्नी दिखाई देने लगी है। ये सोचकर मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बेबस होकर मन ही मन बुदबुदाया कि आखिर मैं ऐसी किसी चीज को मारूंगा कैसे। कुछ देर तक खुद को समझाने और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करने के बाद मैंने किसी तरह अपने मन को संभाला और फिर बूढ़े गस के साथ जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। हमारे चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और उनकी लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गई थी। जंगल के अंदर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और रहस्यमय लग रहा था। चलते चलते मैंने फिर लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा कि अगर सच में कोई खरगोश मिल भी गया तो भगवान करे वह बहुत बदसूरत हो, कम से कम तब उसे देखकर मुझे रिगी की याद तो नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, उसी समय घनी झाड़ियों के भीतर कहीं हल्की सी हरकत हुई। पत्ते बहुत धीरे से हिले, जैसे कोई चीज वहां छिपकर हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही हो। अगले ही पल अंधेरे के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वे आंखें बिल्कुल स्थिर थी और सीधा हमारी तरफ देख रही। कुछ समय पहले से बाहर निकला और ताजी ठंडी हवा की एक लंबी सांस ली। सुबह का समय था और चारों तरफ एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा चेहरे को छू रही थी और काफी समय बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज मेरे पास कुछ पल सिर्फ अपने लिए है। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और मन ही मन अपने सारे काम गिनने लगा। पानी भरने का काम पहले ही पूरा हो चुका था, जलाने के लिए लकड़ियां भी काट कर रखती थी और घर के जरूरी काम भी लगभग खत्म हो चुके थे। इसका मतलब था कि अभी मेरे पास थोड़ा खाली समय बचा हुआ है। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाकर शरीर को खींचा और आसमान की तरफ देखा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इस समय का इस्तेमाल जादू की प्रैक्टिस करने में किया जाए। इस दुनिया में आने के बाद से कई अजीब चीजें मेरे साथ हुई थी, लेकिन उनमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उपचार वाला जादू मेरे लिए धीरे धीरे आसान होता जा रहा था। पहले जहां मुझे कुछ समझ नहीं आता था, अब छोटी मोटी चोटें, कटे हुए घाव और नीले निशान ठीक करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। लेकिन इसके बावजूद एक चीज ऐसी थी जो मुझे बार बार परेशान करती थी और वो थी आग का जादू। मैं मन ही मन बुदबुदाया कि अब तो चोटें भरना आसान हो गया है, लेकिन मैं अभी तक आग की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं बना पा रहा हूँ। ये सोचते ही मेरा ध्यान उस दिन की तरफ चला गया जब मैं भेड़िए से लड़ रहा था। उस समय मेरी जान सचमुच खतरे में थी और उसी लड़ाई के दौरान किसी तरह मेरे हाथों से आग निकली थी। मैं कुछ देर तक उसी घटना के बारे में सोचता रहा। आखिर उस दिन ऐसा कैसे हो गया था? अगर मैं तब आग पैदा कर सकता था तो अब क्यों नहीं कर पा रहा था? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस समय मैं मौत के मुंह में खड़ा था? क्या मजबूरी और डर ने मेरे अंदर की शक्ति को बाहर निकाल दिया था? जितना मैं सोचता उतना ही ये बात सही लगने लगती। मैंने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। फिर अपने शरीर के अंदर बह रही ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करने लगा। मैं उसी एहसास को दोबारा पकड़ना चाहता था जो मुझे उस भयानक लड़ाई के समय महसूस हुआ था। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। कुछ पल तक मैंने अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की और फिर मन ही मन आग का जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ वही सन्नाटा बना रहा। हवा वैसे ही बहती रही और मेरे हाथ में एक छोटी सी चिंगारी तक दिखाई नहीं दी। मैंने अपना हाथ देखा और लंबी सांस छोड़ दी। फिर खुद को समझाते हुए बोला कि कोई बात नहीं। मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो अंदर कहीं ना कहीं मुझे निराशा जरूर हो रही थी, क्योंकि अगर मैं आग का जादू सीख जाता तो डोरोथी को ये बहुत पसंद आता। उपचार वाला जादू उसके लिए बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। न कोई धमाका, न कोई खास आवाज। उसके लिए वो बस एक साधारण सी चीज थी। लेकिन आग का जादू बिल्कुल अलग था। मैं मन ही मन मुस्कुराया और सोचा कि अगर मैं उसके सामने आग की लपटें पैदा कर दूं
तो वो खुशी से उछल पड़ेगी। ये सोचकर मुझे खुद भी अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने अफसोस से सिर हिला दिया, क्योंकि अब तक तो मैं एक चिंगारी भी नहीं बना पाया था। तभी अचानक मेरे हाथ के ऊपर एक हल्की सी चटकने की आवाज हुई। मैं तुरंत चौंक गया और अपनी हथेली की तरफ देखने लगा। वहां एक छोटी सी चमक दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत देखा है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी सी चमक एक नन्ही सी चिंगारी में बदल गई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मैं बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। चिंगारी कुछ पल तक झिलमिलाती रही और फिर धीरे धीरे एक छोटी सी लौ में बदल गई। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। आखिरकार मैं सफल हो गया था। इतनी सारी कोशिशों के बाद मैंने सच में आग पैदा कर ली थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत रंग ले आई हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने उस लौ को ध्यान से देखा तो मेरा उत्साह थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वह आग बेहद छोटी थी। इतनी छोटी कि किसी साधारण लाइटर की लौ उससे ज्यादा बड़ी लगती। मैं कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर हंसते हुए मन ही मन बोला कि इतनी मेहनत और इतना इंतजार सिर्फ इस छोटी सी लौ के लिए, यह तो उम्मीद से भी ज्यादा निराशाजनक निकली। मैं अभी अपनी ही हालत पर मुस्कुरा रहा था कि तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। डोरोथी बाहर निकली। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी और वह उन्हें मलते हुए धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही पल पहले उसकी नींद खुली हो। पहले तो उसने आसपास ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी वह अचानक वहीं रुक गई। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे से नींद पल भर में गायब हो गई। वह पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी नजरें सिर्फ मेरे हाथ में जल रही उस छोटी सी लौ पर टिकी हुई थी। उसके लिए वह कोई छोटी सी आग नहीं थी, बल्कि किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसके आंखें चमकने लगी और चेहरे पर ऐसा उत्साह आ गया जैसे उसने दुनिया की सबसे अद्भुत चीज देख ली हो। अगले ही पल वह खुशी से मेरी तरफ इशारा करने लगी। उसके चेहरे पर गर्व और उत्साह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे वह पूरे संसार को बताना चाहती हो कि उसके पापा आग का जादू कर सकते हैं। उसे इतना खुश और उत्साहित देखकर मैं खुद भी मुस्कुरा पड़ा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह आग के बहुत करीब खड़ी है। इसलिए मैं हल्का सा घबराकर जल्दी से बोला, डोरोथी तुम थोड़ा ज्यादा पास खड़ी हो। उसकी बात को डोरोथी ने बिल्कुल भी नहीं सुना, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। उसकी पूरी दुनिया इस समय मेरी हथेली पर जल रही उस छोटी सी लौ में सिमट गई थी। उसकी आंखें इतनी चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो आग की रोशनी उसके अंदर तक पहुंच गई हो। वह कुछ सेकंड तक उस लौ को बिना पलक झपकाए देखती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, उसे यह बात तुरंत रिगी को बतानी है। अगले ही पल वह तेजी से झोपड़ी की तरफ भागी और जोर से चिल्लाई, माँ माँ, पापा आग का जादू इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और रिगी बाहर आई। शुरुआत में उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि डोरोथी इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी हथेली पर गई और उसने वहां छोटी सी लौ को जलते देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरी हथेली को देखने लगी, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। तभी डोरोथी फिर गर्व से बोली कि पापा आग का जादू इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी आवाज में ऐसा गर्व था जैसे यह उसकी अपनी उपलब्धि हो। रिगी सच में प्रभावित दिखाई दे रही थी। मैंने दोनों की तरफ देखा और महसूस किया कि रिगी हैरान थी, जबकि डोरोथी खुशी से फट पड़ने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को आग का जादू बेहद पसंद आया हो। यह देखकर मेरे अंदर एक नई प्रेरणा जागी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब मुझे इस जादू को और बेहतर बनाना होगा। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन अब कम से कम मैं शुरुआत तो कर चुका हूँ। कुछ समय पहले तक मैं आग की एक चिंगारी भी पैदा नहीं कर सकता था, और आज मेरी हथेली पर एक छोटी सी लौ जल रही थी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह मेरी प्रगति का सबूत थी। मैंने खुद से कहा कि कम से कम अब इससे आग जलाने का काम तो किया जा सकता है। तभी अचानक रिगी को जैसे कुछ याद आया। उसने एकदम से पलटकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। डोरोथी ने हैरानी से पलक झपकाई और तुरंत उसके पीछे भागी। माँ रोको। मैं वहीं खड़ा दोनों को अंदर जाते हुए देखता रहा। कुछ ही क्षण पहले दोनों उस छोटी सी लौ को देखकर मंत्रमुग्ध थीं, और अब दोनों ऐसे गायब हो गई थीं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं अकेला खड़ा अपनी हथेली में जल रही आग को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इसे पैदा करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तभी अचानक मेरे दिमाग में
एक नई समस्या आ गई। इसे बुझाऊं कैसे? मैं कुछ देर तक आग को घूरता रहा, लेकिन लौ आराम से जलती रही। मैंने हाथ हिलाया, कुछ नहीं हुआ। फिर हाथ झटका, तब भी कुछ नहीं हुआ। आग बिल्कुल वैसी ही रही। अब मुझे सच में परेशानी होने लगी। मैंने कई अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मैंने हार मान ली और सोचा कि रहने दो, शायद अपने आप बुझ जाएगी। और जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, फट से लौ गायब हो गई। मैं कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से पलक झपकाई और लंबी सांस छोड़ते हुए सिर हिला दिया। इस दुनिया का जादू सच में बहुत अजीब है। ये सोचते हुए मैं वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी नजर डोरोथी पर गई। वह एक बाल्टी के पास खड़ी थी, जिसमें हमारा बचा हुआ मांस रखा हुआ था। उसके चेहरे पर इतनी गहरी उदासी थी, जैसे को बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई हो। वह बाल्टी के अंदर झांक रही थी और दुखी आवाज में कह रही थी कि मांस बहुत कम बचा है। उसकी आवाज इतनी मायूस थी कि रिगी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मैं भी बाल्टी के अंदर देखने लगा और सच में मांस काफी कम बचा था। अब मुझे समझ में आ गया कि वह इतनी उदास क्यों है। आखिर मांस उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक था। उसे उदास देखकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि चिंता मत करो, कि आज मैं जरूर खरगोश का मांस लेकर वापस आऊंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो बूढ़े गस वहां खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या मैं तैयार हूं। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि आखिरकार शिकार पर निकलने का समय आ गया है। मैंने अपना थैला उठाया, अपने हथियार इकट्ठा किए और तैयार हो गया। तभी डोरोथी दौड़कर मेरे पास आई और बोली कि मेरा सफर अच्छा रहे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी डोरोथी बहुत अच्छी बच्ची है। दूसरी तरफ रिगी ने मुझे सावधान रहने को कहा। मैंने भी मुस्कुराकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। फिर मैं उसके करीब झुका और प्यार से उसके माथे पर चुंबन दे दिया। डोरोथी यह सब बड़ी गंभीरता से देख रही थी, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने भी अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठाया और पूरी मासूमियत के साथ बोली, पापा मुझे भी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा, फिर तुरंत नीचे झुक गया ताकि वह भी अपना हिस्सा ले सके। और उस पर झोपड़ी के अंदर एक गर्म, खुशहाल और परिवार जैसी भावना फैल गई, जिसने सुबह को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। मैं नीचे झुक गया और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें भी मिलेगा। फिर मैंने प्यार से डोरोथी के गाल पर चुंबन दे दिया। जैसे ही उसे उसका हिस्सा मिला, उसके चेहरे पर तुरंत चमकदार मुस्कान फैल गई। वह इतनी खुश हो गई जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा कर लिया हो। अचानक मेरी नाक तक एक जानी पहचानी खुशबू पहुंची। मैंने हवा को सूंघा और फिर शक भरी नजरों से डोरोथी को देखने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं धीरे से उसके करीब गया और पूछा कि तुम्हारे शरीर से मांस की खुशबू क्यों आ रही है। ये सुनते ही डोरोथी एकदम स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमने फिर से मांस खाया है? डोरोथी ने बिना किसी शर्म या डर के गर्व से सिर हिला दिया और खुशी से बोली, हाँ। उसके जवाब ने रिगी को इतनी जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया कि वह खुद को रोक नहीं पाई। दूसरी तरफ मैं सिर हिलाकर रह गया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि इस छोटी सी बच्ची का मांस के लिए प्यार किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ देर बाद मैं और बूढ़े गस पहाड़ों की तरफ चल पड़े। रास्ते का सफर धीरे धीरे एक सीखने वाली यात्रा में बदल गया। गस हर थोड़ी देर में मुझे नई नई बातें समझाते जा रहे थे। कभी वो किसी पेड़ की तरफ इशारा करके पूछते कि क्या ये जलाने वाली लकड़ी के काम आ सकता है। कभी वो जमीन पर बने निशानों की तरफ ध्यान दिलाते और बताते कि कौन सा जानवर यहाँ से गुजरा है। मैं ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था, क्योंकि शिकार और जंगल के बारे में अभी भी बहुत कुछ था जो मुझे नहीं पता था। इस दुनिया में शिकार करना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। चलते चलते एक जगह गस अचानक झुके और जमीन की तरफ इशारा किया। वहां कुछ छोटे छोटे गोल निशान पड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये खरगोश की बीट है और इसका मतलब है कि हाल ही में कोई खरगोश यहाँ से गुजरा है। मैं ध्यान से सब कुछ याद रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये सारी जानकारी भविष्य में काम आने वाली थी। अचानक चलते चलते गस ने अपना हाथ ऊपर उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैं तुरंत वहीं रुक गया। फिर उन्होंने धीरे से सामने की तरफ इशारा किया और फुसफुसाकर कहा कि उधर देखो। मैंने उनकी उंगली की दिशा में देखा और कुछ दूरी पर एक जानवर खड़ा दिखाई दिया। पहली नजर में वो खरगोश जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ध्यान से देखा, मेरे चेहरे पर उलझन आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में ये खरगोश है, क्योंकि पृथ्वी पर मैंने जितने भी खरगोश देखे थे वे इससे बिल्कुल अलग थे। ये जीव काफी बड़ा था और उसका शरीर
किसी कंगारू जैसा दिखाई दे रहा था। मैं उसे घूरते हुए सोचने लगा कि शायद दूसरी दुनिया में आने की वजह से यहाँ के खरगोश भी अलग है, क्योंकि वो खरगोश से ज्यादा एक छोटे कंगारू जैसा लग रहा था। वो उछलते हुए आगे बढ़ रहा था और उसे देखकर गस संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है। मैंने हैरानी से पूछा कि किस चीज के लिए? तब उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे पहले शिकार के लिए। मैंने फिर उस जीव की तरफ देखा। वो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। गस ने भी यही कहा कि जिस जानवर ने पहले मुझ पर हमला किया था उसकी तुलना में ये पूरी तरह बेबस है। फिर उनके चेहरे पर पुरानी यादों वाली मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी अपना पहला शिकार याद है। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा फिर गंभीर हो गया। उन्होंने मुझे अपना धनुष तैयार करने को कहा। मैंने धीरे धीरे धनुष संभाला और निशाना लगाने की तैयारी करने लगा। उसी समय मेरे मन में गस के लिए सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में मुझे इतनी सारी बातें सिखा दी थी कि मैं हर दिन पहले से ज्यादा सीख रहा था। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि ये तुम्हारा शिकार है। मैं सिर्फ तुम्हें शिकार की कठोर सच्चाई सिखाने के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद उन्होंने उस खरगोश की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इस दिन को कभी नहीं भूलोगे। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे तुरंत असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले उसके पैर पर निशाना लगाओ। मैंने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि ये बात मेरी समझ से बाहर थी। पैर में तीर मारने से वो मरेगा नहीं, उसे सिर्फ दर्द होगा और वो तड़पेगा। गस ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल। मैं कुछ पल चुप रहा। तब उन्होंने समझाया कि पहले तुम एक स्थिर लक्ष्य पर निशाना लगाओगे, फिर दर्द से तड़पते हुए लक्ष्य पर। उनकी आवाज पूरी तरह शांत थी, जैसे वो कोई सामान्य बात बता रहे हो। उन्होंने कहा कि यही प्रशिक्षण है, लेकिन ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं उनकी बात ध्यान से सुनता रहा। गस ने दूर पहाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा कि ये पहाड़ किसी के नहीं है। आज किस्मत तुम्हारा साथ दे सकती है, लेकिन कल शायद उसी जानवर का साथ दे। फिर उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा कि अगर तुम जिंदा घर लौटना चाहते हो तो आज जो सीख रहे हो उसे कभी मत भूलना। मैंने धनुष को और मजबूती से पकड़ लिया। सच कहूं तो मैं अभी भी सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ पाया था। मुझे शिकार के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। इन पहाड़ों के बारे में भी मेरी जानकारी बहुत कम थी। जंगल के नियम, जानवरों की आदतें, शिकार की तकनीकें, ये सब मेरे लिए नया था। लेकिन एक बात मैं अब समझने लगा था। बूढ़े गस मुझे सिर्फ किसी जानवर को मारना नहीं सिखा रहे थे, वो मुझे जिंदा रहना सिखा रहे थे। वो मुझे इस कठोर दुनिया में बचकर रहने का तरीका सिखा रहे थे। तभी सामने खड़ा वो खरगोश अचानक सतर्क हो गया। उसके लंबे कान हल्के से फड़के, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हुआ हो। मैंने धीरे से अपना धनुष उठाया और उस पर नजरें जमा दी। उसी क्षण न जाने क्यों मेरे मन में इस दुनिया में आने का पहला दिन घूम गया। वो पिंजरा, वो डर, वो बेबसी और ये एहसास कि इंसान दूसरे इंसानों को भी कैद कर सकते हैं, वो सारी यादें बिजली की तरह मेरे दिमाग में चमक कर गुजर गए। कुछ पल के लिए मुझे अपना पुराना असहाय रूप याद आ गया, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को वर्तमान में वापस खींच लिया। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे इन पहाड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे शिकार के बारे में भी बहुत कम जानकारी है, लेकिन गस मुझे जीना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में सिर्फ जीवित ना रहूं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी कर सकूं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे धनुष की डोरी पीछे खींची। सामने खड़ा खरगोश अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक धीमी पड़ गई हो। हवा का बहना जैसे रुक गया, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गई, जंगल की आवाजें भी कहीं खो गईं। चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। मेरी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। फिर मैंने बिना हिचकिचाए डोरी छोड़ दी। धनुष की प्रत्यंचा तेज आवाज के साथ आगे उछली और तीर बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ सीधे खरगोश की तरफ दौड़ पड़ा। और उस एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया बिल्कुल शांत हो गई हो। तीर बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बिल्कुल सटीक जाकर खरगोश के पिछले पैर में लगा। अगले ही पल वो दर्द से बुरी तरह चीख उठा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। वो जमीन पर बेतहाशा तड़पने लगा। उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए थे और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल होने की वजह से उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। सच कहूं तो मैंने कभी किसी जीव को इस तरह पीड़ा में नहीं देखा था। मैं खुद भी हैरान था, क्योंकि इतनी दूरी से निशाना लगाकर उसे घायल कर दूंगा, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ क्षणों तक मैं बस उसे देखता रह गया, लेकिन तभी बूढ़े दस की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा
कि एक बार और निशाना लगाओ। उनकी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर असहजता साफ दिखाई देने लगी। खरगोश की दर्द भरी चीखें मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी और उसे इस हालत में देखकर मेरे सीने में भारीपन महसूस हो रहा था। लेकिन गस ने शांत भाव से उस जानवर की तरफ इशारा किया और कहा कि इस बार उसके अगले पैरों पर निशाना लगाओ। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक घायल जानवर को और ज्यादा दर्द देने की क्या जरूरत है, लेकिन साथ ही मैं ये भी समझ रहा था कि गस मुझे सिर्फ शिकार करना नहीं सिखा रहे थे, वो मुझे इस दुनिया का कठोर सच दिखा रहे थे। धीरे धीरे मैंने फिर से धनुष उठाया और निशाना साधने लगा। मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश की कि इसकी चीखों को अनसुना कर दो। ये सिर्फ एक जानवर है। जंगल में हर दिन शिकारी अपने शिकार का पीछा करते हैं, कोई किसी पर दया नहीं करता, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन चाहे मैं खुद को जितना भी समझाता, उसकी दर्द भरी आवाज मेरे कानों में और ज्यादा साफ सुनाई देती रही। आखिरकार मैंने निर्णय ले लिया। इस बार मैंने उसके अगले पैरों पर निशाना नहीं लगाया, मैंने सीधे उसके सिर को लक्ष्य बनाया। अगले ही पल तीर धनुष से निकला और सीधा उसके सिर में जा धंसा। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। खरगोश की छटपटाहट रुक गई, उसकी चीखें बंद हो गई और जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। लेकिन उसके मर जाने के बाद भी मेरे मन का बोझ कम नहीं हुआ। मैं लगातार यही सोचता रहा कि अगर मैं चाहता तो शुरुआत में ही उसकी जान तुरंत ले सकता था, लेकिन मैंने उसे पहले दर्द दिया। ये सोचकर मेरे अंदर अपराध बोध पैदा होने लगा। उधर गस आराम से खरगोश को बोरे में रख रहे थे और मैं अपने हाथों को देखता हुआ खामोश खड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। मेरे मन में यही विचार घूम रहा था कि किसी जीव की पीड़ा को जानबूझकर लंबा करना प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन उसी समय मैं ये भी समझ रहा था कि शिकार कोई भावुक कहानी नहीं होती। यहाँ इंसान और जानवर दोनों सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए मैंने मन ही मन ठान लिया कि आज जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पहला शिकार नहीं था, बल्कि इस दुनिया में जीने का पहला कठोर सबक भी था। कुछ देर बाद जब सारे पकड़े गए खरगोश बोरे में रख दिए गए, तो गस ने अचानक कहा कि इन्हें घर ले जाओ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या मैं सच में ये सारे खरगोश अपने साथ ले जा सकता हूँ? गस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और हाँ कह दिया। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया, क्योंकि इतने सारे खरगोशों का मतलब था कि घर पर रिगी और डोरोथी कई दिनों तक पेट भरकर मांस खा सकेंगी। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। गस फिर खड़े हुए, अपनी कमर सीधी की और बोले कि अब आज का आखिरी खरगोश पकड़ना बाकी है। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस पहले खरगोश पर अटका हुआ था, जिसकी आंखों में मैंने दर्द और डर देखा था। उसकी छवि बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। फिर भी मैं गस के पीछे चलता रहा। कुछ समय बाद हम आखिरी फंदे के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि इस बार फंदे में फंसा जीव बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। उसका आकार, रंग और हाव भाव कुछ अलग थे। मैंने तुरंत ये बात गस को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और जल्दी से उसे पकड़ने के लिए कहा। मैं धीरे धीरे अपना धनुष और तीर निकालने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरे मन में एक अजीब सा विचार कौंध गया। अगर इसे मारने की जगह पाल लिया जाए तो? ये ख्याल इतना अचानक आया कि मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। मेरे हाथ हवा में ही ठहर गए, क्योंकि पहली बार किसी शिकार को देखकर मेरे मन में उसे मारने के बजाय अपने साथ घर ले जाने का विचार आया था। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा उस जीव को देखता रहा और खुद से सवाल करने लगा कि क्या सच में इसे मारना जरूरी है? जितना मैं सोचता गया उतना ही एक नया विचार मेरे मन में मजबूत होता गया। आखिर खरगोश पालना को मुश्किल काम तो नहीं होता, वे तेजी से बच्चे भी पैदा करते हैं। अगर मैं कुछ खरगोशों को जिंदा रखकर पालूं तो भविष्य में ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। धीरे धीरे मेरे विचार आगे की तरफ बढ़ने लगे। क्या होगा अगर एक दिन ऐसा आए जब हम शिकार ना कर पाए? क्या होगा अगर जंगल में जानवर कम हो जाए या खाने की कमी हो जाए? उस समय तो हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पाले हुए खरगोश होंगे तो वे आपात स्थिति में भोजन का सहारा बन सकते हैं। जितना मैं इस बारे में सोचता गया उतना ही ये विचार समझदारी भरा लगने लगा। आखिरकार मैंने बूढ़े गस की तरफ देखा और टूटी फूटी भाषा तथा इशारों की मदद से उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की। गस चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरा दिया और इशारे से बताया कि अगर मैं इसे पालना चाहता हूं तो इसे जिंदा पकड़ना होगा। उनकी अनुमति मिलते ही मैंने तुरंत बोरा ले लिया, फिर अपनी सांस रोककर धीरे धीरे उस खरगोश की तरफ बढ़ने लगा। सौभाग्य से वो दूसरी दिशा में देख रहा था और उसे मेरी मौजूदगी का
बिल्कुल एहसास नहीं था। इसी वजह से मैं आसानी से उसके करीब पहुंच गया और सही मौके पर उसे जिंदा पकड़ लिया। उसके बाद हम दोनों वापस गस के घर की तरफ लौटने लगे। रास्ते भर मेरे मन में कई तरह के विचार चलते रहे। इस दुनिया में आने से पहले मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, एक परिवार, बस इतना ही। मुझे कभी दौलत, ताकत या किसी बड़े सपने की चाह नहीं थी। मैं सिर्फ अपना परिवार चाहता था। और अब जब आखिरकार मेरे पास रिगी और डॉरथी थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पास और कुछ मांगने को बचा ही नहीं है। उनके साथ बिताए गए साधारण दिन भी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। कुछ समय बाद हम गस के घर पहुंच गए। वहां बैठकर गस मुझे शिकार में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग हथियार बनाना सिखाने लगे। काम करते हुए फर्श पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बिखरते जा रहे थे। मैं ध्यान से एक लकड़ी की छड़ी को तेज कर रहा था, लेकिन साथ ही मन सोच रहा था कि ये सब कितना अजीब है। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरे पास वो परिवार था जिसकी मैंने हमेशा चाह की थी। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पास मेहनत करने की असली वजह है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए काम कर रहा था जो मेरा इंतजार करते थे। तभी काम करते करते मेरी नजर कमरे के एक कोने में रखे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। न जाने क्यों वो बक्सा मेरा ध्यान खींचने लगा। उसे देखते ही मुझे पहले देखी हुई लकड़ी की तख्तियां और लोहे का बड़ा बर्तन याद आ गया। उन पर बने अजीब निशान इसी दुनिया की लिखावट जैसे लगते थे। ये सोचते ही मेरे अंदर जिज्ञासा जाग उठी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। फिर उनमें से एक लकड़ी की तख्ती उठाकर गस के पास ले आया। मैंने उस पर उंगली रखकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। गस ने मुझे कुछ पल तक देखा और फिर पूछा कि क्या मैं सच में इसे सीखना चाहता हूँ। मैंने बिना झिझक के सिर हिलाकर हाँ कर दी। मेरी आंखों में सीखने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। मेरी गंभीरता देखकर गस भी मान गए। फिर वो मुझे उस लकड़ी के बक्से के पास ले गए। उन्होंने बक्सा खोला और उसके अंदर रखी चीजों को ध्यान से टटोलने लगे, जैसे वो मेरे लिए कुछ खास ढूंढ रहे हो। कुछ देर खोजने के बाद गस को आखिर वो चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने लकड़ी की पतली तख्तियों का एक छोटा सा बंडल बाहर निकाला, जिनका इस्तेमाल इस दुनिया में लिखना सीखने के लिए किया जाता था। उन्हें देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। इतने दिनों से मैं इस दुनिया की भाषा और लिखावट को समझना चाहता था और अब आखिरकार मुझे मौका मिल रहा था। मैंने उत्साह से गस की तरफ देखते हुए उन्हें सिखाने का अनुरोध किया। मेरी बेचैनी देखकर गस हल्का सा मुस्कुराए और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों एक मेज के पास जाकर रुके और वहीं से उन्होंने मुझे इस दुनिया की लिखावट और अक्षर सिखाने शुरू कर दिए। पढ़ाते समय गस के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं सच में एक अजीब आदमी हूँ, क्योंकि इस गांव में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिना पढ़ना लिखना सीखे ही गुजार देते थे। ऐसे में किसी का खुद आगे बढ़कर लिखना सीखने की इच्छा जताना उनके लिए हैरानी की बात थी। फिर उनकी नजर उन पुराने लिखने वाले सामानों पर पड़ी जिन्होंने उन्होंने कई साल पहले इस उम्मीद में खरीदा था कि शायद कभी कोई सैन्य उपलब्धि हासिल कर पाएंगे और तब इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे चीजें इस तरह इस्तेमाल होंगी। ये सोचकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें अपना अतीत याद आया जब उन्होंने खुद पढ़ना लिखना सीखा था। उस समय उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, कितनी बार गलतियां की थी और कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। आज पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें लगता था कि अगर पहले से पता होता कि इसमें इतना समय लगेगा तो शायद वो कोशिश ही नहीं करते। लेकिन अब वो सब पुरानी बातें थी। उन यादों को पीछे छोड़कर वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। उन्हें लग रहा था कि अब समय आ गया है कि पहाड़ों में जाकर गोबलिन्स के निशान ढूंढे जाए। उन्हें पूरा विश्वास था कि कहीं न कहीं उनका कोई छिपा हुआ गांव जरूर है और अगर उसे ढूंढना है तो पहाड़ों के और भी गहरे हिस्सों में जाना पड़ेगा। अपने अनुभव से वो जानते थे कि जैसे वसंत के मौसम में जानवरों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, वैसे ही गोबलिन्स भी इस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। फिर उनकी नजर मेरी तरफ गई और उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि भले ही मैं अनुभवहीन हूं, लेकिन शिकार सीखने की रफ्तार मेरी असाधारण है। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे कुछ अनुभवी साहसी लोगों का साथ मिल जाए तो मैं भविष्य में बहुत बड़ा शिकारी बन सकता हूं। तभी अचानक उनके घायल पैर में तेज दर्द उठा। दर्द इतना तीखा था कि उनके चेहरे का रंग बदल गया। उस दर्द ने उन्हें पुराने घास और पुरानी दुश्मनी की याद दिला दी। उनकी आंखों में ठंडा गुस्सा भर गया और उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि बहुत जल्द वे उन अभागे गोबलिन्स को ढूंढ निकालेंगे और एक भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर दृश्य मेरे घर की तरफ बदल गया। घर के अंदर रिगी नए कपड़े सिल रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े मेज पर फैले हुए थे और वो बड़ी सावधानी से
सुई धागे का काम कर रही थी। उसके पास बैठी डोरोथी लगातार सवालों की बारिश किए जा रही थी। क्या ये कपड़ा मेरे लिए है? ये कब तैयार होगा? क्या मैं इसे कल पहन सकती हूँ? उसकी उत्सुकता देखकर रिगी हंस पड़ी और बोली कि वो एक ही सवाल कितनी बार पूछ चुकी है। लेकिन डोरोथी ने मासूमियत से सिर टेढ़ा करके कहा कि उसे नहीं पता। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। दोनों ने एक साथ प्रवेश द्वार की तरफ देखा। अगले ही पल डोरोथी खुशी से चिल्लाई और जितनी तेजी से उसके छोटे पैर दौड़ सकते थे उतनी तेजी से मेरी तरफ भागी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो तुरंत अपने नए कपड़े दिखाने लगी और खुशी से घूम घूम कर उनके बारे में बताने लगी। मैं मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। फिर मैंने अपने साथ लाया हुआ बोरा नीचे रख दिया। उसी क्षण डोरोथी का ध्यान उस बोरे पर चला गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं क्योंकि बोरा हिल रहा था। उसने उत्साह से उसकी तरफ उंगली करते हुए पूछा कि ये क्यों हिल रहा है? क्या इसके अंदर कोई जादू है? मैं हंस पड़ा और उसे बताया कि ये जादू नहीं है। उसकी उत्सुकता देखकर मैंने कहा कि मैं उसे अंदर की चीज दिखाऊंगा। एक हाथ से डोरोथी को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बोरे की गांठ खोलते हुए मैं नीचे झुक गया। डोरोथी गर्व से कह रही थी कि उसके पापा बहुत ताकतवर हैं। रिगी भी मेरी ताकत देखकर प्रभावित थी। डोरोथी खुद भी गांठ खोलने में मेरी मदद करने लगी। तभी अचानक बोरे के मुंह से दो बड़े बड़े कान बाहर निकले। उन्हें हिलते हुए देखकर डोरोथी डर कर तुरंत मेरी गोद में कूद गई। लेकिन उसका डर सिर्फ एक पल के लिए था। अगले ही क्षण वो फिर उत्साह से आगे झुक गई और खुशी से चिल्लाई कि यह खरगोश है। उसकी उत्सुकता देखकर रिगी ने तुरंत उसे पीछे रोक लिया ताकि कहीं उसे चोट ना लग जाए। फिर वो खुद आगे बढ़ी और सावधानी से गांठ पूरी तरह खोल दी। लेकिन जैसे ही गांठ खुली विशाल खरगोश बिजली की तरह बोरे से बाहर कूद पड़ा। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो रिगी को धक्का देकर आगे निकल गया। कुछ क्षणों के लिए सब लोग स्तब्ध रह गए। डोरोथी की आंखें और भी बड़ी हो गईं क्योंकि वो किसी साधारण खरगोश जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उसने उत्साह से उसकी तरफ उंगली करते हुए जोर से कहा कि यह खरगोश बहुत अजीब है। इसके सिर पर तो सींग है। डोरोथी ने जैसे ही उस अजीब से खरगोश के सिर पर निकला हुआ सींग देखा वो तुरंत हैरान होकर बोली कि अगर इसके सिर पर सींग है तो इसका मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है। उसकी आवाज में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। ये सुनकर रिगी हल्का सा मुस्कुराई और उसे शांत रहने का इशारा करते हुए बोली कि चिंता मत करो, मैं इसे पकड़ लेती हूँ। ये सुनते ही डोरोथी उत्साह से उछल पड़ी और पूरी उम्मीद के साथ रिगी को देखने लगी। रिगी ने बहुत सावधानी से अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे खरगोश की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से अपनी आंखें खोल दी क्योंकि जिस खरगोश को पकड़ने के लिए वो तैयार हो रही थी वो पहले से ही उसकी बाहों में शांत बैठा था। वो खुद समझ नहीं पाई कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गया। उसने हैरानी से खुद से कहा कि क्या मैंने सच में इसे पकड़ लिया? ये तो बिल्कुल संभव नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक उसकी बाहों में बैठा खरगोश बुरी तरह कांपने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद ये हमला करने वाला है, लेकिन जब उसने ध्यान से उसके पूरे शरीर को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। खरगोश के शरीर पर जगह जगह गहरे घाव और चोट के निशान थे। तब उसे समझ आया कि वो डर या गुस्से से नहीं बल्कि दर्द की वजह से कांप रहा था। ये देखकर डोरोथी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आंखों में चिंता भर गई और उसने घबराकर पूछा कि खरगोश को चोट लगी है, अब हम क्या करेंगे? फिर वो तुरंत मेरी तरफ भागी और मासूमियत से बोली कि पापा, क्या ये खरगोश घायल है? उसकी आवाज सुनते ही मैं आगे बढ़ा और शांत स्वर में कहा कि मुझे इसे देखने दो। रिगी ने बहुत सावधानी से खरगोश मेरी बाहों में दे दिया। मैंने उसे धीरे से पकड़कर उसके पूरे शरीर की जांच की। कुछ ही क्षणों में मुझे समझ आ गया कि उसकी चोटें गंभीर तो है लेकिन ठीक की जा सकती है। मैंने धीरे से अपना एक हाथ उसके ऊपर उठाया। अगले ही पल मेरी हथेली के चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे वो रोशनी खरगोश के पूरे शरीर में फैल गई। रिगी और डोरोथी दोनों सांस रोके ये दृश्य देख रही थी। मेरी उपचार वाली जादुई शक्ति धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। उसके शरीर पर बने घाव एक एक करके भरने लगे। कटे हुए हिस्से गायब हो गए। उसका कांपना भी धीरे धीरे रुक गया और कुछ ही पलों में वो पहले की तरफ पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देने लगा। ये सब देखकर रिगी की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। डोरोथी खुशी से उछल पड़ी और बोली कि अब खरगोश को बिल्कुल चोट नहीं लगी। फिर उसने मेरी तरफ गर्व भरी नजरों से देखते हुए कहा कि पापा, आप बहुत कमाल हो, सच में बहुत बहुत कमाल हो। उसकी बात सुनते ही वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। रिगी भी मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। दोनों की तारीफ सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई और कुछ पल के लिए मैं बस अपने इस छोटे से परिवार की गर्माहट महसूस करता रहा। उसके बाद
मैं खरगोश को नीचे रखने के लिए झुका ही था कि डोरोथी ने अचानक मुझे रोक दिया। वो बिना कुछ बोले तेजी से अंदर भागी और थोड़ी ही देर में एक छोटी सी टोकरी उठाकर वापस आई। उसने खुशी से टोकरी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली कि खरगोश को इसमें रख दीजिए। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे उसी टोकरी में रख दिया। डोरोथी तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने बहुत प्यार से खरगोश के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली कि अब मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखूंगी और इसकी दोस्त बनकर रहूंगी। उसकी मासूम बातें सुनकर मेरी और रिगी की नजरें एक दूसरे से मिली और हम दोनों बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में एक नया सदस्य आ गया हो। धीरे धीरे रात हो गई। डोरोथी अपने नए दोस्त वाली टोकरी को सीने से लगाकर ही सो गई थी। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मैं और रिगी साथ बैठकर इस दुनिया की भाषा पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर रहे थे ताकि मैं यहाँ के शब्द और अक्षर ठीक से सीख सकूं। पढ़ाई करते करते मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। इंसान सच में बहुत लालची होता है। पहले मैं सिर्फ उस गाड़ी से आजाद होना चाहता था जिसमें मुझे जानवरों की तरह घसीटा जा रहा था। फिर मुझे रुकने के लिए एक घर मिला। उसके बाद मैंने उसी घर को बड़ा किया ताकि डोरोथी के खेलने की जगह बढ़ जाए। अब मेरे पास घर भी है, परिवार भी है और फिर भी मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा अगर मैं किसी के लिए सबसे ज्यादा आभारी हूं तो वह रिगी है। वह पूरे धैर्य के साथ मुझे हर अक्षर समझा रही थी। तभी मैंने गौर किया कि वह पूरे दिन काम करने की वजह से काफी थक चुकी थी। मैं धीरे से उसके पीछे गया और उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए। अचानक मेरे स्पर्श से वह हल्का सा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल मैंने बहुत प्यार से उसके कंधों की मालिश करनी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए और वह धीमी आवाज में बोली कि धन्यवाद। उसे मेरे हाथों की गर्माहट बहुत अच्छी लग रही थी। फिर कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले उसी शांत माहौल में बैठे रहे। हमारे बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत महसूस हो रहा था। वह साधारण सी रात हमारे लिए किसी खूबसूरत याद से कम नहीं थी। अगली सुबह दृश्य बदल गया। गांव का मुखिया घोड़ा गाड़ी में बैठा लंबी यात्रा कर रहा था। उसने थक कर गहरी सांस छोड़ी और बड़बड़ाया कि सिर्फ एक बड़े शहर तक पहुंचने में ही पूरे 1.5 दिन लग जाते हैं। उसने अपनी दर्द करती कमर को सहलाया और झुंझलाकर कहा कि अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और पूरा शरीर टूटने लगा है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि गाड़ी का किराया, सफर का खर्च और खबर देने वाले आदमी को दिए जाने वाले पैसे मिलाकर काफी धन खर्च हो चुका है। इसलिए यह यात्रा किसी भी हालत में बेकार नहीं जानी चाहिए। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर लालच से भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर उसकी योजना सफल हो गई और वह मुझे किसी बड़े आदमी के हाथ बेचने में कामयाब हो गया तो उसे इतनी दौलत मिलेगी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गांव का मुखिया गाड़ी में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि ज्यादातर उपचार करने वाले जादूगर दुबले पतले और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ। मेरे जैसा लंबा, ताकतवर और पहाड़ जैसा इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई और उसने सोचा कि अगर मुझे किसी बड़े रईस या शाही परिवार के हाथ बेच दिया जाए तो उसे आसानी से 1 दर्जन से भी ज्यादा सोने के सिक्के मिल सकते हैं। तभी गाड़ी में बैठे 2 यात्री आपस में बात करने लगे। उनमें से एक बोला कि अब आगे क्या होगा, क्या हमारे राज्य को भी कोई हीरो बुलाना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी कंधे उचकाते हुए बोला कि हमारे राज्य ने कई बार हीरो को बुलाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली। पहला आदमी थोड़ा पास आकर बोला कि मैंने सुना है मंदिर वालों ने एक हीरो को सफलतापूर्वक बुला लिया है। फिर उसने धीरे से पूछा कि कहीं दुश्मन देश में जो हीरो आया है वह नकली तो नहीं। दूसरा आदमी हंस पड़ा और बोला कि सच कहूं तो हमें यही भी नहीं पता कि हीरो जैसी कोई चीज सच में होती भी है या नहीं। सैकड़ों साल पहले जीने वाले किसी इंसान की कहानी पर आंख बंद करके कैसे भरोसा किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि असली हीरो आम इंसानों से अलग दिखते हैं। अगर वह नकली होगा तो देर सवेर सबके सामने आ ही जाएगा। उनकी बातें सुनकर गांव का मुखिया थोड़ा चिंतित हो गया। उसे याद आया कि यह इलाका दुश्मन देश की सीमा के काफी करीब है। गांव में रहते रहते उसने बाहर की दुनिया पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। उसने मन ही मन फैसला किया कि उसे जितनी जल्दी हो सके मेरी जानकारी बेचकर
पैसे लेने हैं और तुरंत गांव वापस लौट जाना है, क्योंकि यही कोई नहीं जानता कि दुश्मन कब हमला कर दे। उधर घर पर डोरोथी अपने छोटे से खरगोश के साथ खेल रही थी। वह उसकी टोकरी के पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली कि तुम बोर हो रहे हो ना, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। तभी रिगी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली कि डोरोथी, खरगोश खाने के लिए नहीं होता। डोरोथी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली कि मम्मी, आपको क्या हो गया? मुझे पता है, छोटे खरगोश नहीं खाते। रिगी ने उसकी बात सुनकर उसके मुंह की तरफ इशारा किया और हंसते हुए बोली कि अगर सच में पता है तो पहले अपने मुंह से टपकती लार तो साफ कर लो। यह सुनते ही डोरोथी जल्दी से अपना मुंह पोंछने लगी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वह खुशी से बोली कि अरे, मुझे खरगोश को खाना भी देना है। इतना कहकर वह पटासट बाहर भागी। बाहर निकलते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं घर के पास लकड़ियों से एक मजबूत बाड़ बना रहा था। वह हैरानी से सोचने लगी कि हमारा घर तो पहले से है, फिर पापा ये बाड़ क्यों बना रहे हैं? अगले ही पल उसे याद आया कि वह बाहर किस काम से आई थी। वह मुस्कुराते हुए खरगोशों के बाड़े की तरफ दौड़ गई। वहां पहुंचकर उसने बड़े बड़े खरगोशों को देखा और हंसते हुए बोली कि ये तो सच में बहुत बड़े और अजीब दिखते हैं। फिर उसने उनके सामने खाना रखा और अपने छोटे खरगोश के पास बैठकर प्यार से बोली कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए तुम्हें खुद खाना खाना होगा और अच्छे बच्चे की तरह रहना होगा, समझे? उसने बड़े प्यार से सबके बीच खाना बराबर बराबर बांट दिया। तभी उसके मन में एक नया ख्याल आया। वह खुशी से उछल पड़ी और सोचने लगी कि लगता है डोरोथी भी जादू कर सकती है। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन तय किया कि जैसे ही मैं घर लौटूंगा वह सबसे पहले मुझे ये बात बताएगी। फिर उसकी कल्पनाएं और भी आगे बढ़ गईं। शायद वह अपने जादू का इस्तेमाल भेड़िए के मांस पर भी कर सके। ये सोचकर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। दूसरी तरफ रिगी घर के अंदर बैठी भेड़िए का सुरक्षित रखा हुआ सिर और उसकी खालों को देख रही थी। उसने चिंता भरी आवाज में सोचा कि जल्दी ही व्यापारियों का काफिला गांव आने वाला है और अगर इस बार जरूरी सामान नहीं खरीदा गया तो आगे बहुत परेशानी होगी। उसकी नजर भेड़िए की खाल पर पड़ी और वह हल्का सा मुस्कुराई। ये पहला शिकार था जो मैंने किया था, इसलिए वह इसे बेचना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन जरूरतें भावनाओं से बड़ी थी। उसने उंगलियों पर गिनना शुरू किया कि मुझे मेरे लिए नए कपड़े लेने हैं, जूते भी चाहिए, पानी रखने के लिए और बाल्टियां चाहिए, नए बर्तन और खाना बनाने का सामान भी खरीदना होगा। काफी देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और समझ गई कि सिर्फ एक खरगोश की खाल बेचने से काम नहीं चलेगा। उसने अपने बाल पीछे बांधे, कैंची उठाई और खालों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद घर का दरवाजा खुला और मैंने अंदर आते हुए आवाज लगाई कि मैं वापस आ गया। मेरी आवाज सुनते ही डोरोथी खुशी से मेरी तरफ दौड़ी। रिगी भी मुस्कुराते हुए मेरी ओर मुड़ी और बोली कि आप आ गए। लेकिन जैसे ही मेरी नजर रिगी पर पड़ी मैं वहीं रुक गया। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी डोरोथी ने अपनी मम्मी की तरफ उंगली करते हुए जोर से कहा कि पापा, मम्मी के बाल कहाँ चले? मैं कुछ पल तक रिगी को बस देखता ही रह गया। उसके लंबे और खूबसूरत बाल अब पूरी तरह कट चुके थे। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसके बाल छोटे होने की वजह से उसका पूरा रूप बदल गया था। एक पल के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। तभी पास खड़ी डोरोथी बड़ी उत्सुकता से अपनी मम्मी के चारों ओर घूमने लगी। वो बार बार उसके सिर को देख रही थी और आखिर मासूमियत से पूछ बैठी कि मम्मी, आपके सारे बाल कहाँ चले गए? रिगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मैंने खुद ही उन्हें काट दिया। ये सुनते ही डोरोथी का चेहरा उतर गया। उसने उदास होकर कहा कि लेकिन आपके लंबे बाल तो बहुत सुंदर थे, आपने उन्हें क्यों काट दिया? उसकी आवाज में सच्चा दुख साफ महसूस हो रहा था। उसकी बात सुनते ही मुझे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। मैं बिना कुछ बोले रिगी के सामने जाकर खड़ा हो गया, फिर बहुत प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा कि रिगी, मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं आखिर किस बात की माफी मांग रहा हूँ। वो चुपचाप मेरी आंखों में देखती रही। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं सच में इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। यहाँ ज्यादातर औरतें अपने लंबे बाल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बढ़ाती। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता या पैसों की जरूरत पड़ती है, तब वही बाल काटकर बेच देती है। यह उनके लिए जीने का एक सहारा होता है। इसलिए यहाँ कोई आदमी इस बात पर दुख या माफी महसूस नहीं करता। लेकिन मैं पैसों की नहीं, सिर्फ उसकी तकलीफ की चिंता कर रहा था। मेरे लिए उसके बाल नहीं, वो खुद सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतनी परवाह भी कर सकता है। उसके होंठ हल्के से कांपे और अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाई। वो तेजी से आगे बढ़ी और आकर मुझसे कसकर लिपट गई। उसने अपना चेहरा मेरी छाती से छिपा लिया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं
बल्कि खुशी के आंसू थे। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इतने सालों में पहली बार कोई उसे सिर्फ एक इंसान की तरह देख रहा है, कोई ऐसा जो उसके दर्द को बिना कहे समझ लेता है। उसका दिल जैसे सुकून से भर गया था। मैंने भी बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में और मजबूती से भर लिया। उस पल शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, हमारी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। थोड़ी दूर खड़ी डोरोथी ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अपने मम्मी और पापा को इस तरह साफ देखकर उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान आ गई कि जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कुछ देर बाद हम तीनों गांव से निकलकर पास के शहर की ओर चल पड़े। डोरोथी हमेशा की तरह खुशी खुशी मेरे कंधों पर बैठी थी। रास्ते भर वो कभी पेड़ों की तरफ इशारा करती, कभी पक्षियों को देखकर खुश हो जाती। फिर उसने पीछे मुड़कर रिगी से हंसते हुए कहा कि मम्मी आप भी पापा के कंधों पर बैठ जाइए। रिगी मुस्कुराकर बोली कि नहीं, अगर मैं भी बैठ गई तो तुम्हारे पापा पर बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े। मैंने डोरोथी को थोड़ा संभाला और हम तीनों हंसते बातें करते आगे बढ़ते रहे। हमारे बीच ऐसा अपनापन था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि अब हम सचमुच एक परिवार बन चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम शहर पहुंच गए। वहां चारों तरफ जबरदस्त चहल पहल थी। दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। व्यापारी ऊंची आवाज में लोगों को बुला रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। हर तरफ लोगों की बातें, हंसी और आवाजें गूंज रही थी। ये सब देखकर मुझे अपनी पुरानी दुनिया की याद आ गई। डोरोथी की आंखें खुशी से चमक उठी और वो उत्साहित होकर बोली कि पापा मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है। मैं आसपास का नजारा देखते हुए सोचने लगा कि कितने समय बाद मैं किसी इतने बड़े बाजार में आया हूँ। पिछली दुनिया में भी मैं ऐसी भीड़ में चलता था, लेकिन तब मेरे साथ कोई नहीं होता था। मैं हमेशा अकेला रहता था। आज मेरी पत्नी मेरे साथ चल रही थी और मेरी बेटी खुशी से मेरे कंधों पर बैठी थी। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मुझे महसूस हुआ कि परिवार के साथ चलने का सुख कितना अलग होता है। तभी अचानक डोरोथी ने एक दुकान की तरफ उंगली करते हुए कहा कि पापा मुझे वहां जाना है। इतना कहकर वो फुर्ती से मेरे कंधों से नीचे उतरी और दौड़कर उस दुकान के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही वो अचानक रुक गई। उसके सामने उसकी ही उम्र का एक छोटा लड़का खड़ा था। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर डोरोथी ने सिर थोड़ा तिरछा किया और बड़ी मासूमियत से बोली कि तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। ये सुनकर वो लड़का उलझन में पड़ गया और बोला कि तुम किसकी बात कर रही हो। उधर रिगी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। डोरोथी को पहली बार अपनी उम्र के किसी बच्चे से इस तरह बात करते देखकर उसके चेहरे पर अपने ये सुकून भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद अब डोरोथी की जिंदगी में अकेलापन धीरे धीरे खत्म होने लगा है। उधर मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि डोरोथी आखिर किसकी बात कर रही थी। क्या उसे सच में वो लड़का मेरी तरह लगा? लेकिन मेरा ध्यान तभी दूसरी तरफ चला गया। रिगी एक व्यापारी के पास पहुंची और उसने बड़े संभाल कर खरगोश की कई खालें उसके सामने रख दी। दुकानदार ने उन्हें ध्यान से उठाकर देखा, हर खाल को उलट पलट कर जांचा और फिर अचानक गहरी सांस लेते हुए बोला कि अफसोस, इन दिनों खरगोश की खाल बहुत ज्यादा आने लगी है, इसलिए इनकी कीमत काफी गिर गई है। ये सुनते ही रिगी के चेहरे पर हल्की निराशा आ गई और उसने धीमे से पूछा कि सच में? लेकिन दूसरी तरफ उस व्यापारी के मन में बिल्कुल अलग बात चल रही थी। वो सोच रहा था कि खाले तो बेहद शानदार है, फर चमकदार है, मोटी है और इतनी अच्छी खाल आज पूरे दिन में भी नहीं मिली। लेकिन अगर मैंने इसकी असली कीमत बता दी तो मेरा फायदा कैसे होगा? इसलिए उसने अपना चेहरा सीधा रखा और बोला कि मैं इसके बदले बस थोड़ा बहुत सामान ही दे सकता हूँ। रिगी के कंधे धीरे धीरे झुक गए। ये देखकर व्यापारी मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि अब ये आसानी से उसकी बातों में आ जाएगी और वो मामूली सामान देकर इतनी कीमती खालें ले लेगा। तभी उसकी नजर रिगी के पीछे खड़े मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गई। उसने शायद पहली बार मेरे जैसा लंबा और ताकतवर आदमी देखा था। वो कुछ पल तक मुझे घूरता ही रह गया। फिर जैसे ही उसने खालों की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने बिना कुछ कहे उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। वो एकदम सन्न रह गया। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मैं शांत नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए रिगी से बोला कि चलो हम इन्हें किसी दूसरे शहर में बेच देंगे। ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गया कि अगर हम सच में चले गए तो उसका बड़ा फायदा हाथ से निकल जाएगा। रिगी ने भी हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली कि अगला शहर तो बहुत दूर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं, वहां तक चले जाएंगे। व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ चुका था कि मैं सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी हूं और उसकी चाल तुरंत पकड़ चुका हूं। मैंने शांत स्वर में रिगी से कहा कि ये खाले बहुत अच्छी है, इसने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला है। रिगी को अब सारी बात समझ आ गई। उसने सोचा कि उसे बाहर की दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए ये व्यापारी उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी तुरंत अपने शब्द बदलते हुए बोला कि अच्छा ठीक है, मैं इस सौदे में अपना नुकसान कर लेता हूँ। नमक दूंगा
खाना बनाने का बर्तन दूंगा और आदमी के पूरे कपड़े भी दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद सोच रहा था कि आखिर में इतना सब देने पर क्यों मजबूर हो गया। तभी रिगी ने मेरी तरफ देखा और बोली कि चलिए हम किसी ईमानदार आदमी को ढूंढेंगे। मैंने भी बिना देर किए सिर हिला दिया और हम दोनों वहां से मुड़कर चलने लगे। ये देखकर व्यापारी घबरा गया। वो तुरंत काउंटर से बाहर कूद पड़ा और जोर से बोला कि रुकिए, सच कहूं तो आज पूरे बाजार में इतनी अच्छी खाले मैंने नहीं देखी। हमें दूर जाते देखकर वो सिर पकड़कर बैठ गया और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि लालच के चक्कर में उसने इतना अच्छा सौदा लगभग खो ही दिया था। उधर डॉरोथी बड़े गर्व से दूसरे बच्चों को मेरी तरफ उंगली दिखाकर बार बार कह रही थी कि वह मेरे पापा है, मेरे पापा। तभी रिगी ने उसे आवाज दी कि डॉरोथी, अब चलने का समय हो गया है। डॉरोथी मुस्कुराते हुए बाकी बच्चों को हाथ हिलाकर अलविदा कहती रही और जाते जाते भी बार बार गर्व से यही कहती रही कि वह मेरे पापा है। कुछ देर बाद हम तीनों घर लौट रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने डॉरोथी को अपने बड़े कोट के अंदर अच्छी तरह ढक लिया था। वह मेरे सीने से लगी हुई मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आती है। मुझे यहाँ बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि मेरे सबसे ताकतवर पापा मुझे अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ देर पहले तक तो उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अब उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई है। उसने इधर उधर देखा और समझ गई कि वो मेरे कोट के अंदर है। अगले ही पल उसने अपना सिर बाहर निकाला और बोली, पापा अब मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे खरगोशों को खाना खिलाना है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया। नीचे आते ही उसने ताजी घास का एक गट्ठर उठाया और खुशी खुशी खरगोशों के बाड़े की तरफ दौड़ गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। पूरा बाड़ा खाली था, वहां एक भी खरगोश नहीं था। कुछ पल तक वो वहीं खड़ी खाली जगह को देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो जोर जोर से रोते हुए घर की तरफ भागी। रिगी ने उसे रोते देखा तो घबराकर पूछा, क्या हुआ डॉरोथी? डॉरोथी रोते रोते बस इतना ही कह पाई, खरगोश वापस आ जाओ। तभी मैं भी वहां पहुंच गया और पूछा, क्या हुआ? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, सारे खरगोश गायब हो गए। मैंने खाली बाड़े की तरफ देखा और समझ गया कि वो उसी बात पर रो रही है। लेकिन तभी मैंने देखा कि रिगी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, रिगी तुम भी रो रही हो? उसने धीरे से आंसू पोंछे और भर्राई आवाज में कहा, खरगोश चला गया। मैं कुछ पल तक दोनों को देखता रह गया। माँ और बेटी दोनों एक छोटे से खरगोश के लिए ऐसे रो रही थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप हल्की सी हंसी आ गई। डॉरोथी ने तुरंत मुंह फुलाकर कहा, पापा आप कितने बुरे हैं, हम रो रहे हैं और आपको हंसी आ रही है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मन ही मन मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे दोनों इतनी प्यारी लग रही थी कि हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। मैं उन्हें देखकर सोचने लगा कि एक छोटे से खरगोश के लिए साथ रोना और साथ हंसना ही शायद असली परिवार होने का एहसास है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। उसी समय पहाड़ों के काफी अंदर बूढ़े गस एक विशाल चट्टान के पीछे छिपे बैठे थे। उनकी सांसें बिल्कुल शांत थीं। उन्होंने धीरे से चट्टान के किनारे से झांक कर देखा। सामने जंगल में कई गॉब्लिन इधर उधर घूम रहे थे। उनकी तेज नजरें पूरे इलाके को ध्यान से देख रही थी। तभी उनकी नजर एक छिपी हुई बस्ती पर जाकर रुक गई। वहां लकड़ी की कई झोपड़ियां बनी थी, पहरेदारी के लिए ऊंचे मचान थे और दर्जनों गॉब्लिन पूरे इलाके में घूम रहे थे। ये सब देखते ही बूढ़े गस के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, आखिरकार मुझे गॉब्लिनों का गांव मिल ही गया। जबकि सामने दर्जनों गोब्लिन बेफिक्र होकर अपनी बस्ती में इधर उधर घूम रहे थे। ओल्ड गस ने अपनी लकड़ी की लाठी को और भी कसकर पकड़ लिया। उसके बूढ़े चेहरे पर जानलेवा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अभी इसी वक्त बाहर निकलकर इन सबको खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा करना अपनी जान बेकार में गंवाने जैसा होगा। उसकी नजर पूरी गोब्लिन बस्ती पर घूमी, जहां अब इतनी भीड़ हो चुकी थी कि उनके रहने की भी जगह कम पड़ने लगी थी। उसने सोचा, जैसे ही इनके पास खाना और औरतें कम पड़ेंगी, ये आपस में ही लड़ना और एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। उसके चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। अगर इनमें से एक भी गोब्लिन काबू खोकर गांव पर हमला कर दे तो पूरा झुंड पागल हो जाएगा। ओल्ड गस ने सालों तक इन राक्षसों का अध्ययन किया था, इसलिए वो उनकी हर आदत अच्छी तरह जानता था। अकेले में लड़ो तो ये उतने खतरनाक नहीं होते, दूसरे दानवी जानवरों के मुकाबले तो काफी कमजोर है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये हमेशा झुंड में हमला करते हैं। उसने सामने इकट्ठे हुए अनगिनत गोब्लिनों की तरफ देखा और मन ही मन बोला, लड़ाई में चाहे कितने भी मर जाए, फिर भी ये खरगोशों की तरह तेजी से बढ़ते रहते हैं। उसका चेहरा घृणा से भर गया। ये हर जगह से
औरतों को अगवा करके उन्हें जबरदस्ती बच्चे पैदा करने पर मजबूर करते हैं जब तक कि उनकी जान न चली जाए। उन बेबस औरतों की दर्दनाक हालत याद आते ही उसका दिल भारी हो गया। उसने दांत भींच लिए और फिर गोबलिनों की बस्ती को घूरते हुए सोचा, बसंत आते ही ये अपनी हैवानियत पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाएंगे, इसलिए उससे पहले ही मुझे इनका अंत करना होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसके मन में अचानक मेरी याद आई। उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से मेरा नाम लिया। ओल्ड गस ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि अगर इस योजना को सफल बनाना है तो उसे आखिरकार मुझ पर ही भरोसा करना होगा। हर बार जब मैं उससे कुछ सीख कर पूरे दिल से उसका धन्यवाद करता हूँ तब उसके मन में अपराध बोध और भी बढ़ जाता है। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली और खुद से कहा कि उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर गोबलिनों का अंत करना है तो आखिरकार मुझे ही उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उधर हमारे घर का माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा था। रिगी अपनी झपकी से उठी, आलस भरी अंगड़ाई ली और बाहर मेरी तरफ नजर गई। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मेरे हाथ में एक जिंदा खरगोश था। उसने खुश होकर पूछा कि क्या आज भी मैं खरगोश पकड़ लाया हूं। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ देर पहले का पूरा नजारा घूम गया। कई घंटों तक मैं उस तेज रफ्तार खरगोश के पीछे जंगल में भागता रहा, कभी झाड़ियों में गिरा, कभी पत्थरों से टकराया, फिर भी हार नहीं मानी। मैं उसे जिंदा पकड़कर लाना चाहता था और आखिरकार लंबी मेहनत के बाद उसे पकड़ ही लिया। मैंने बस मुस्कुराकर कहा कि ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मेरी बात सुनकर रिगी सचमुच प्रभावित हो गई। उसने प्यार से खरगोश के मुलायम बालों पर हाथ फेरा और पूछा कि अब इसका क्या करेंगे। मैंने कहा कि वो इसे नमक और मसालों के साथ तैयार कर दे, बाकी मैं इसे आग पर भून दूंगा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर मैंने इशारों से समझाया तो वो मुस्कुराकर बोली कि वो इसे बहुत स्वादिष्ट बनाएगी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि बांस की खुशबू और अंदर भरी सब्जियां इसका स्वाद और भी बढ़ा देंगी। इसके बाद मैंने आग तैयार करनी शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में देखा कि लौ फिर कमजोर पड़ गई। मैंने अपनी उंगलियों की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया कि आखिर ये कैसी जादुई ताकत है, कभी चलती है तो कभी बिल्कुल नहीं। फिर भी मैं खरगोश को ठीक से पकाने में जुटा रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि रिगी और डोरोथी के आने से पहले यह सुनहरा और स्वादिष्ट बन जाए। तभी अचानक मेरी उंगलियों से पहले से कहीं ज्यादा तेज लपटें निकल पड़ी। मैं घबरा गया और तुरंत हाथ पीछे खींचते हुए बोला कि नहीं, ये खाना मेरे परिवार के लिए है, इसे चलना नहीं चाहिए। मैं हैरानी से अपनी उंगलियों को देखता रहा। अभी तक तो जादू बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, फिर अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तभी मुझे उस विशाल भेड़िए से हुई लड़ाई याद आई। उस समय भी आग मेरे हाथों से नहीं निकली थी, बल्कि सीधे भेड़िए के शरीर पर प्रकट हुई थी। तभी मेरे दिमाग में एक नया विचार आया, शायद ये जादू मेरे हाथों में पैदा ही नहीं होता, बल्कि सीधे जिस चीज पर मैं ध्यान लगाता हूँ उसी पर असर करता है। यही वजह है कि मेरे हाथ कभी नहीं चलते। ये सोचकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने आंखें बंद की और अपने मन में खरगोश की साफ तस्वीर बनाई। मैंने कल्पना की कि हल्की हल्की लपटें उसे धीरे धीरे चारों तरफ से घेर कर बस इतना पकाए कि वह सुनहरे रंग का हो जाए, जले नहीं। जैसे ही मेरा ध्यान पूरी तरह उस तस्वीर पर केंद्रित हुआ, अचानक नरम नारंगी रंग की लपटें सीधे खरगोश के चारों ओर प्रकट हो गई। उन्होंने किसी और चीज को छुए बिना पूरे खरगोश को चारों तरफ से एक समान पकाना शुरू कर दिया। अब आग बिल्कुल बेकाबू नहीं थी, बल्कि पूरी तरह मेरे नियंत्रण में थी। मैं कुछ पल तक हैरानी से उस नजारे को देखता रह गया। खरगोश धीरे धीरे घूम रहा था, उसका सुनहरा रस अंगारों पर टपक रहा था और पूरे घर में इतनी लाजवाब खुशबू फैल गई कि मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं समझ गया। मैंने खुशी से अपनी मुट्ठी भींच ली। आखिर मुझे पता चल गया कि मेरा जादू कैसे काम करता है। सामने सुनहरे रंग में पूरी तरह भुना हुआ खरगोश देखकर मेरे चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना बेहतरीन भुना हुआ खरगोश बना लिया। थोड़ी देर बाद मैं उसे लेकर घर के अंदर आया, जहां रिगी और डोरोथी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उसकी लाजवाब खुशबू पूरे घर में फैल गई। डोरोथी की आंखें चमक उठी और रिगी भी हैरानी से अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। डोरोथी ने सिर तिरछा करके पूछा, ये क्या है, मुर्गी है क्या? फिर ध्यान से देखकर बोली, अरे नहीं, ये तो पूरा भुना हुआ खरगोश है। इससे पहले कि वे कुछ और कहती, मैंने आराम से उसे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया और एक हिस्सा रिगी को, दूसरा डोरोथी को दे दिया। दोनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर थोड़ा झिझकते हुए पहला कौर लिया। जैसे ही मांस उनके मुंह में गया, दोनों की आंखें एकदम गोल हो गईं। रस से भरा नरम मांस, बांस और जड़ी बूटियों की खुशबू और उसका शानदार स्वाद उन्हें कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप कर गया। अगले ही पल दोनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। डोरोथी तो बड़े मजे से जल्दी जल्दी खाने लगी, जबकि रिगी हर निवाले का स्वाद लेकर
मुस्कुरा रही थी। मैं बस उन्हें देखता रहा। मैंने खुद मुश्किल से कुछ खाया था, लेकिन उन्हें इतने आनंद से खाते देखकर मेरा दिल पूरी तरह भर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अपने सबसे प्यारे लोगों को खुश देखकर भी इंसान का पेट और दिल दोनों भर सकते हैं। अगले कई दिनों तक जब भी समय मिलता, मैं आग वाले जादू की लगातार प्रैक्टिस करता रहा। हर दिन मेरा नियंत्रण पहले से बेहतर होता गया। जल्द ही मुझे एक और बड़ी बात समझ आई। अब इस जादू का इस्तेमाल करना मेरे लिए काफी आसान हो गया था। मैंने पास के एक पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया। वह लगभग आधा मीटर दूर था। जैसे ही मैंने मन में सोचा, अगले ही पल उसकी सतह पर छोटी सी आग जल उठी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं करीब 50 सेंटीमीटर दूर मौजूद किसी चीज पर भी सीधे आग जला सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया। अगर यही जादू किसी इंसान या जानवर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये कितनी खतरनाक ताकत बन सकती है। इस सोच से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत उस विचार को झटक दिया और घर की तरफ देखा, जहां रिगी और डोरोथी हंसते हुए बातें कर रही थी। उन्हें देखकर मेरा मन फिर शांत हो गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हीलिंग मैजिक और आग वाले जादू से मैं हमेशा अपने परिवार की रक्षा करूंगा। तभी मुझे अपनी पिछली दुनिया का वह रहस्यमयी सांता क्लॉज याद आ गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। सोचने लगा, शायद यह सारी ताकत उसी का तोहफा है, ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं और आखिरकार खुशहाल जिंदगी जी सकूं। फिर अचानक एक मजेदार ख्याल आया। इस बार क्रिसमस पर क्या मुझे उसकी याद में भी अपने पूर्वजों की तरह पूजा करनी चाहिए? मैं अपनी ही बात सोचकर हंस पड़ा। तभी घर के अंदर से डोरोथी की खुश आवाज आई, खरगोश जाग गया। मैं तुरंत अंदर गया तो देखा कि वो खरगोश पूरे घर में उछल कूद कर रहा था और डोरोथी उसे गोद में लेकर बड़े गर्व से पूरे घर की सैर करा रही थी। वो कह रही थी, मिस्टर बन्नी, ये हमारी रसोई है, यहाँ खाना बनता है, ये बहुत जरूरी जगह है। फिर वो उसे दीवार दिखाकर भी पूरे गर्व से समझाने लगी। उसकी मासूम हरकतें देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद वो खरगोश को रिगी के पास ले गई और बोली, मिस्टर बन्नी, अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी इंसान से मिलवाती हूँ। ये मेरी मम्मी है, इन्हें कभी मत भूलना। ये सुनते ही रिगी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी मैं अंदर आया तो डोरोथी ने बड़े गर्व से कहा, पापा, ये खरगोश मेरा जूनियर शिष्य है। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया और समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती है। फिर मेरी नजर रिगी पर गई और अचानक मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। मैं धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए हाथ उसके पेट की तरफ बढ़ाए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम्हारे अंदर हमारा बच्चा है? रिकी मेरी बात समझते ही घबरा गई और जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए इशारों में बताने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक शब्द था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद अभी उसके लिए थोड़ा जल्दी है। जब हमारा बच्चा आए तब मैं चाहता हूँ कि हम किसी सुरक्षित जगह पर रहे, जहां हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष न करना पड़े। तभी डोरोथी ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से मेरी बाह खींची। डैडी, डोरोथी ने मुझे पुकारा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मासूमियत से बोली, आप घुटनों के बल क्यों बैठे हो? उसकी प्यारी मुस्कान देखते ही मेरे मन में चल रहे सारे ख्याल पल भर में गायब हो गए और मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी बात डोरोथी के साथ अपना रिश्ता और मजबूत बनाना है। मैं उसे वो सारा प्यार देना चाहता हूँ जो उसे आज तक कभी नहीं मिला। तभी उसने छोटे से सींग वाले खरगोश को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर हंसते हुए कहा, डैडी, आप बिल्कुल बन्नी जैसी पोज बना रहे हो। मैं भी हल्का सा हंस पड़ा और मेरी नजर उस खरगोश पर टिक गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका सींग पहले से काफी बड़ा हो चुका है। जब मैं उसे पहली बार जंगल से लाया था तब मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। इस दुनिया में विशाल भेड़िए, राक्षस और जादू जैसी चीजें पहले ही देख चुका था, इसलिए सींग वाला खरगोश मुझे कोई अजीब बात नहीं लगा। लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या सच में इसे घर में पालते रहना सही होगा? मुझे याद आया कि मैंने कई बार इसे वापस जंगल में छोड़ देने के बारे में सोचा था, यहाँ तक कि ये बड़ा होकर खतरनाक बन जाए। उससे पहले इसे मार देने का ख्याल भी मेरे मन में आया था। लेकिन तभी मेरी नजर डोरोथी पर पड़ी। वो खरगोश को सीने से लगाए इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी कि मेरा सारा इरादा बदल गया। अब तो सिर्फ डोरोथी ही नहीं, रिगी भी उससे लगाव करने लगी थी। इसलिए मैंने वो विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। सच कहूं तो उसके सींग को छोड़ दें तो वो बिल्कुल किसी शांत और मासूम खरगोश जैसा ही व्यवहार करता था। तभी मुझे ओल्ड गस की याद आई। अगर वो यहाँ होता तो शायद बता देता कि ये आखिर किस तरह का जीव है। उसे आए
पूरे 5 दिन हो चुके थे। क्या वो फिर किसी दूर पहाड़ पर चला गया? मैंने दूर फैले पहाड़ों की तरफ देखा। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है और उस घायल पैर के साथ इतनी ऊंची चढ़ाई करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। फिर मेरी नजर अपने हाथों पर गई। मैंने मन ही मन कहा, जिस दिन बिना किसी खतरे के अपनी हीलिंग मैजिक सबके सामने इस्तेमाल कर सकूंगा, पहले गस का पैर ठीक करूंगा। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरे परिवार की जितनी मदद की है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। इस दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं है। अगर सब ठीक रहा तो गस डोरोथी के लिए दादा और रिगी के लिए पिता जैसा बन सकता है। लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा गंभीर हो गया। इस दुनिया में जादूगर बहुत कम है। अगर लोगों को मेरी हीलिंग मैजिक के बारे में पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं बिना किसी को पता चले जादू इस्तेमाल कर सकूं। मैंने आंखें बंद की और सामने रखी लकड़ियों के ढेर की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार मैंने कल्पना की कि आग बाहर नहीं बल्कि लकड़ी के अंदर ही जल रही है, जैसे उसके भीतर पिघला हुआ लावा बह रहा हो। मैंने पूरी ताकत से ध्यान लगाया। कई लंबे पल बीत गए। जब मैंने आंखें खोली तो बाहर से कुछ भी नहीं बदला था। लकड़ियां पहले जैसी ही पड़ी थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए सोचा, शायद मेरी ताकत अभी काफी नहीं है या फिर मैं जादू को सही तरह से समझ नहीं पाया। मैं हार मानने ही वाला था कि अचानक लकड़ियों के अंदर से चटकने की तेज आवाज आई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। अगले ही पल लकड़ियां अंदर से जल उठी। मैंने बिना एक पल गवाए पास रखी पानी की बाल्टी उठाई और पूरी लकड़ियों पर उड़ेल दी। भाप का गुबार उठा और आग तुरंत बुझ गई। मैं कुछ देर तक भीगी हुई लकड़ियों को देखता रहा। फिर मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। मैं असफल नहीं हुआ था। आग सचमुच अंदर से जली थी, यानी मेरा तरीका पूरी तरह सफल हो गया था। मैं अभी अपनी खुशी संभाल भी नहीं पाया था कि पीछे से डोरोथी दौड़ती हुई आई और बोली, डैडी। मैं मुड़ा तो वो बड़ी सी मुस्कान लिए मेरी तरफ भागती चली आ रही थी। उसने खुशी से कहा, डैडी खाना तैयार है। रिगी कह रही है कि आज खरगोश का मांस बना है। वो उछलकर मेरी तरफ आई तो मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं मुस्कुराकर बोला, इतनी ऊंची छलांग मत लगाया करो, गिर जाओगी। डोरोथी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, लेकिन डैडी खाना ठंडा हो जाएगा। मैं उसे गोद में लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तभी मेरी नजर अचानक दूर आसमान पर घूमते पक्षियों के बड़े झुंड पर पड़ी। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इस दुनिया में आने के बाद मैंने पक्षियों को कभी इस तरह एक साथ उड़ते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में कुछ असामान्य हो रहा हो। मैं उसी तरफ देखता रह गया। लेकिन तभी डोरोथी ने मेरा हाथ हिलाते हुए कहा, डैडी जल्दी चलो ना, मांस ठंडा हो जाएगा। मैंने पहाड़ों की तरफ आखिरी बार देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पहले खाना खाते हैं। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी, जरा बाहर आओ। मैं तुरंत रुक गया। मुझे हैरानी हुई क्योंकि गस तो हमेशा सुबह सुबह आता था। मैं बाहर निकला तो देखा कि ओल्ड गस नई बनी बाड़ के पास खड़ा चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। उसने बाड़ को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम ये बाड़ बना रहे हो? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, इन पहाड़ों में भेड़िए बहुत खतरनाक है और कभी कभी अजनबी लोग भी उनसे कम खतरनाक नहीं होते। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा और पूछा, लेकिन आज आप इतनी देर से क्यों आए? क्या कोई बात हुई है? मैंने गस से पूछा, आप इस समय यहाँ कैसे आ गए? दस ने बिना देर किए जवाब दिया, आज मैं तुम्हें धनुष बनाना सिखाने आया हूँ। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, धनुष? गस ने सिर हिलाया और कहा, असली धनुष बनाना बाद में सीखोगे, अभी सबसे पहले उसका ढांचा बनाना सीखो। मैंने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन मैं उससे कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही उसने मेरी बात काट दी। समय बहुत कम है, मेरे साथ चलो। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर मैंने बिना कोई सवाल किए उसका पीछा किया और हम दोनों सीधे उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते ही उसने एक मोटा लकड़ी का लट्ठा और कुल्हाड़ी उठा ली। फिर बोला, ध्यान से देखना। उसने पहले एक नुकीला लकड़ी का तील जैसा टुकड़ा बनाया, उसे बड़े लट्ठे की दरार पर रखा और एक ही वार में लट्ठा काटने की बजाय धीरे धीरे उस कील को हथौड़े की तरह कुल्हाड़ी से अंदर ठोकने लगा। हर वार के साथ दरार बड़ी होती गई और आखिरकार पूरा लट्ठा 2 हिस्सों में साफ बंट गया। गस मेरी तरफ देखकर बोला, एक ही वार में सब कुछ करने की कोशिश मत करना, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। मैं पूरी बात समझ चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, ताकत लगाने से ज्यादा जरूरी सही तरीका है। गस ने मुझे दूसरा लट्ठा पकड़ा देते हुए कहा, अब तुम करके दिखाओ। मैंने वैसा ही करने की कोशिश की। शुरुआत में मेरे हाथ लड़खड़ाए, लेकिन गस हर गलती तुरंत सुधार देता। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। फिर हम झोपड़ी के अंदर गए, जहां उसने मुझे सिर्फ धनुष ही नहीं बल्कि शिकार में काम आने वाले कई दूसरे औजार बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया। मैं उसकी हर हरकत ध्यान से देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसने तो कहा था
कि वो मुझे सिर्फ धनुष बनाना सिखाएगा, लेकिन वो जैसे एक साथ सब कुछ सिखाने की जल्दी में था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास समय बहुत कम हो। आखिर मैंने पूछ ही लिया, गस क्या बात है, क्या पहाड़ों में कुछ हुआ है? उसने मेरी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने आसमान में दूर पहाड़ों के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाते पक्षियों का जिक्र किया। कुछ पल चुप रहने के बाद गस बोला, इन पहाड़ों में भेड़िए हैं, शायद किसी पर हमला हुआ होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में पल भर के लिए चिंता साफ दिखाई दी। फिर वो झोपड़ी के कोने में गया, वहां से एक तैयार तीर उठाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे रखो, इससे अभ्यास करना। मैंने दोनों हाथों से तीर लेते हुए कहा, धन्यवाद। गस ने सिर हिलाया और बोला, अब मैं चलता हूँ, बाकी सब अगली बार सिखाऊंगा। मैंने झुककर उसका धन्यवाद किया। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उसने पीछे से आवाज दी, कुछ दिन पहले मैं गांव गया था। मैंने मुखिया को बताया कि मुझे गॉब्लिनों का ठिकाना मिल गया है। उसने तुरंत अपने बेटे को आधे दिन की दूरी पर बसे शहर भेज दिया। वहां एडवेंचरर गिल्ड की एक शाखा है। भले ही वो छोटी हो, लेकिन गोब्लिनों की खबर मिलते ही वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। शायद कुछ ही दिनों में अनुभवी योद्धा यहाँ पहुंच जाएंगे। इतना कहकर गस का चेहरा फिर गंभीर हो गया, लेकिन मैं अभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता। गोब्लिन जितनी तेजी से बढ़ते हैं, लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर उसने उन पक्षियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन पक्षियों को तुमने देखा था, वे शायद इंसानों की लाशों पर मंडरा रहे थे। मुझे अंदाजा है कि यह कहा हुआ होगा। गॉब्लिनों के ठिकाने के पास 5 या 6 लोग छिपकर रह रहे थे। शायद उनमें किसी औरत पर गॉब्लिनों की नजर पड़ गई। अगर ऐसा हुआ है तो उनका बचना लगभग नामुमकिन है। झोपड़ी में कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर गस ठंडी आवाज में बोला, बहुत जल्द अब तक जमा हुआ सब कुछ फट पड़ेगा, और जब ऐसा होगा उसका असर इस गांव तक जरूर पहुंचेगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ बलिदान देने ही पड़ते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगे, क्योंकि तुम काफी मजबूत हो। अगर किसी वजह से तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो शुरुआत में तुम्हें बहुत दर्द होगा, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो, तुम दोबारा किसी और से मिल सकते हो, नया परिवार बसा सकते हो। उसकी यह बात सुनकर मैं भीतर तक हिल गया, लेकिन गस बिना रुके आगे बोलता रहा, हम शिकारी अपनी जिंदगी के आखिर में सबसे बड़े शिकार के मैदान तक पहुंचते हैं। इतना कहकर उसने अपने पास रखी तलवार निकाली। सूरज की रोशनी उसकी धार पर चमक उठी। उसने हवा में एक तेज वार किया और तलवार ने सीटी जैसी आवाज के साथ हवा को चीर दिया। उसकी नजर अभी दूर पहाड़ों पर टिकी थी। वो धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, मेरे जैसे शिकारी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। रिगी चुपचाप झोपड़ी से बाहर आई और ठंडी सुबह की हवा से बचने के लिए अपना मोटा स्वेटर खुद के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसके चेहरे से टकराती ठंडी हवा से साफ पता चल रहा था कि बाहर की ठंड कितनी बढ़ चुकी थी। कुछ ही दूरी पर मैं अपने घर के चारों ओर लगी लकड़ी की बाड़ को ध्यान से देख रहा था और हर खंभे को अच्छी तरह जांच रहा था, ताकि सर्दी और ज्यादा बढ़ने से पहले सब कुछ मजबूत रहे। तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी और मैं तुरंत पीछे मुड़ा। उसे बाहर खड़ा देखकर मैंने कहा, यहाँ बहुत ठंड है, तुम बाहर क्यों आई हो? उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय हल्की मुस्कान के साथ मेरे सामने एक छोटी लकड़ी की कटोरी कर दी और बोली, पहले इसे खा लो। मैंने मुस्कुराते हुए कटोरी ले ली और खाना शुरू कर दिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन बाहर बहुत ठंड है, तुम जल्दी अंदर चली जाओ। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, तुम्हारे खाने के बाद जाऊंगी, मैं बस थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी ये छोटी सी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरे चेहरे पर खुद ही हल्की मुस्कान आ गई और दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। हम दोनों छोटी सी जलती आग के पास बैठ गए और ठंडी हवा के बीच उसकी गर्माहट का आनंद लेने लगे। मैंने खाने का एक निवाला लिया और खुश होकर कहा, बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। उसने तुरंत हेल से कहा, धन्यवाद, इसमें कोई बात नहीं है, बहुत खुशी है, मुझे बस खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस आग की रोशनी में चमकते उसके मुस्कुराते चेहरे को चुपचाप देखता रहा। मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि आखिर मेरे जैसा इंसान इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद मैं धीरे से उसके पीछे गया और अपने दोनों हाथ उसके कंधों के चारों ओर रख दिए। फिर उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बहुत आभारी रहूंगा। मेरी बात सुनते ही उसके गाल लाल हो गए और उसने अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत आभारी हूँ। इसके बाद हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे के पास बैठे रहे और जलती आग की हल्की आवाज सुनते हुए उस सुकून भरे पल को महसूस करते रहे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में हमारे अलावा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगली सुबह मैं और वह पास की धारा के किनारे
कपड़े धोने के लिए बैठे थे, उसने मेरी तरफ देखते हुए थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए एक और कपड़ा पानी में डाला और उसे रगड़ते हुए कहा, हम दोनों साथ करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कपड़े धोते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस दुनिया में आकर मुझे कपड़े धोने वाली मशीन की असली कीमत समझ आ गई है। हमने रात भर कपड़ों को लाई वाले पानी में भिगोकर रखा था, फिर सुबह जल्दी उठकर उन्हें साफ पानी से धोया और सूरज निकलते ही सुखाने के लिए डाल दिया। मैंने पास में कपड़े धो रही रिग्गी की तरफ देखा। वो इतनी ठंडे पानी में भी बिना शिकायत किए लगातार काम कर रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब तक वो अकेले ही ये सारे काम करती रही है। तभी पीछे से डैडी की आवाज आई। हम दोनों ने तुरंत पलटकर देखा। डोरोथी अपने छोटे सींग वाले खरगोश के साथ दौड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसके पीछे खरगोश भी खुशी से उछलता हुआ चला आ रहा था। डैडी, आपको बन्नी का इलाज करना था। मैं चौंक गया था। अरे हाँ, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। जैसे ही मैंने खरगोश की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी नजर अचानक डोरोथी के हाथ में पकड़ी एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया पर पड़ी। ये क्या है डोरोथी? उसने बड़े गर्व से गुड़िया ऊपर उठाकर कहा, मम्मी ने कल मेरे लिए बनाई है ना प्यारी? मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहुत प्यारी है। फिर मैंने खरगोश के सिर पर हाथ फेरने के लिए उंगलियां आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसके मुलायम बालों से छुई, उसके पूरे शरीर में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। मेरी आंखें हैरानी से खुल गई। अरे ये चमक कैसे रही है? मेरी नजर तुरंत उसके माथे पर गई और मैं और भी हैरान रह गया। उसका सींग फिर से गायब हो चुका था। कल तीरंदाजी सीखते समय मैंने गस से सींग वाले खरगोशों के बारे में पूछा था। मुझे उसकी सारी बातें ठीक से याद नहीं थी, लेकिन उसने बताया कि सींग वाले खरगोश एक तरह के जादुई जीव होते हैं जो जंगलों और खुले मैदानों में पाए जाते हैं। जंगली जादुई जीव बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत छोटी उम्र से पाला जाए तो वे इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल शांत साथी बन जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे जादुई जीवों को पालतू जानवर की तरह भी रखते हैं। लेकिन गस ने कभी ये नहीं बताया था कि उनके सींग इस तरह चमक भी सकते हैं। क्या सींग वाले खरगोश भी अलग अलग तरह के होते हैं, या फिर ये खरगोश बाकी सबसे अलग है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए उसे गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा, आखिर तुम चमक क्यों रहे हो? कहीं तुम कोई अजीब सा बदला हुआ जीव तो नहीं हो? मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें रिग्गी और डोरोथी को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खरगोश ने बस अपने कान हिलाए और एक अजीब सी आवाज निकाली। चूं। मैं एक पल के लिए रुक गया। चूं, क्या खरगोश ऐसी आवाज भी निकालते हैं? मैं उत्सुकता से उसके और करीब गया और पूछा, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? लेकिन वो बिना किसी प्रतिक्रिया के बस मुझे देखता रहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने धीरे से सांस छोड़ी। लगता है ये सच में मेरी बात नहीं समझता। बाद में गस से इसके बारे में जरूर पूछूंगा। तभी डोरोथी ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, डैडी, इन दोनों के नाम रखो। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। खरगोशों के नाम? उसने उत्साह से सिर हिलाया और बोली, हाँ, मेरे नाम की तरह इनके भी प्यारे नाम होने चाहिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बात भी सही है, जब हमारे घर में डोरोथी है तो इन छोटे खरगोशों का बिना नाम के रहना भी ठीक नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने छोटे खरगोश की तरफ इशारा किया, इस बच्चे का नाम ऑज रहेगा। फिर मैंने डोरोथी की बनाई हुई छोटी गुड़िया की तरफ इशारा किया और कहा, और इस खरगोश वाली गुड़िया का नाम टोटो रहेगा। डोरोथी का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। ऑज, टोटो, वो दोनों नाम बार बार दोहराते हुए उन्हें अपने सीने से लगा बैठी। उसकी मासूम हंसी देखकर रिग्गी का दिल भी खुशी से भर गया। वो चुपचाप मुस्कुराती रही और मन ही मन खुश थी कि आखिर डोरोथी को भी वो शांत और खुशहाल बचपन मिल रहा था जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। लेकिन पहाड़ों के बीच बने हमारे छोटे से घर में जहां खुशी का माहौल था, वही गांव के अंदर डर और बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। गांव की गलियों में कई लोग छोटे छोटे समूह बनाकर खड़े थे और आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने घबराकर पूछा, क्या तुमने वो खबर सुनी? कहते हैं कि गोबलिन हमारे गांव पर भी हमला कर सकते हैं। क्या यह सच है? दूसरे आदमी ने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है गांव के मुखिया का बेटा कुछ दिन पहले शहर क्यों गया था? वो गिल से मदद मांगने गया है। तीसरे आदमी ने डरते हुए कहा, मेरे दादा ने बहुत साल पहले गोबलिन के बारे में कहानियां सुनाई थी। वे सबको मार डालते हैं और सिर्फ औरतों को जिंदा छोड़ते हैं। यह सुनते ही पहले आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हमें अभी गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए? पास खड़ा दूसरा आदमी डर से खुद को पकड़ते हुए बोला, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है आज रात नींद भी नहीं आएगी। इस तरह धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैलने लगा। वहीं दूसरी तरफ गांव का मुखिया भी
अपनी तरफ से तैयारी में लगा हुआ था। वो एक बड़ी सार्वजनिक गाड़ी के सामने खड़ा होकर गुस्से में अपनी पत्नी से पूछ रहा था, तुम अभी तक क्या कर रही हो? क्या गाड़ी की सफाई पूरी नहीं हुई? उसकी पत्नी धूल से भरे लकड़ी के पहियों को साफ करते हुए झुंझलाकर बोली, नहीं हुई, मेरे पास पहले ही बहुत काम है। फिर मुझे ऐसी सार्वजनिक गाड़ी साफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है जिसे कोई इस्तेमाल तक नहीं करता? उसने नाराज होकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं अकेली ही सारा काम क्यों करूं, जबकि यह जिम्मेदारी तो पूरे गांव की है। गांव के मुखिया ने तुरंत झुंझलाकर जवाब दिया, अगर उन गंदे गोबलिनों ने गांव पर हमला कर दिया तो हमें भागने के लिए उसी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, मुझे तो लगा था कि वहां सिर्फ दर्जन भर गोबलिन है, क्या हम अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते? मुखिया ने उसे घूरते हुए कहा, मूर्ख हो क्या? अगर हमने अपनी गाड़ी में अपना सामान भर लिया तो गांव के लोग यही कहेंगे कि गांव का मुखिया सबको छोड़कर अकेला भाग रहा है। फिर उसने आवाज धीमी की और चारों तरफ देखकर बोला, जब कोई ना देख रहा हो तब चुपचाप खाने का सामान इस गाड़ी में रख देना। उसकी पत्नी ने मजबूरी में सिर हिला दिया, ठीक है। उसके वहां से जाते ही मुखिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिर कुछ भी मेरी योजना के हिसाब से क्यों नहीं होता? उस खबर देने वाले आदमी से मिलना भी पूरी तरह बेकार गया। उसने झुंझलाकर जीभ चटकाई। हर गांव वाले के मन में बस एक ही सवाल था, वो जादूगर आखिर कितना ताकतवर है? उसने नाराज होकर सिर हिलाया। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि इलाज करने वाला जादूगर कितना दुर्लभ होता है? उसकी झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिर मेरी कोई भी योजना ठीक से क्यों नहीं चलती? दूसरी तरफ पहाड़ों की गहराई में घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बूढ़ा गस दूर बसे गोबलिनों के ठिकाने पर नजर रखे हुए था। कई गोबलिन आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, कोई डंडे चला रहा था तो कोई एक दूसरे को नोच रहा था और उनकी भयानक बुर्राहट पूरे इलाके में गूंज रही थी। गस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये जीव स्वभाव से ही हिंसक और बर्बर होते हैं, आपस में लड़ना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। उसका चेहरा गंभीर हो गया, लगता है इनके बीच विद्रोह शुरू हो गया है। वो बिना हिले उनकी हर हरकत को ध्यान से देखता रहा। कई दिनों से दबा हुआ भूख और हवस का जुनून आखिरकार फूट पड़ा है। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। जब इनके बीच विद्रोह शुरू होता है तो कुछ गोबलिन झुंड से बाहर निकाल दिए जाते हैं और मुझे साफ पता है कि इसके बाद वे कहाँ जाएंगे। उसने दूर गांव की तरफ देखा। वे सीधे किसी गांव की ओर जाएंगे, ऐसे गांव की ओर जहाँ बहुत सारी औरतें होंगी। उसने दांत खींच लिए। अभी इसके लिए बहुत जल्दी है। अगर वे जादुई योद्धाओं के आने से पहले गांव की तरफ बढ़ गए तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। कुछ पल बाद उसका हाथ जेब में रखी एक छोटी सी चीज पर चला गया। क्या अब समय आ गया है? क्या अब उस चीज का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है जिसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा था? वो कुछ देर सोचता रहा, लेकिन इन्हें आखिर किस दिशा में मोड़ूं? इनके लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी? तभी अचानक उसके दिमाग में एक छोटी सी बच्ची का चेहरा उभर आया। वो बच्ची जो बहुत कम मुस्कुराती थी, डोरोथी। गस ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब भी कोई अनजान व्यक्ति उनके घर आता था वो तुरंत घर के अंदर छिप जाती थी, बिल्कुल ऐसी बच्ची जैसी जो मुस्कुराना ही भूल चुकी हो। उसके चेहरे पर एक पल के लिए पछतावे की झलक आई, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को शांत किया। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो वह एक बाहरी आदमी की संतान है और उसका इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। वह औरत और उसकी बेटी शुरू से ही बलि बनने के लिए तय थी। ये कहते हुए भी उसके चेहरे का बोझ कम नहीं हुआ। उसके दिमाग में कई साल पुरानी यादें लौट आई। उसे अपने पिता की कही बातें याद आई। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत छोटी उम्र से शिकारी बनने की ट्रेनिंग दी। तुम एक बेहतरीन शिकारी तो बन गए, लेकिन इंसान के रूप में बहुत कुछ खो दिया। तुमने कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी और इसी वजह से आगे चलकर तुम्हारा जीवन और भी दुखी हो जाएगा। वह पुरानी बात उसके दिल में गूंजती रही। फिर उसके अपने जवाब की याद आई। नहीं पिता, मेरी जिंदगी बिल्कुल सही है। मेरे पास हासिल करने के लिए एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर मैं उस आनंद को महसूस कर पाऊँ तो मेरे लिए वही असली खुशी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मेरे पास एक शिष्य भी है, कोई ऐसा जो मेरी सारी शिकारी तकनीकें सीखेगा और आगे उन्हें अपनाएगा। मेरी दी हुई सीख एक मजबूत बीज बनेगी और उस लड़के के जरिए मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी तैयार करूंगा। वर्तमान में लौटते हुए गस ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वे सच में गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी उसकी जेब के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसकी नजर तुरंत अपनी जेब पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मैं अपने लगाए हुए फन्ने के पास झुका हुआ था। एक और खरगोश उसमें फंस चुका था। मैंने बिना किसी झिझक के अपना चाकू निकाला और एक ही साफ वार में उसकी तकलीफ खत्म कर दी। चाकू साफ करते हुए मैं धीरे से सोचने लगा, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। जानवर को मारते समय जो घिन महसूस होती थी वह भी धीरे धीरे कम हो गई है। मैंने नीचे पड़े खरगोश को देखा और मन ही मन सोचने लगा, शायद
मैं अनजाने में इस दुनिया के हिसाब से खुद को बदल रहा हूँ। यहाँ जिंदा रहने के लिए मुझे भी बदलना पड़ रहा है। चलते चलते मेरे मन में एक और ख्याल आया। सोचूं तो पहले मैं कभी ऐसा नहीं था। मैंने जंगल के और अंदर देखा और सोचा घर लौटने में अभी थोड़ा समय है, शायद आज कोई दूसरा रास्ता आजमाना चाहिए। हो सकता है रास्ते में ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं कुछ और फंदे लगा सकूं। मुझे क्या पता था कि यही छोटा सा फैसला आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। मैं घने जंगल के बीच आगे बढ़ता रहा और हाथ में पकड़ी लकड़ी से रास्ते में आने वाली झाड़ियों और बैलों को हटाता जाता था। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की गहराई में जाता गया, आसपास की खामोशी और बढ़ती गई। दूर दूर तक इंसान के रहने का कोई निशान नहीं था। मैंने चारों तरफ देखते हुए सोचा, यही असली जंगल है। यहाँ ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे लगे कि कभी कोई इंसान यहाँ आया भी हो। काफी देर तक तलाश करने के बाद मुझे निराशा हुई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी कोई चीज बेहद तेज रफ्तार से मेरे पास से निकल गई। मैं तुरंत पलटा और अपनी नजरें उस भागती हुई चीज पर जमा दी। पेड़ों के बीच से एक विशाल जंगली हिरण निकलकर जंगल के और अंदर भाग गया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। अगर ये हिरण इतना बड़ा है तो इससे पिछले बार पकड़े गए भेड़िए से भी कहीं ज्यादा मांस मिलेगा। मैंने बिना समय गंवाए कंधे पर लटका धनुष उठा लिया। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैंने तुरंत तीर निकाला और भागते हुए हिरण पर नजर जमा दी। मुझे बस अपना ध्यान शांत रखना है। अगर मैं घबराऊंगा नहीं तो दौड़ते हुए भी इसे निशाना बना सकता हूँ। मैंने गहरी सांस ली और धनुष की डोरी खींचते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। हिरण पेड़ों के बीच तेजी से रास्ता बदलता जा रहा था, लेकिन मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बस थोड़ा और करीब, अब ये मेरे निशाने में है। तभी अचानक सूखे पत्तों के नीचे छिपी एक मोटी पेड़ की जड़ मेरे पैर में फंस गई। मैं बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। मेरे हाथ से तीर छूट गया और जब तक मैंने सिर उठाकर सामने देखा, हिरण जंगल के अंदर पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने गुस्से और निराशा से दांत भींचे, धीरे धीरे उठकर कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और मन ही मन सोचा, धट, इतनी बड़ी शिकार को हाथ से निकल जाने दिया। इतनी बड़ी शिकार को खोने के बाद मैंने सोचा, लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। तभी आसपास देखते हुए मेरी नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर गई। जंगल की मिट्टी पर कई पैरों के निशान बने हुए थे। मैं तुरंत नीचे बैठ गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ये आखिर किस तरह के पैरों के निशान हैं? ये इंसान के तो बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले कभी ऐसे निशान नहीं देखे थे। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। निशान अभी भी काफी साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्हें यहाँ बने ज्यादा समय नहीं हुआ। बिना देर किए मैं उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पहाड़ों के किसी और हिस्से में बूढ़ा गस अपनी बूढ़ी देह की पूरी ताकत लगाकर तेज दौड़ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और माथे से पसीना लगातार बह रहा था। उसके पीछे बड़ी संख्या में गॉब्लिन खूंखार चेहरे लिए उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। गस ने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी। दौड़ते हुए उसने अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली और उसमें रखा महीन पाउडर पीछे जमीन पर बिखेर दिया। हवा के साथ वो पाउडर चारों तरफ फैल गया। ये कस्तूरी हिरण से बनाया गया खास पाउडर था, जिसकी तेज और अनोखी गंध गॉब्लिनों को, खासकर उन गॉब्लिनों को जो अपनी हिंसक प्रवृत्ति के वश में थे, पूरी तरह बेकाबू करने के लिए काफी थी। जैसे ही उस गंध ने गॉब्लिनों की नाक तक पहुंचना शुरू किया, उनकी आंखें और भी लाल हो गई और उनकी गुर्राहट तेज हो गई। अब वे पीछे हटने के बजाय और ज्यादा गुस्से में गस के पीछे दौड़ने लगे। बूढ़े शिकारी के चेहरे पर एक पल के लिए संतुष्ट मुस्कान आई। हाँ, बस ऐसे ही। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है। किसी भी हालत में भटकना मत और मेरा पीछा करते रहो। वो जानबूझकर उन्हें उसी दिशा में ले जा रहा था जहां वो उन्हें पहुंचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मैं उन रहस्यमय पैरों के निशानों का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। मेरी नजर जमीन से हट ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे सीने में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं खुद को शांत क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा मन बार बार खतरे का संकेत दे रहा था। फिर भी मैं उन निशानों का पीछा करता रहा और आखिरकार एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच गया। नीचे देखने पर मुझे वही पैरों के निशान आगे जाते हुए दिखाई दिए। मैंने सिर उठाकर दूर तक देखा और मेरी आंखें अचानक फैल गईं। मैं पहली बार इतनी दूर तक आया था, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा हो गया कि ये रास्ता आखिर किस दिशा में जा रहा है। मेरा दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन पैरों के निशानों की दिशा सीधी मेरे घर की तरफ जा रही थी। मैं एक पल भी नहीं रुका। चट्टानों से नीचे छलांग लगाकर पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता ये निशान किसके हैं, लेकिन जो भी है वे सीधे मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, रिग्गी
और डोरोथी वहां अकेली है। ऐसा डर मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और रास्ते में आने वाली शाखाओं की खरोंचों तक की परवाह नहीं की। मेरे मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, भगवान, अगर तुम अभी भी कहीं हो तो मुझसे मेरी जिंदगी की ये खुशियां मत छीनना। अगर तुम्हें इन्हें मुझसे छीनना ही था तो इन्हें मेरी जिंदगी में भेजा ही क्यों? मैं हाथ जोड़कर बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी रिग्गी और डोरोथी की रक्षा करो। दूसरी तरफ घर से बहुत दूर आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान डोरोथी खुशी से खाना बनाने वाले बर्तन के पास खड़ी थी। उसके पास छोटा सा खरगोश ओज भी घूम रहा था। वह मुस्कुराकर उससे बोली, ओज, आज हम सब साथ में स्टू खाएंगे। डैडी के घर आने के बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। खरगोश तुरंत खाने की तरफ बढ़ने लगा। डोरोथी ने गाल फुलाते हुए कहा, अरे, अगर तुम पहले खा लोगे तो तुम बहुत बुरे खरगोश कहलाओगे। उसने प्यार से उसे उठाया और बोली, तुम्हें तो पहले से ही बहुत शरारत की सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने उसे उसका छोटा सा बनाया हुआ बिस्तर दिखाया। देखो कितना आरामदायक है ना, मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है, बिल्कुल नया है। उसके चेहरे पर फिर से प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसने घर के सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा और बोली, मैं डैडी का स्वागत करने जाती हूँ। अंदर रिग्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है डोरोथी, लेकिन बाहर सावधान रहना और डैडी ने जो समझाया था उसे भूलना मत। डोरोथी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और आंगन की तरफ दौड़ते हुए बोली, मुझे याद है, मैं बिल्कुल नहीं भूली। वह खुशी खुशी आंगन में आगे बढ़ रही थी और उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हर गुजरते पल के साथ खतरा उसके और करीब आ रहा है। वह सामने वाले दरवाजे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, डैडी कहते हैं कि जब मैं उनका स्वागत करती हूँ तो उन्हें बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं कभी उनका स्वागत करना नहीं भूल सकती। उसने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और वहीं खड़ी होकर डैडी के लौटने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ाम 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 आवाज सुनते ही डोरोथी की आंखें खुशी से चमक उठी। डैडी! वह उत्साहित होकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसे लगा कि आखिर डैडी जंगल से वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी उसके कदम अचानक रुक गए। उसी पल उसे डैडी की कही बात याद आ गई, दरवाजा खोलने से पहले हमेशा देख लेना कि सामने डैडी ही है या नहीं, कोई डरावना आदमी भी हो सकता है। डोरोथी ने तुरंत खुद को याद दिलाया, हाँ, डैडी ने मुझे बिना देखे दरवाजा खोलने से मना किया था। मैं भूल नहीं गई थी, बस एक पल के लिए ध्यान नहीं रहा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से लकड़ी के दरवाजे की छोटी सी दरार के पास जाकर बाहर झांका। डैडी जब भी घर आते हैं तो अपना चेहरा थोड़ा नीचे करके हैं ताकि मैं उन्हें तुरंत देख सकूं और हमारी नजरें मिल जाएं। उसने धीरे से दरार से बाहर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। सामने डैडी नहीं थे। दरवाजे की दरार के दूसरी तरफ एक भयानक हरा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वह डरावनी मुस्कान के साथ सीधे डोरोथी को घूर रहा था। डोरोथी का पूरा शरीर डर से जम गया। वह तुरंत समझ गई ये डैडी नहीं है। तभी उस गोबलिन ने अपना नुकीले पंजों वाला हाथ दरवाजे की दरार के अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की। डोरोथी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मुझे भागना होगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था और मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। तभी उस गोबलिन ने दरवाजे पर और जोर लगाया और उसे धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी वक्त मैं पूरी रफ्तार से जंगल से निकलकर अपने घर के सामने पहुंचा। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थी और लगातार दौड़ने की वजह से शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर घर के दरवाजे पर पड़ी, मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मेरे घर एक ठीक बाहर एक गोबलिन खड़ा था और वह अपना पंजा मेरी बेटी की तरफ बढ़ा रहा था। ये पक्का गोबलिन ही था। मेरे पास सोचने का एक पल भी नहीं था। ना धनुष निकालने का समय था और ना ही निशाना लगाने का। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी को बचाने का ख्याल था। डोरोथी! मेरी चीख पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। मेरी आवाज सुनते ही गोबलिन ने पलटकर मेरी तरफ देखा और बस यही एक पल मेरे लिए काफी था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़ा और चिल्लाया, हमारे दरवाजे से अभी दूर हट जा। मैंने अपने पैरों की पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और हवा में ही शरीर को घुमाते हुए गोबलिन के सिर पर जोरदार लात मार दी। जोरदार टक्कर के साथ वो कई मीटर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। मैंने ये देखने की भी कोशिश नहीं की कि वो मरा है या नहीं और सीधे डोरोथी की तरफ भागा। डोरोथी, पापा आ गए हैं, तुम ठीक हो? मेरी आवाज सुनते ही डोरोथी खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ी। पापा,
शुक्र है तुम सुरक्षित हो। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, पापा आ गए हैं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ पल के लिए मेरे दिल को राहत मिली, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। तभी जंगल के चारों तरफ से भयानक बुराने की आवाजें आने लगी। मैंने धीरे से सिर उठाया और सामने का नजारा देखकर वही जम गया। एक गॉब्लिन, फिर 2, 5, 10 और देखते ही देखते दर्जनों गॉब्लिन चारों तरफ के पेड़ों के बीच से निकलकर हमारे घर को घेर चुके थे। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गॉब्लिन यहाँ पहुंच चुके थे। मैंने बिना उनसे नजर हटाए डोरोथी को धीरे से अपने पीछे कर दिया। तुम अंदर जाओ और बाहर मत निकलना। मैंने अपने कंधे पर हाथ ले जाकर धनुष और तीरों को देखा, जिन्हें मैं पूरे दिन साथ लेकर घूम रहा था, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के सामने वे किसी काम के नहीं थे। मैंने बिना देर किए उन्हें जमीन पर फेंक दिया और इसके बजाय अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। तलवार का जाना पहचाना वजन मेरे हाथ में आते ही मेरी तेज धड़कन कुछ संभली और डर धीरे धीरे गुस्से और दृढ़ इरादे में बदल गया। मेरी आंखों में खतरनाक चमक आ गई और मैंने अपने परिवार को घेर कर खड़े गॉब्लिनों को घूरते हुए कहा, चाहे तुम दर्जनों हो या सैकड़ों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबका सफाया कर दूंगा। मेरी बात का जवाब गॉब्लिनों की भयानक दहाड़ से मिला और वे एक साथ मेरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन मैं जरा भी पीछे नहीं हटा और उन सभी का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया, क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे अपनी जान तक दांव पर लगानी थी। पीछे से रिग्गी की आवाज आई और जैसे ही उसने डोरोथी को देखा, वो पूरी रफ्तार से उसके पास दौड़ी और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसके अंदर दबा हुआ सारा डर अचानक आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। डोरोथी भी रोते हुए बोली, माँ, पापा आ गए हैं, पापा यहाँ है। ये बहुत डरावना था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो सुरक्षित थी, फिर भी उसका दिल लगातार कांप रहा था। उसके मन में खुद ही सवाल उठने लगे, मैं क्यों रो रही हूँ? इतने सारे राक्षस हैं और पापा अकेले उनसे लड़ रहे हैं। अगर पापा भी पहाड़ों में मर गए मेरे पुराने पापा की तरह, तो अगर पापा भी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए तो? पुराने डरावने अनुभव उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और पापा को खोने का ख्याल ही उसके लिए असहनीय हो गया। दूसरी तरफ अनगिनत गॉब्लिन बिना रुके मेरी तरफ दौड़ते चले आ रहे थे और मैं अपने हाथों में भारी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़े हुए एक के बाद एक उन्हें काटता जा रहा था। मेरे हर वार के साथ एक और गॉब्लिन जमीन पर गिर रहा था, लेकिन लड़ाई जितनी आगे बढ़ती गई मेरे शरीर से भी खून बहने लगा। मैंने कई गॉब्लिनों को मार गिराया, फिर भी एक बात मुझे बेहद अजीब लग रही थी, उनमें से किसी के चेहरे पर डर नहीं था। चाहे मैं कितनों को भी मार गिराऊं, वे पीछे हटने के बजाय लगातार मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और उनके चेहरों पर डर की जगह एक खौफनाक मुस्कान थी। उनके भाव देखते ही मुझे सच्चाई समझ आ गई। ये गॉब्लिन मेरे पीछे नहीं आए थे, उनका असली निशाना मेरी पत्नी और मेरी बेटी थी। ये समझते ही मेरा चेहरा पूरी तरह बदल गया। मैंने बिना एक पल गंवाए गॉब्लिनों की तरफ दौड़ लगाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, मर जाओ। उसी पल मेरे चारों तरफ आग की एक विशाल लहर फट पड़ी। धधकती लपटें पूरे मैदान में फैल गई और रास्ते में आने वाले हर गॉब्लिन को अपनी चपेट में लेने लगी। एक के बाद एक सारे राक्षस भयंकर आग में घिरते चले गए और उनके शरीर धधकती लपटों में जलने लगे। आग लगातार फैलती रही और किसी पर भी दया नहीं कर रही थी। इसके बाद दृश्य फिर से डोरोथी और रिग्गी की तरफ बदल गया। दोनों एक साथ खड़ी थी और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे वे इतनी घबरा गई थीं कि उनकी नजरें एक पल के लिए भी वहां से हट नहीं रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि पास की बाड़ के दूसरी तरफ कुछ गॉब्लिन जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हर पल वे और करीब आते जा रहे थे। ये देखकर रिग्गी तुरंत घबराकर डोरोथी से बोली, डोरोथी, जल्दी से अंदर जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और पलंग के नीचे छिप जाना। डोरोथी ने डरते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा, लेकिन माँ, आप क्या करेंगी? रिग्गी ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं तुम्हारे पापा की मदद करने जा रही हूँ, इसलिए जल्दी से अंदर जाओ। उसी समय एक गॉब्लिन पहले ही उनकी तरफ बढ़ता हुआ काफी करीब आ चुका था। रिग्गी समझ गई कि अब और समय गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, डोरोथी, अभी अंदर जाओ। ये सोचते हुए कि उसका पति बाहर अकेले दर्जनों गॉब्लिनों से लड़ रहा है, उसने तुरंत पास रखा लंबा बांस का भाला उठा लिया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, वो अकेला इतने सारे गॉब्लिनों से लड़ रहा है। कम से कम जो गॉब्लिन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इन्हें तो पीछे धकेल सकती हूँ। मुझे अपने पति की मदद करनी ही होगी, चाहे जितनी भी छोटी मदद क्यों न हो। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बांस का भाला सीधे गॉब्लिन की तरफ भोंक दिया। भाला उसके हाथ में जा लगा और घाव से तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन मुझ पर इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। गॉब्लिन ने आसानी से भाले को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे रोक दिया। ये देखकर रिग्गी का दिल बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, भाला,
ये तो हिल भी नहीं रहा। सामने का नजारा देखकर डोरोथी का डर और भी बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो कांपती आवाज में खुद से बोली, ये राक्षस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि अगर इन राक्षसों ने माँ और पापा को खा लिया तो, अगर वे भी हमेशा के लिए गायब हो गए तो। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा। तभी उसका छोटा सा पालतू अचानक पूरी रफ्तार से गॉब्लिन की तरफ दौड़ पड़ा। डोरोथी घबराकर चिल्लाई, ये खतरनाक है, वापस आओ। लेकिन वो छोटा सा जीव पीछे हटने के बजाय बिना किसी डर के सीधे गॉब्लिन पर कूद गया और उसके चेहरे पर बार बार अपने पंजों से हमला करने लगा। वो जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अपने पालतू को इस तरह लड़ते देखकर डोरोथी की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई और वो उत्साहित होकर उसका हौसला बढ़ाने लगी। हाँ, ऐसे ही लड़ते रहो। रिग्गी भी ये सब हैरानी से देख रही थी। तभी मुझे नजर आया कि एक गॉब्लिन उनके बेहद करीब पहुंच चुका है। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी भारी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से घुमाकर उसके गले पर दे मारी। वार इतना तेज था कि गॉब्लिन वही ढेर हो गया और वो छोटा खरगोश तुरंत सुरक्षित पीछे कूद गया। ये पूरा नजारा देखकर डोरोथी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो उत्साहित होकर चिल्लाई, ये तो कमाल है जेड, तुम बहुत अच्छे हो। अब डोरोथी भी अपनी पूरी कोशिश करेगी। तभी उसकी नजर बाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे एक और गॉब्लिन पर पड़ी और उसने तुरंत उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक और राक्षस है। अपने बहादुर छोटे साथी को देखकर उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जेड, अब हम दोनों एक ही शरीर और एक ही मन है। कुछ देर बाद आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई और पूरे इलाके में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं चारों तरफ पड़े मारे गए गॉब्लिनों के बीच खड़ा था। तभी दूसरी तरफ से मुझे अपनी पत्नी की आवाज बार बार सुनाई दी। रिग्गी लगातार मेरा नाम पुकार रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ गया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। उससे अपनी बाहों में पकड़े हुए मेरे अंदर एक साथ ना जाने कितनी भावनाएं उमड़ने लगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में डोरोथी भी दौड़ती हुई मेरे पास आई और अपनी छोटी बाहों से मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, डोरोथी, तुम बहुत डर गई थी ना? जब मैंने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को अपने सामने सुरक्षित देखा तो मेरे अंदर का सारा तनाव जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, भगवान का शुक्र है, धन्यवाद, मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों सुरक्षित है। लेकिन कुछ ही पल बाद मेरा चेहरा फिर गंभीर हो गया और मैंने पहाड़ की तरफ देखा। हमें अभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होना चाहिए। जब तक दिन का उजाला है हमें पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। रात होते ही ये राक्षस और ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं और अंधेरे में इंसानों की हालत और भी मुश्किल हो जाएगी। अंधेरा होने के बाद पहाड़ से नीचे उतरना बेहद खतरनाक और उलझन भरा होगा। इसलिए कुछ पल सोचने के बाद मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ से नीचे जाने निकलेंगे वहां काफी अफरा तफरी मच सकती है। मेरे मन में अब भी अपनी पिछली जिंदगी की बातें घूम रही थी। अपनी पुरानी दुनिया में मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमेशा किसी न किसी लड़ाई में फंस जाता था और मेरे नंबर भी बहुत खराब आते थे। लेकिन मुझे कितना जरूर याद है कि पुराने यूरोप में बड़े बड़े शासक और जमींदारों का राज चलता था। गरीब किसान अपनी जमीन से बंधे रहते थे और पूरी जिंदगी उनका शोषण सहते थे। जब मैं बिल्कुल अकेला हुआ करता था तब अक्सर सोचता था कि आखिर ज्यादा दुखी कौन है, वो लोग या मैं। लेकिन शायद दुनिया ऐसी ही है, हमेशा कोई न कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसकी जिंदगी हमसे भी ज्यादा मुश्किल होती है। इस गांव के लोग भी शायद इसी जगह फंसकर रह गए हैं। वे अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते और ना ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं इस गांव से बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे पास यहाँ रुकने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर गांव वाले मुझे और मेरे परिवार को यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे तो चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं घोड़ा और गाड़ी लेकर जबरदस्ती इस गांव से निकल जाऊंगा। तभी रिगी मेरे सामने आकर मेरा नाम पुकारती है और धीरे से कहती है, गांव में एक बड़ी गाड़ी पड़ी हुई है जिसका काफी समय से कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम उन्हें भेड़िए की खाने दे दें तो मुझे पूरा यकीन है कि वे उसके बदले वह गाड़ी हमें दे देंगे। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन समझ गया कि रिगी भी जानती है कि गांव वाले हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर भी वो अपनी चिंता मेरे सामने जाहिर नहीं कर रही है। वह खुद डरी हुई है लेकिन फिर भी मेरे और डोरोथी के सामने खुद को मजबूत बनाए हुए है। इतनी कमजोर होने के बावजूद वह हमारे लिए इतना कुछ सह रही है। मैं धीरे से उसके करीब गया और अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। फिर उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लेकिन उस शांत और भावुक पल के बीच
डोरोथी अचानक वहां आ गई और मेरा हाथ खींचते हुए मुझे नीचे करने लगी। मैं तुरंत झुक गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों की हर कीमत पर रक्षा करूंगा। तभी नजर आसपास पड़े गॉब्लिन्स के शवों और जमीन पर बने जलने के निशानों पर गई। ध्यान से देखा तो समझ आया कि उसने सच में उन सभी को अकेले ही खत्म कर दिया था। ये जलने के निशान किसी मशाल या बाहर से लगाई गई आग के नहीं थे। आग उनके शरीर के अंदर से शुरू हुई थी और फिर बाहर तक फैल गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहले हीलिंग मैजिक और अब फायर मैजिक, यानी दो अलग अलग तरह की जादुई शक्तियां हैं। लेकिन तभी उस गांव के मुखिया की असली करतूत याद आई। वह एक हीलिंग मेज को किसी दूसरे शासक के हाथ बेचने की कोशिश कर रहा था। किसी इलाके में मौजूद मेज की जानकारी छिपाना या उसे दूसरे शासक को बेच देना बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी सजा मौत तक हो सकती है। इसका मतलब अब उस मुखिया का अंत तय है। लेकिन गॉब्लिन से भी ज्यादा खतरनाक इस गांव के लोग लगने लगे। पूरा गांव इस साजिश में शामिल था। उन्होंने एक ऐसे जवान को पहाड़ पर भेज दिया था जिसे असली हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अगर वह वहां से भागने की कोशिश करता तो उसे रोकने के लिए उससे सच्चाई तक छिपाई गई थी। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बना दिया था। ये सोचकर धीरे से मुड़ा और बेहद ठंडी आवाज में कहा, तुम सब बस मर जाओ, क्योंकि इस गांव में रहने वाला एक भी इंसान जीने के लायक नहीं है। हर किसी को मर जाना चाहिए, यहाँ तक कि मुझे भी। इसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। इसी बीच मैं, रिगी और डोरोथी गांव के बाहर खड़े थे। रिगी अपनी बेटी को गोद में लेकर गांव वालों की तरफ देख रही थी। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने हमारी ओर उंगली करते हुए कहा, वही है पहाड़ का रखवाला। मैंने गौर किया कि पूरा गांव हमें अजीब और तनाव भरी नजरों से देख रहा था। मेरे मन में तुरंत सवाल उठा, आखिर ये लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? सिर्फ हमारे सामान की वजह से तो माहौल इतना भारी नहीं हो सकता। यहाँ जरूर कुछ और हुआ है। तभी पास खड़े एक आदमी ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा, तुम हमें इतना थोड़ा खाना देकर उम्मीद कर रहे हो कि हम पहाड़ पर चले जाएं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये एडवेंचरस है? लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ लड़ने नहीं बल्कि यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। तभी पास खड़े एक आदमी ने सामने की ओर देखते हुए कहा, अरे वहाँ मुखिया है। उसके कपड़ों को देखकर तो यही लगता है कि यही पहाड़ का रखवाला है। मुखिया ने भी तुरंत मेरी तरफ देखा और हैरानी से पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? उस समय तक जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मेरा गुस्सा पहले ही सीमा पार कर चुका था। इसलिए मैंने उसकी तरफ सीधे देखा और बिना किसी लंबी बात के सिर्फ एक बात कही, हमारे घर पर 50 गॉब्लिन हमला करने आए थे। मेरी बात सुनते ही मुखिया का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी और वो कांपती आवाज में जोर से चिल्लाया, क्या 50? आखिर ये कैसी बात है? तभी वहां मौजूद एक एडवेंचरर गुस्से में तुरंत मुखिया की तरफ मुड़ा और बोला, तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे थे क्या? तुमने तो साफ कहा था कि पहाड़ पर सिर्फ 10 गॉब्लिन है। ये सुनते ही मुखिया घबरा गया और जल्दी से सफाई देते हुए बोला, नहीं, ये झूठ नहीं है। गस ने सच में हमें बताया था कि वहां सिर्फ 10 गॉब्लिन है। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे मन में तुरंत सवाल उठा, क्या? तभी अचानक मुझे उस प्रोटेक्टर की कही हुई बात याद आ गई और अब तक हुई सारी घटनाएं एक एक करके मेरे दिमाग में जुड़ने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, तो ये लोग सब कुछ पहले से जानते थे। इन्हें अच्छी तरह पता था कि पहाड़ पर गॉब्लिन मौजूद है, फिर भी इन्होंने मेरे परिवार को चारे की तरफ इस्तेमाल किया और हमें खतरे के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया। मेरा चेहरा गुस्से से और ज्यादा सख्त हो गया। तभी एक और कड़वी सच्चाई मेरे सामने आई, यहाँ तक कि उसने भी मुझे धोखा दिया था और मुझे जानबूझकर इस जाल में फंसा दिया था। अब यहाँ रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। मैंने तुरंत रिगी की तरफ मुड़कर पूछा, गाड़ी कहाँ है? रिगी ने बिना देर किए सामने इशारा किया और बोली, वहां, मुखिया के घर के पीछे। मैं तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और जोर से चिल्लाया, तुम आखिर कहाँ जाने की सोच रहे हो? उसके शब्द सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे मेरा शरीर पहले ही समझ चुका हो कि यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी पर पूरी ताकत से वार किया। मेरा वार इतना तेज था कि वो कई कदम पीछे जाकर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसे गिरते देखकर आसपास खड़े सभी लोग एकदम शांत हो गए। किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने भीड़ की तरफ घूरकर सख्त आवाज में कहा, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर किसी ने मेरे परिवार को यहाँ से जाने से रोका तो मैं उसे भी मार डालूंगा। मैं जानता था कि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था, लेकिन इस वक्त हमारे पास बहस करने या किसी को समझाने का समय नहीं था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अंधेरा होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर हम रात होने से पहले गांव से बाहर नहीं निकले तो पहाड़ पर दोबारा
गॉब्लिन के हमले का सामना करना पड़ सकता था। तभी रिगी ने अचानक आगे की तरफ इशारा करके कहा, वहां देखो। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और आखिरकार हमें वो बड़ी गाड़ी दिखाई दे गई। उसे देखते ही मेरे मन में थोड़ी राहत आई। मैंने सोचा, अच्छा है, ये गाड़ी काफी बड़ी है, इसमें हम तीनों आसानी से बैठ सकते हैं और अपना जरूरी सामान भी रख सकते हैं। मैंने तुरंत डोरोथी को उठाकर गाड़ी के अंदर बैठाया और उसे सुरक्षित जगह पर बिठाने के बाद घोड़े की तरफ देखा। मन में सवाल आया, इसे गाड़ी से जोड़ना कैसे होता है? मुझे इसका बिल्कुल अनुभव नहीं था। तभी रिगी बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ी और बोली, मैं कर देती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर डोरोथी को समझाते हुए कहा, तुम अभी यही रहना, थोड़ा इंतजार करना। रिगी घोड़े को गाड़ी से जोड़ने लगी और मैं उसे ध्यान से देखने लगा। तभी मेरे मन में अचानक एक बात आई। उसने बताया था कि उसके पुराने गांव में लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। शायद वही रहते हुए उसने ये सब करना सीखा होगा। अब मैं समझ सकता था कि ऐसे समय में रिगी कितनी काम की साबित हो रही थी। हम किसी तरह जल्दी से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक औरत दौड़ती हुई हमारे पास आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुको, ये गाड़ी हमारी है। वो तेजी से रिगी के पास पहुंची और अपने सामान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए गुस्से में बोली, मेरा सामान, मेरा खाना, मैंने कहा था ये सब मेरा है। रिगी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं दोनों के बीच आ गया और उस औरत को पीछे ढकेल दिया। वो अपना संतुलन खो बैठी और सीधे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही उसने डर और गुस्से में चीखना शुरू कर दिया, हे भगवान, माउंटेन कीपर लोगों को मार रहा है। उसकी चीख सुनकर आसपास खड़े गांव वाले भी हमारी तरफ देखने लगे। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए जबकि कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तभी उस औरत का बेटा तुरंत उसके पास आया और उसे पकड़कर बोला, माँ चलो यहाँ से, अगर हम अभी नहीं गए तो हमें और चोट लग सकती है। लेकिन वो औरत फिर भी शांत होने को तैयार नहीं थी और लगातार गुस्से में चिल्लाती रही, ये एहसान फरामोश लोग हमारी गाड़ी छीन कर ले जा रहे हैं। मैंने उनकी बातों की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मेरे लिए अब गांव वालों की शिकायतें या उनका सामान कोई मायने नहीं रखता था। मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ रिगी और डोरोथी को सुरक्षित इस गांव से दूर ले जाना था। मैंने तुरंत रिगी को संभालकर गाड़ी के अंदर बैठाया, फिर खुद आगे जाकर अपनी जगह पर बैठा और घोड़े की लगाम कसकर पकड़ ली। अगले ही पल मैंने घोड़े को आगे बढ़ाया और गाड़ी गांव से बाहर निकलने लगी। पहियों के घूमने की आवाज के साथ हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। पीछे से अब भी कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे और हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वक्त मुझे सिर्फ आगे देखना था, जितनी जल्दी हो सके इस गांव और उन लोगों से दूर जाना था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे अचानक सामने रास्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल हमारे रास्ते के बीच में खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा हो। मैंने तुरंत गाड़ी धीमी की और उसकी तरफ ध्यान से देखा। तभी मेरे मन में एक अनजाना सवाल उठा, आखिर ये बूढ़ा यहाँ इस समय हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़ा है? उसी समय सामने से गॉब्लिन्स की एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देने लगी। उन्हें देखते ही मेरा चेहरा एक पल में बदल गया और मेरे मन में खतरे की घंटी बज उठी। मैंने तुरंत समझ लिया कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये एक जाल है। हम सीधे गस के बिछाए हुए जाल में आकर फंस गए हैं। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जिस इंसान को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था, जिसे मैं डोरोथी के लिए एक दादा और रिगी के लिए एक पिता जैसा समझ रहा था, वही आखिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? मेरा गुस्सा लगातार बढ़ता गया और मैंने दूर खड़े उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखों में अब भरोसे की जगह सिर्फ गुस्सा और निराशा थी। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे कि हमारे साथ रिगी और डोरोथी भी है, फिर भी तुमने हमें जानबूझकर इस रास्ते पर भेज दिया। तुम्हें पता था कि यहाँ गॉब्लिन्स मौजूद है और फिर भी तुमने हमें बचाने के बजाय उन्हें हमारे सामने ला खड़ा किया। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया, उसी ने मुझे और मेरे परिवार को खतरे के बीच धकेल दिया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी भी वहां ज्यादा देर रुकने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना काम पहले ही पूरा कर चुका हो और अब बिना पीछे देखे उस जगह से निकलने की तैयारी कर रहा हो। उसकी चाल देखकर मुझे और भी यकीन हो गया कि यह सब पहले से तय किया गया था। अचानक हमारे सामने मौजूद हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। एक तरफ रास्ता गॉब्लिन से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ मेरे परिवार की सुरक्षा मेरे हाथों में थी। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि हमें शुरुआत से ही धोखा दिया गया था। गांव से निकलने की हमारी कोशिश भी शायद उसी योजना का हिस्सा थी और जिस इंसान को मैंने अपना भरोसेमंद साथी समझा था, वही इस पूरे जाल के पीछे खड़ा था। मैंने अपने हाथों की पकड़ और मजबूत कर ली, क्योंकि अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने परिवार को सुरक्षित बचाना और चाहे जो भी हो जाए इस धोखे का हिसाब खुद चुकाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आगे की कहानी कैसी लगी और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।